कुछ एक ऐसी दुनिया भी है जहाँ सिर्फ 52 कार्ड है और अगर तुम इनके मालिक बन जाते हो तो तुम्हें काफी सारी मैजिकल पावर्स मिलती हैं। इसी वजह से दुनिया के बड़े बड़े लोगों की इस चीज के ऊपर नजर गई और वो लोग इस कार्ड को पाने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। इन्हीं सब के बीच एक आर्मर नाइट आकर एक छोटे बच्चे के माँ बाप को मारकर उसका पूरा घर तबाह कर देता है। और अब देखना ये है कि क्या वो बच्चा खुद कभी किसी कार्ड का मालिक बन पाएगा और क्या वो अपने मॉम एंड डैड की डेथ का बदला ले पाएगा। कहानी की शुरुआत फिन नाम के एक साधारण चप्पल चोर लड़के से होती है जो कि सड़क पर निकलकर अमीरों की चोरियां करता है। उसके हाथ की सफाई इतनी बढ़िया है कि वो किसी का भी वॉलेट या गोल्डन घड़ी चुरा लिया करता है। लेकिन बात तब बिगड़ी जब उसको पता चला कि जिस अनाथालय ने इसको पाल पोस के बड़ा करा आज जो खुद कंगाली से जूझ रहा है उसके पास पैसे नहीं है कि वो बच्चों को पाल पाए और अगर ऐसा हुआ तो वहाँ के सारे बच्चे बेघर हो जाएंगे। और ये सब फिन बिल्कुल नहीं चाहता तो वो सोच लेता है कि इसको खुद ही कुछ करना होगा। तो सोचता है कि वो अपना सामान बेचने एक डीलर के पास जाएगा। जाते इसको पता लगता है कि अभी तक उसने जो भी आइटम चोरी करा है वो सब नकली और फर्जी है, जिस वजह से डीलर उसको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। ये देख के वो हैरान हो जाता है तो वो अपनी प्रीमियम टी शर्ट निकालता है। डीलर उससे भी इंप्रेस नहीं होता लेकिन तभी उसकी जेब से गिरा हुआ एक कार्ड देखता है जिसे देख के वो कहता है कि अगर ये कार्ड सच निकला तो इसकी कीमत मिलियंस में होगी। ये सुनते फिन सोच लेता है कि वो उसको एक कार्ड नहीं बेचेगा। डीलर भी सोचता है कि इसने अभी तक सारा सामान फर्जी निकाला है तो ये कार्ड भी फर्जी होगा, जिसे देख करके वो उसको बाहर फेंक देता है। फिन के पास 2 स्पीड वाला कार्ड था। वैसे तो अपने भाई को पता नहीं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है लेकिन तब भी ये कार्ड उसके लिए समाउ लकी रहता है। वेल उसी दिन फिर अपना भाई कसिनो जाता है। कसिनो जाकर के बड़े बड़े हिट लेता है। ऑलमोस्ट हर गेम वो मानो जीता जा रहा था लेकिन बीच में उसकी कैलकुलेशन खराब हो गई क्योंकि उसके सामने जो ओपोनेंट था उसके पास भी एक कार्ड था और उसने ताली बजाते एक ऐसा कार्ड चुना जो कि फिन की कार्ड से थोड़ा ही आगे था, जिस वजह से वो फिन के अगेंस्ट में जीत जाता है। दोस्तों इस आदमी का नाम जॉन है जो कि लगातार फिन को तब तक हराता रहता है जब तक फिन के पास कुछ नहीं बचता और यही सोचता रहता है कि यार इसने करा कैसे। तभी हम देखते हैं कि जॉन ने स्लॉट मशीन में अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट जीता है। ये देखते ही मैनेजर की उसके ऊपर नजर पड़ती है। वो उसको वीआईपी रूम में इनवाइट करता है ताकि उसको ड्रिंक पिला करके इस चीज को सेलिब्रेट कर सके। बेचारे को पता नहीं था कि आने वाले टाइम पे क्या खतरा आने वाला है तो वो अपने भाई फिन को भी अपने साथ ले जाता है और जिसको लोग सो कॉल्ड वीआईपी रूम समझ रहे थे एक्चुअली में वो तो इनका एक छोटा वेयर हाउस है जहाँ कसिनो का बॉस जॉन को कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने इस पूरे मैच में चीटिंग करी है तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे एक बार दस्ताने देख लूं। जहाँ जैसी कसिनो का बॉस अपने बॉडीगार्ड को जॉन की तलाश के लिए भेजता है जॉन तुरंत ही अपने कार्ड के इस्तेमाल से ताली बजाता है जिस वजह से बॉडीगार्ड के दोनों शूलेस आपस में कंबाइन हो जाते हैं और वो खिड़की से बाहर गिरता है। ये देखते कसिनो बॉस अपने दूसरे साथी बॉबी को इसकी ओर भेजता है और हमें पता चलता है कि ये भी एक कार्ड होल्डर है जो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। ये देखते बॉस समझ जाता है कि ये तो कसिनो का वर्कर है ही, तो ये तभी बॉबी से उसका आईडी कार्ड मांगता है। जहाँ तभी अपना बॉबी भाई कसिनो बॉस का हाथ पकड़ के उसको तुरंत कंचों में बदलता है। तो हाँ, बॉबी की सुपर पावर्स यही है कि वो जिस भी चीज पे हाथ रखेगा वो चीज कंचों में बदल जाएगी। ये देखते दूसरा बॉडीगार्ड अपना वेपन निकालने वाला था कि तभी बॉबी उसके सर को भी कंचों में बदल देता है। जहाँ तभी वो जॉन को बताता है कि तुम्हारे पास जो कार्ड है वो एक 10वां कार्ड है जो कि गुड लक और बैड लक दोनों लाता है। तुम्हारे कार्ड को अनलकी पोकर भी बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें तो कुछ हार्म नहीं होगा लेकिन तुम्हारी फैमिली को बहुत नुकसान हो सकता है। उसकी बातें सुन के जॉन काफी घबरा जाता है तो वो अपना कार्ड फिर तुरंत निकाल के बॉबी को देता है। लेकिन तब यहाँ पे दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं कि क्रिस नाम का लड़का अपने वेपन के साथ आया है और उसके इंटेंशन से साफ पता लग रहा है कि वो कार्ड के पीछे पड़ा है, उसको भी कार्ड चाहिए। क्रिस के फायर करते ही अपना बॉबी उसको डॉज करता है। बॉबी बहुत ज्यादा तेज है जिस वजह से उसको वेपन पकड़ के उसको कंचों में बदलता है और जैसे क्रिस के हेड की तरफ आता है वो उसको डॉज करता है और हमें पता लगता है कि क्रिस भी एक कार्ड होल्डर है और अपने कार्ड की पावर्स का यूज करता है। उसके पास 5 ऑफ हार्ट का पावर है और तभी उनकी हम लड़ाई देखते हैं। लड़ाई के दौरान ही अपना बॉबी जिस भी चीज को छूता है वो सब कंचों की बदल जाती है और वो उनका इस्तेमाल एज अ बुलेट के तौर पे इस पर अटैक करने को करता है। लेकिन क्रिस मौका मिलते ही हर एक मार्बल को डॉज करता है। ये देख के अपना प्रोटैगनिस्ट फिन एकदम हैरान हो जाता है। वो बॉबी की साइड से भागता है और वो बॉबी का कार्ड लेते हुए भाग रहा था इस सोच के साथ कि वो इस कार्ड को बेच के अनाथालय को बचा पाएगा। वो नीचे जाकर एक कार भी चोरी करता है और वहाँ से भाग जाता है। जैसी बॉबी को इस बात की भनक भी पड़ती है तो वो अपनी लड़ाई क्रिस के साथ रोक करके सीधा अपने प्रोटैगनिस्ट के पीछे भागता है जहाँ वो लगातार अपने कंचों से अपने प्रोटैगनिस्ट के ऊपर अटैक पे अटैक करता है। उनकी इसी कार फाइट के बीच में अचानक से क्रिस अपनी कार लेकर आता है जो कि दोनों की गाड़ियों पे ठोक देता है जिस वजह से तीनों की गाड़ियां पलटती है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तीनों ही काफी ज्यादा जख्मी होते हैं। जहाँ क्रिस फिन के पास जाकर के बॉबी का वो चुराया हुआ कार्ड मांगता है। वेल तभी अचानक से उसके ऊपर एक कंचे से अटैक होता है और वही गिरता है और ये सब बॉबी का किया धरा था। वेल ये सारी चीजें देखकर अपना प्रोटैगनिस्ट यही सोचता है कि यार मेरे पास भी तो कार्ड है, मुझे भी उसकी पावर्स यूज करनी चाहिए। जहाँ वो अपने 2 स्पेड से एक वेपन निकालता है और सीधा बॉबी के ऊपर फायर करता है। इससे बॉबी को लग जाती है। उसका कंचो वाला गेम वही खत्म हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि सर फटने के बावजूद भी क्रिस अभी भी जिंदा है। इधर हमें बताया जाता है कि इस पूरी दुनिया में 52 कार्ड्स हैं और हर कार्ड ओनर के पास अपनी एक अलग एबिलिटी और पावर्स हैं। जैसे कि फिन के सामने खड़ा क्रिस, उसके पास 5 ऑफ हार्ट्स है जो कि उसको पावर देता है कि वो इमॉर्टल है और वो कभी मर नहीं सकता। जहाँ तभी क्रिस अपने प्रोटैगनिस्ट को कहता है कि अभी भी वक्त है, अपना कार्ड मुझे दे दे वरना तेरे साथ बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन तभी उनके पास से स्पीड की एक कार आके रुकती है। उस कार में से काफी सारी अलग अलग टहनियां आती है जो कि सीधा अपने प्रोटैगनिस्ट को लगती है और अपना भाई सीधा बेहोश हो जाता है। उसकी आंखें एक अच्छे रूम में खुलती है जहाँ उसके सामने चाय रखी हुई थी और उसको
उसको रियलाइज होता है कि उसका कार्ड चोरी कर लिया गया है। इधर वो देखता है कि उसके सामने एक बर्नार्ड नाम का बटलर भी है और जब तक वो बेहोश पड़ा रहा तब तक बटलर ने उसके बारे में काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करी, काफी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, ये तक निकाला कि इसकी कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स रही हैं। वैसे तुम में से किसी की गर्लफ्रेंड रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और कितनी है वो भी बता देना। वैसे सब्सक्राइबर्स तो तुम मेरे ही हो, तो मुझे लगता नहीं कि तुम्हारी कोई रही होगी। वेल जब तक इस बारे में अपना फिन कुछ बोल पाता है कि तभी वो देखता है कि दरवाजा खुल के क्रिस यहाँ आ चुका है। वेल क्रिस फिर उसके पास आके उसका कार्ड उसको दिखाता है, जिसे देखती अपना प्रोटैगनिस्ट जैसे उससे छीनने वाला था कि तभी क्रिस उसके मुंह के अंदर अपना वेपन रखता है और कहता है कि अगर तूने एक भी कदम बढ़ाया तो मैं यही फायर कर दूंगा। ये देखती अपने भाई की फट जाती है तो वो चुपचाप वापस पीछे बैठ जाता है। इधर फिर बटलर अपने प्रोटैगनिस्ट से सीधा मुद्दे की बात करता है। वो चाहता था कि फिन उसकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर ले। इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पिनोशे है, जिसका काम है कि वो दुनिया भर में फैले हुए 52 कार्ड्स की लोकेशन पता करे। इनके मेन लीडर का नाम जूलियस है, जो कि 4 देशों का राजा है। जहाँ इनको राजा ने ही ऑर्डर दिया है कि वो सारे कार्ड्स को इकट्ठा करे ताकि उन कार्ड से मिलने वाली ताकत का इस्तेमाल कोई गलत तरीके से ना करे। वो नहीं चाहते कि उनकी पावर की मदद से किसी को चोट पहुंचे और शहर में क्राइम बढ़े। जहाँ ये लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए पुराने जमाने की लग्जरी महंगी कार्स बेचते हैं। तो बेसिकली इनकी एक कार बेचने वाली दुकान है, इनका कार्स में ही कारोबार होता है। जहाँ बेसिकली क्रिस कंपनी की सेल्स संभालता है, ये लड़की वेंडी कंपनी की सिक्योरिटी संभालती है और दूसरी तरफ विजय कंपनी की ऑनलाइन सेल्स मैनेज करता है। और इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट काम है वो सब बटलर संभालता है। आगे हम देखते हैं कि टेबल के सामने एक मैगजीन पड़ी होती है, लेकिन एक्चुअली में उसके पीछे काफी सारे हथियार छुपे थे। वेल ये सारी बात सुनने के बाद प्रोटैगनिस्ट बटलर को कहता है कि मुझे तुम्हारी इस बैटमैन आई एम जस्टिस वाली चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बटलर सोचता है कि वो अपने प्रोटैगनिस्ट के ऊपर अब प्रेशर बनाएगा। वो उसको कहता है कि याद करो कल रात तुम्हारे ऊपर एक लाल बालों वाले बंदे ने अटैक किया था। उसका पूरा नाम बॉबी बॉल्स है, जो कि एक माफिया फैमिली के लिए काम करता है। उसकी फैमिली कॉन लाइक फैमिली है और उनका भी यही काम है कि जगह जगह लोगों को लोकेट करके उनके कार्ड छीनते हैं। और वो लोग ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनकी पहुंच सरकार और पुलिस तक है। तो बटलर अपने प्रोटैगनिस्ट को कहता है कि तुम्हारे पास एक ही चारा बचा कि तुम्हें अपना कार्ड हमें देना होगा, वरना ये लोग तुम्हें ढूंढ करके तुमसे तुम्हारा कार्ड जरूर छीन लेंगे। जहाँ बटलर उसको प्रॉमिस करता है कि अगर तुम हमारी टीम में काम करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा सैलरी दूंगा। ये सुनते प्रोटैगनिस्ट सोच लेता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने अनाथालय को बचा पाऊंगा। तो वो तुरंत उसकी टीम में ज्वाइन होने को रेडी हो जाता है, जिसके बदले में बटलर उसको उसका कार्ड वापस करता है और क्रिस को कहता है कि इस पर थोड़ा नजर रखना। जहाँ तभी क्रिस अपने प्रोटैगनिस्ट को लेकर के कपड़ों की दुकान पे जाता है, जहाँ जाकर के वो उसको कहता है कि देखो तुम हमारी कॉर्पोरेशन में ज्वाइन होने वाले हो तो बेहतर यही रहेगा कि तुम कोई सूट चुन लो। वेल जब तक वो चुन रहा होता है वो अपने क्रिस से पूछता है कि एक बात बताओ, मैंने तो तुम्हें अपनी सामने से मरता हुआ देखा था, तो तुम वापस से जिंदा कैसे हो गए? क्रिस बताता है कि ये मेरे कार्ड की पावर है। मेरे कार्ड जब भी कोई फिजिकल डैमेज होता है उसको रिकवर मेरी कैलोरीज के थ्रू कर लेते हैं और यही रीजन है कि मुझे हमेशा बाकी लोगों से ज्यादा खाना पड़ता है। आगे इधर हम देखते हैं क्रिस ने तो अपनी टेबल एक लड़की के साथ पकड़ ली है, वहीं अपना प्रोटैगनिस्ट इसके जस्ट पीछे ही बैठा है। तभी वो लोग देखते हैं कि एक वेटर के हाथ तो गलती से सामने कस्टमर के ऊपर आइसक्रीम गिर गई, तो गुस्से में उसको धक्का देके उसको पीटने वाला था कि तभी अपना प्रोटैगनिस्ट पास जाके कहता है कि यार भाई आराम से, वेटर से गलती हो गई। तो गुस्से में अपने प्रोटैगनिस्ट को मारने वाला था कि तभी क्रिस आके उसका हाथ रोक के घुमा करके उसको वहीं गिरता है और फिर इन दोनों की मदद से अपना वेटर आज फाइनली पिटने से बच गया। वेल आगे अगले दिन सुबह सुबह ही क्रिस फिन के घर पहुंच जाता है ताकि वो उसको काम के लिए उठा सके। कार के अंदर घुसते प्रोटैगनिस्ट देखता है कि यहाँ पे अलग ही परफ्यूम की स्मेल आ रही है और इधर एक इयरिंग भी है और इससे समझ जाता है कि परफ्यूम और इयरिंग पक्का उसी लड़की की होगी जो कल रात क्रिस के साथ थी। आगे लोग चल ही रहे थे कि उनको एक मिशन मिलता है कि इनको गाड़ी को चेस करना है। जब तभी क्रिस काफी स्पीड की 2 पुलिस वालों की गाड़ी के बीच में से निकालता है। वहाँ पुलिस वाले अपनी गाड़ी रोक लेते हैं ताकि इनका मिशन डिस्टर्ब ना हो और तभी क्रिस अपने कार्ड की पावर यूज करता है। ये देख करके अपना फिन भी अपने कार्ड की पावर का यूज करके अपना वेपन निकाल लेता है और जैसे ही फिन अपनी वेपन की मदद से उस गाड़ी का टायर फोड़ने ही वाला था तभी उस गाड़ी के दरवाजे से एक हल्क जैसा बड़ा बंदा निकल के उनकी गाड़ी पे चढ़ता है और वो देख के हैरान था कि ये तो वही वेटर है जिसकी कल इन दोनों ने जान बचाई और अब पता चल रहा है कि इसके पास भी एक कार्ड है। टाइम वेस्ट ना करता हुआ फिन उसके ऊपर फायर करता है। हम देखते हैं कि इसकी गोली एकदम पिचक गई है, ऐसा लग रहा है कि मानो इन्होंने लोहे पे शूट किया हो। तभी क्रिस कार का ब्रेक लगाता है जिस वजह से सीधा ये वेटर दूर जाके गिरता है, लेकिन इसको कोई चोटें नहीं आती। इधर तभी वेंडी आती है और वो उस वेटर की गाड़ी को वहीं संभाल लेती है। दूसरी ओर फिन अपने वेपन के इस्तेमाल से लगातार इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसका कुछ असर नहीं होता, जिससे फिन को ऐसा महसूस होता है कि वो किसी काम का नहीं है। और जैसे वेटर फिन के ऊपर चढ़ के उसको मारने वाला था कि तभी उतने में क्रिस कार लेकर के उसको अपने साथ ले जाता है। इससे आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, तो ये इसकी कार की विंडशील्ड तोड़ता है और उसके बाद सीधा अपने क्रिस का नेक पकड़ लेता है। फिर वो क्रिस को एक ऐसा मुक्का मारता है जिस वजह से क्रिस की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और तब इनकी गाड़ी सीधा पानी में जा गिरती है। वेटर की पावर्स नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन क्रिस वहीं फंस जाता है। दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उससे खुल नहीं पाता। ये देख के फिन थोड़ा घबरा जाता है। वो अपने पार्टनर को ना खो बैठे तो अपनी पावर्स का यूज करता है और अपने वेपन से 4 शॉट्स लेता है जो कि सीधा विंडो पे आके लगते हैं, जिससे क्रिस इजीली विंडो तोड़ पाता है और वो वेटर को लेकर के पानी से बाहर आता है। और मिशन के अकॉर्डिंग उनको वेटर का वो कार्ड भी मिल चुका था। आगे वेंडी बटलर को इस वेटर के बारे में बताती है। वो बताती है कि इसका रियल नाम रॉबर्ट था। उसको एक हफ्ते पहले ये कार्ड मिला था जहाँ उसने पैसों की कमी की वजह से चोरियां करना शुरू करी। वहीं दूसरी ओर मिशन कंप्लीट होने की खुशी में क्रिस फिन को नींबू पानी पिलाता है। वेल दूसरी ओर बटलर अपने मास्टर को इस मिशन की जानकारी देता है, जहाँ उसका मास्टर कहते हैं कि अगर फिन ढंग से काम ना करे तो उसको निकाल देना। बटलर मास्टर को कहते हैं कि अब चिंता मत करिए, वो आगे और बेहतर करेगा।
इधर फिन को वेंडी और क्रिस से पता चलता है कि उसके पास जो स्पेड ऑफ 2 है वो सबसे लो क्वालिटी का कार्ड है, जिस वजह से उसकी पावर्स काफी वीक हैं। वेल इधर कहानी में आगे हम देखते हैं कि 2 लड़के और एक लड़की जो है आग के देवता से कुछ प्रार्थना करते हैं और उसके बदले में उनको एक कार्ड मिल जाता है। वेल अगली सुबह अपना भाई कपड़ों की दुकान से बाहर निकलता है। वो काफी खुश था कि उसका नया सूट काफी चमचमाता और अट्रैक्टिव सा है कि तभी वो देखता है कि उसके मुंह के पास ही 2 लोग एक आदमी को अगवा कर रहे हैं। इधर गाड़ी के अंदर ये दोनों ही चोर काफी हैरान थे कि उन्होंने जिसको अगवा करा है वो तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा, वो चुपचाप बैठा हुआ है। और तभी वो दोनों उसके मुंह पर फोन फेंक के मारते और कहते हैं कि चल अब अपने बाप को कॉल मिला और उनको हमसे माफी मांगने को बोल और कह कि साथ ही साथ हमें 10 करोड़ रुपए भी दे। वो लड़का कहता है कि मुझे अपने डैड का नंबर नहीं पता। ये दोनों हैरान थे, उसको कहते हैं कि तू उन्हीं का ही तो बेटा है या फिर तू हमारे सामने झूठ बोल रहा है। वेल तभी हम लोग देखते हैं कि प्रोटैगनिस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी से उन लोगों के ऊपर फायर करता है, जिस वजह से गाड़ी के टायर पंचर होते हैं और गाड़ी सीधा जाकर वाटर पंप पे लगती है। ये दोनों लुटेरे जब गाड़ी से बाहर आते हैं ये लोग देखते हैं कि उन्होंने जिसको अगवा किया था वो तो यहाँ से गायब है। इधर हम देखते हैं कि अपना फिन जो है इस लड़की को पकड़ के अपने साथ ले आया है। अपना प्रोटैगनिस्ट इसको इस रेस्टोरेंट में ले आता है और कहता है कि चलो आज तो मैंने तुम्हारी जान ही बचा ली। ये लड़का कुछ सरप्राइज नहीं था, ये उल्टा उसको कहता है कि तुम खामखा मेरी प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी कर रहे हो। ये देख के प्रोटैगनिस्ट हैरान हो जाता है, जहाँ इन दोनों की फिर फालतू की बहस यहाँ शुरू हो जाती है। वेल तुम लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि इस लड़के का नाम लियो है और ये अमीर घर का शांत लड़का है। तभी इधर यहाँ पे किडनैपर की एंट्री होती है। ये दोनों ही बताती हैं कि पहले इनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से लियो के फादर ने इनके साथ काम करना बंद कर दिया, जिस वजह से हमें अपने बच्चे पालना मुश्किल हो रहा है और हमारा बड़ा क्लाइंट हमसे छूट गया और ये सब इसी की गलती है क्योंकि इसी ने अपने डैड को बोल करके सारी चीजें करवाई। ये सुनते लियो खड़ा होकर कहता है कि दुनिया का यही दस्तूर है मेरे भाई, कमजोर लोग कुचले जाते हैं और ताकतवर लोग आगे बढ़ते हैं। अब जरा हट जा, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी गरीबी वाली बातें सुनूं। इधर फिर फिन इन दोनों भाइयों को शांत रहने को कहता है, लेकिन इनमें से एक भाई काफी फ्रस्ट्रेटेड था तो फिन के ऊपर ही सीधा अटैक करता है। आगे दोनों भाई फिन से अटैक करते हैं, लेकिन ये दोनों कुछ नहीं कर पाता क्योंकि अपना फिन इनसे टैप आउट करवा देता है। वहीं दूसरी ओर लियो ग्रैनी से चाय लेता है। तभी यहाँ पे पुलिस आती है। पुलिस इन दोनों भाइयों को चोरी के आरोप में पकड़ लेती है। हीरो काफी खुश होकर के ऑफिसर का शुक्रिया करता है कि तभी ऑफिसर उसके हाथ में भी हथकड़ी पहनाते हुए कहती है कि तुमने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चोरी किया है। और फिर लियो और प्रोटैगनिस्ट को कहती है कि तुम लोगों को विटनेस के तौर पे हमारे साथ चलना होगा। जेल पहुंचने के बावजूद भी इन दोनों की लड़ाई होती है। एक कहता है कि तू और बन जा हीरो, वहीं दूसरा कहता है कि तेरे डैड के चक्कर में सारा काम हुआ है। फिर ये देख के हैरान था कि उसको इस गार्ड ने रोका नहीं, तो वो भी चुपके से वहाँ से बाहर निकल के उसके साथ चला जाता है। इधर ऑफिसर आके देखती है कि भाई ये दोनों ही गायब है। ऑफिसर का कैप्टन यंग आता है, जिसको देख करके वो कहती है कि सर वो दोनों लड़के भाग गए। कैप्टन कहता है कि अच्छा वो दोनों चले गए, अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह तो उन दोनों का पीछा करना छोड़ दो। वहीं दूसरी सेल के अंदर ये दोनों भाई बैठे हुए थे, सोचते हैं कि अब इनका क्या होगा कि तभी इनकी पार्टनर निक्स आकर के इनको बचा लेती है और गुस्से में आधा पुलिस स्टेशन जलाते हुए जाती है। आगे फिन लियो का पीछा ही करता है, जिसे देख करके लियो गुस्से में कहता है कि अरे यार तू मेरा पीछा ही छोड़ देना। और तभी हम देखते हैं कि फिन वहाँ से गायब हो जाता है। लियो फिर जैसे रोड क्रॉस करने वाला था तभी वो देखता है कि फिन उसके लिए स्नैक्स लेकर आया है और उससे माफी भी मांगता है क्योंकि उसने लियो के डैड के बारे में बहुत बुरा भला कहा था। आगे वो दोनों बैठ करके स्नैक्स खाते हैं, जब फिन अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे वो अनाथालय में पला बड़ा और उसको बिल्कुल नहीं पता कि उसके मॉम एंड डैड कैसे दिखते हैं, वो लोग कहाँ पर होंगे। ये सुनकर के लियो कहता है तो क्या तुम मुझसे सिंपैथी मांगना चाहते हो। खा पी करके लियो को अपने घर जाना था तो उसको पता नहीं था कि वो कैसे जाएगा। तभी फिन को सामने सबवे दिखता है। उसको कहता है कि चलो मेट्रो से चलते हैं, तुमने कभी मेट्रो नहीं घूमी होगी ना। वेल आगे दोनों फिर मेट्रो से अपने घर की ओर जाते हैं और जैसे ही लोग स्टॉप पे रुकते हैं इनके सामने यही चोर लुटेरे आ चुके थे। जहाँ तभी निक्स अपने 7 क्लब कार्ड होल्डर की मदद से फायर पावर का यूज करती है और पूरी मेट्रो में आग लगाने के बाद लियो को कहती है कि जल्दी अपने डैड को फोन मिलाओ। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे भाइयों को बोल दिया है कि मेरे पास उनका नंबर नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि उसके डैड को उसकी एग्जिस्टेंस से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के निक्स कहती है कि चलो फिर ठीक है, आज उनको अपने बेटे की डेड बॉडी देखने को मिलेगी। उसकी आग से मेट्रो फिर इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि भाई वहाँ का शीशा भी टूटने लगता है। जहाँ आगे हम देख सकते हैं कि जो 3 लोग हमें दिखाए गए थे दरअसल यही लोग थे। इन्होंने फिन और लियो को पकड़ा हुआ। फिन देख के हैरान है कि ये लोग काफी अजीब हरकतें कर रहे हैं। इधर तभी फिन के पास एक सीक्रेट चाबी थी जिससे अपनी हथकड़ियां खोल देता है और इधर दोनों भाई तैयार थे कि वो इन दोनों को सैक्रिफाइस करके अपने लिए पावर्स लेंगे। जहाँ तभी फिर अपना भाई कार्ड की मदद से उन दोनों को गिरा करके आगे भागता है और फिर इनकी बहन पे अटैक करता है। लेकिन निक्स की फायर इतनी ज्यादा गर्म थी कि वो इसकी बुलेट को भी पिघला देती है और लगातार फायर अटैक की वजह से अपने भाई की गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। आगे निक्स भी फिन को पकड़ ही लेती है और जैसे अपने फायर अटैक से इसको डिस्ट्रॉय करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे शीशा तोड़ते हुए कार आती है जो कि निक्स के अटैक को रोकती हुई वहाँ रुकती है। जहाँ तभी उस कार में से क्रिस बाहर आता है जिसके हाथ में एक सूटकेस भी था। उस ब्रीफ केस में करोड़ों रुपए थे जो कि लियो ने क्रिस को लाने को बोले थे। जहाँ क्रिस सीधा ब्रीफ केस लियो के पास गिराता है। लियो ब्रीफ केस खोलता है और हमें पता लगता है कि लियो भी एक कार्ड होल्डर है और इस पे 7 डायमंड वाला कार्ड है। इसका मतलब कि ये कार्ड की रैंकिंग के अपर लेवल पर है। इसकी पावर का नाम है नेवर नो डॉलर। इसकी मदद से इसके आसपास जो भी कैश होता है वो उसको कंबाइन करके किसी ऐसी चीज में जोड़ सकता है जो कि उसके बराबर हो। तो आसपास इसने जितने पैसे फेंके थे उसकी मदद से एक बजूका आ सकती है, तो वो यहाँ पे बजूका समन करता है और एक ही ब्लास्ट में इस लड़की और इस भाई को वहीं चित करता है। इस ब्लास्ट से चारों तरफ पैसे बिखर जाते हैं, जहाँ लियो जाकर के निक्स का कार्ड ले लेता है। वेल फिर आगे फिन और क्रिस को दोनों को ही झटका लगता है जब इनको पता लगता है कि लियो एक्चुअली में इनकी ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है और इनके ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट का बेटा भी है। जहाँ वो फिर इन दोनों को नीचे बिठा करके इनकी क्लास लगाते हुए कहता है कि तुम्हारी रिपोर्ट काफी अच्छी नहीं आती है, जब देखो तुम लोगों को हीरो बनना होता है। वेल आगे कहानी में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि अपने सेंसे
को फाइट करते हुए देखती है और फिर वो सीधा अपने पुरखों के कार्ड की ओर जाती है। जैसे वो कार्ड को छूती है उसको अलग ही पावर फील होती है, जहाँ तभी सैमुराई इससे कार्ड ले लेता है। आगे लड़की अपनी सैमुराई ट्रेनिंग में मेहनत करती है और इसके सेंस का यही मानना था कि एक इंसान को अपनी मेहनत ज्यादा करनी चाहिए, उसको कार्ड के भरोसे नहीं जीना चाहिए। और हमें पता चलता है कि ये तो अपनी वेंडी थी जिसकी अभी अभी नींद खुली है और बेचारी ऑफिस के लिए इस बार लेट हो गई। आगे रास्ते में जाते कभी लोगों से टकरा जाती, कभी गाड़ी के सामने आते आते बचती और कभी इसका शू ही निकल जाता और आखिर में फिर बेचारी की बस ही छूट जाती है। लेकिन तभी आगे फाइनली वेंडी अपनी जगह पे पहुंच जाती है, जहाँ विजय इसको टाइम दिखाते बताता है कि ये लेट है। दूसरी क्रिस एकदम हैरान था, उसको रियलाइज होता है कि फिन तो उससे ज्यादा अच्छा सेल्स पर्सन है और इसको लोगों से बार्गेन करना बहुत अच्छे से आता है। और उसने हाल ही में एक बड़े IT फर्म एप्पल लिंक के CEO से बात की थी जिसने उसको ये कार्ड दिया। वही सुनते क्रिस सबको कहता है कि बस मेरी बदौलत ही ये कर पाया। फिन बताता है कि तुमने मुझे बस साफ सफाई और लड़की पटाना सिखाया। वेल आगे सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि इन्होंने अपनी कार भेज दी, तो ये लोग फिर रेस्टोरेंट में जाकर के मौज मस्ती करते हैं। वेल आगे तभी क्रिस की भी एंट्री होती है। क्रिस और बाकी लोग बात करते हैं कि वेंडी कितनी ज्यादा हार्ड वर्किंग है, वो दिन रात काम में बहुत ज्यादा मेहनत करती है। तभी क्रिस फिन से कहते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, वेंडी अगर अपनी सैमुराई ब्लेड के साथ हो तो उससे दूरी रही हो। और आगे रात हो चुकी थी तो क्रिस और फिन ही इसको उसके घर तक पहुंचाते हैं। आगे में पता लगता है कि इसके डैडी इसके सेंसे थे जिन्होंने इसको कहा था कि कार्ड को तभी इस्तेमाल करना जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। और वापस से वेंडी की आंख खुलती है, उसको रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही पी ली और वो काफी लेट हो चुकी है। जहाँ फिर वो वापस से उसी रूटीन उसी टाइम के साथ भागती है, लेकिन फाइनली इस बार उसने बस पकड़ ली थी। इधर टाइम से पहुंचती है और देखती है कि दोनों यहाँ पे नहीं है, तो ये पूछती है कि लोग कहाँ गए। विजय बताता है कि फिन जो है नए कस्टमर को गाड़ी टेस्ट ड्राइव कराने लेके गया है। वहीं बहुत पहले क्रिस को प्रेसिडेंट ने कॉल किया था। वहीं इधर हम देखते हैं कि कुछ गुंडों ने बैंक को सीज कर लिया है और वहाँ के सारे कर्मचारियों को हॉस्टेज बना लिया है। जहाँ तभी उनके सामने क्रिस आता है और क्रिस उनसे थोड़ा लड़ता है। जहाँ उनकी बहस में दो लड़के बच के भागने की कोशिश करते हैं। उन पे फायरिंग होती है, जहाँ क्रिस उनकी फायरिंग खुद पे लेता है और फिर कॉल पे उनको इस बैंक की लोकेशन देता है, जहाँ वेंडी भी डिसाइड करती है कि विजय के साथ जाएगी। आगे तरफ फिन अपने कस्टमर को टेस्ट ड्राइव करा ही रहा था कि तभी उनके सामने से गाड़ी स्पीड की जाती है और वो देख लेता है कि क्रिस उस गाड़ी में था, जिसे देखते ही कस्टमर के सामने एक्टिंग करता है कि इसको बहुत तेज वॉशरूम आ रहा है। आगे तभी क्रिस उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गाड़ी सीधा वाटर पंप में जाके लगती है। ट्रक वालों को लगता है कि फाइनली वो लोग बच गए कि तभी उनके सामने काफी सारी टहनियां आती हैं और ऑफ कोर्स विजय ने उनका रास्ता यहीं रोक लिया था। जैसे ही पीछे भागने वाले थे उनकी तरफ एक गाड़ी आती है, उस गाड़ी से वेंडी निकल करके अपनी कार्ड की पावर्स यूज करती है और अपनी ब्लेड पावर से उन सभी का बैंड बजाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि एक ने विजय पे हमला कर दिया और हमें पता लगता है कि इस आदमी का नाम एजेंट एस है, जिसके पास 4 हार्ट वाला कार्ड है और इसके पास स्पेशल पावर्स है कि अपने काफी सारे क्लोन्स बना सकता है। आगे इतने सारे क्लोन्स को देख करके विजय घबरा जाता है और सोचता है कि वेंडी इनको संभाल पाएगी या नहीं। जहाँ तभी वेंडी शांत होकर के अपने डैड की सिखाई गई ट्रेनिंग को याद करती है और एक ही अटैक में भाई सारे क्लोन्स खत्म कर देती है। लेकिन जिस चीज का डर था वही हुआ, ये पावर सिर्फ वेंडी को कंट्रोल करने लगी थी। इधर विजय ने इस बारे में फिन और क्रिस को मैसेज कर दिया था, जहाँ क्रिस फिन को बताता है कि वेंडी के पास एस ऑफ स्पेड है और उसकी पावर है प्यार और शांति, और जब वो अटैक करती है तो काफी ब्रूटली लोगों पे हमला करती है। और ये एजेंट वेंडी का डरावना रूप देख करके बेहोश हो जाता है। इधर तभी लियो हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट एक बड़ा सा सेफ केस इसके ऊपर गिरता है और वो बताता है कि यही वो सेफ केस है जिसको बड़े बड़े बैंक्स यूज करते हैं और मुझे नहीं लगता कि वेंडी से बाहर निकल पाएगी। लेकिन पलक झपकते ही वो इस केज को तोड़ के इसके हेलीकॉप्टर पर अटैक करती है, जहाँ हेलीकॉप्टर ब्लास्ट से पायलट और लियो नीचे गिरते हैं, जिनको विजय बचा लेता है। आगे क्रिस और फिन भी यहाँ आ जाते हैं और जैसे ही क्रिस गाड़ी से बाहर निकलता है सीधा क्रिस पर अटैक करती है। वो उस पर लगातार अटैक करती है, उसको बहुत मजा आता है कि तभी क्रिस उसकी ब्लेड पकड़ के उसको वहीं रोकता है और फिर दूर से फिन अपने वेपन से उसके ऊपर नॉन स्टॉप बुलेट फायर करता है, जिससे उसकी ब्लेड उड़ करके नीचे गिर जाती है। और फिर वेंडी के पावर जाने से पहले फिन को कहती है कि अगली बार जब तुमसे मिलूंगी तो तुम्हारे साथ भी बहुत मौज मस्ती होगी। इधर तभी वहाँ पे बेहोश हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि कैसे अपने बूढ़े डैड की सेवा करती है, जहाँ उसके डैड उसको कहते हैं कि तुम्हें वही रास्ता चुनना जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। छोटी वेंडी अपने डैड को कहती है कि नहीं, मुझे वही रास्ता चुनना जो आपने चुना था, और फिर वो गले मिलकर के अपने डैड के साथ रोने लगती है। इधर उसकी आंख खुलती है और देखती है कि फिन उसके सामने है। आगे अगले दिन सुबह होती है, क्रिस देखता है कि भाई सारा ऑफिस चमचमा रहा है, जहाँ फिन कहता है कि मैंने इस बार साफ सफाई नहीं करी, ये तो वेंडी ने करी और वो हमारे ब्रेकफास्ट भी लाई है, और ऑब्वियसली सैंडविच उनको काफी घटिया लगता है। वेल आगे हमें पता चलता है जो बैंक में चोरी करने वाला एजेंट एस था वो एक्चुअली में क्लोंडिक फैमिली का जॉन डोई है, और एक कैप्टन वापिस से इधर परेशान हो जाता है। आगे ऑफिसर बैंक जाती है सीसीटीवी कैमरा के लिए, जहाँ पे सारी लड़कियां भाई अपने क्रिस की तारीफ कर रही थी कि ये कितना हैंडसम है और इसने सबकी जान बचाई। वेल आगे ऑफिसर कैप्टन को कहती है कि अब तो उसकी तस्वीर कैमरे में भी है, सोशल मीडिया में भी छाया हुआ है, और हम उसको बस इसलिए नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो पिनोकी ऑटोमोबाइल का एक कर्मचारी है। जहाँ तभी वो देखती है कि उसकी पोस्ट इंटरनेट से हट चुकी है और बताती है कि इससे पहले भी मैंने इसके साथी को पकड़ा था, लेकिन ऐसा क्यों है कि पिनोशी कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं हम उनका केस बंद कर रहे हैं।
क्योंकि वेल किसी भी ऑफिसर को इसकी बात में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली भाई उनको पता था कि पिनोशियो ऑटोमोबाइल वाले काफी पैसे वाले लोग हैं। लेकिन इस लड़की के अंदर एक क्यूरियोसिटी का कीड़ा था, तो वो सोच लेती है कि वो पिनोशियो ऑटोमोबाइल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। आगे एक ऑफिसर एजेंट एस की इंटरोगेशन के लिए कैप्टन को बुलाता है, जहाँ कैप्टन कहता है कि तुम इसको लेके जाओ। आगे देखते ही कहते हैं कि अरे यार अपने कैप्टन को बुलाओ, ये कौन बच्ची आ गई यहाँ पे। वो बताता है कि ये भी एक ऑफिसर है। ऑफिसर कहती है कि तुम चिंता मत करो, कानून सिर्फ तुम्हारे सपोर्ट के लिए बने हैं, पुलिस तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहेगी, तो मैं चाहती कि तुम मुझ पर भरोसा करो। आगे जॉन उसकी बात पे भरोसा करके कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे यहाँ से सेफली निकाल पाई तो मैं अपनी फैमिली कॉन्ड लाइक के सारे राज तुम्हें जरूर बताऊंगा। वो उसको अश्योरेंस देती है और कहती है कि तुम्हारे साथ मैं सेफ्टी भी भेजूंगी। और जाने से पहले उससे पूछती है कि पिनोशियो कंपनी का क्या सीन है। वो कहता है कि तुम सीधा अपने कैप्टन से क्यों नहीं पूछ लेती। वहीं इधर हम लोग पुलिस कैप्टन को देखते हैं, जो कि इनके पिनोशियो कंपनी के मास्टर से बात करता है। मास्टर उसका शुक्रिया करता है कि अभी तक उसने उसके सारे केस बंद रखे हुए हैं। जहाँ तभी कैप्टन उससे पूछता है कि माजरा क्या है, तुम मुझसे केस बंद क्यों कराते हो। जहाँ मास्टर कहते हैं कि मैं इस बारे में तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम ये स्मोकिंग छोड़ोगे। आगे कुछ वक्त के लिए ऑफिसर पिनोशियो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है। उसको पता लगता है कि इनकी शिफ्ट 9 बजे शुरू होती है, 7 बजे तक खत्म हो जाती है। इनकी क्लोनिक फैमिली के साथ भी अभी तक कोई कनेक्शन नहीं बैठे हैं, ना ही इन्होंने कोई सस्पिशियस एक्टिविटी करी है। लेकिन तब भी इसके अंदर एक चुल है कि वो एकदम गहराई तक जाएगी। आगे इधर एक चैरिटी पार्टी का सीन चलता है, जहाँ कैप्टन इस बॉबी से मिलता है। वो उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे ऊपर ये काम ज्यादा सूट करता है, तुम्हें पता है जिसने तुम्हारी हालत ऐसी करी है वो एक्चुअली में एक छोटा बच्चा ही है। अब देख लो बेटा, तुम्हारा भविष्य अंधकार में ही दिख रहा है। वेल बॉबी को इतना गुस्सा आता है कि उसका दोस्त उसको कंट्रोल करता है। आगे इधर पार्टी में कैप्टन नोटिस करता है कि बड़े बड़े अमीरपति, म्यूजिशियंस और मिलिट्री के कुछ लोग भी आए हैं। और तब यहाँ पे एंट्री होती है इनकी फैमिली के मेन लीडर बैन कॉन्डलाइक की। और मैं तुम्हें बता दूं कि पुलिस कैप्टन और बैन कॉन्डलाइक बचपन के दोस्त हैं। इधर फिन को फील होता है कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है, तो जैसे ही आगे जाता है उसको ऑफिसर दिखती है जो उसको पकड़ लेती है और सीधा उसको स्टेशन लेके जाती है। इधर हम देखते हैं कि बैन कॉन्डलाइक सबको बताता है कि ये एक चैरिटेबल इवेंट है और इन सभी बच्चों के लिए करा गया जो बच्चे अनाथ है और उनके पास कोई घर नहीं है। वेल तभी अपने फैमिली के उस पर्सन को लेके आता है जिसने उसको धोखा दिया है और मुखौटा निकल के में पता लगता है कि ये तो वही जॉन है। और उसको यही डर लग रहा है कि उसका परिवार उसको वापस एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो अपना कार्ड खो बैठा है। वहीं इधर ऑफिसर सोच लेती है कि वो फिन को पकड़कर जेल लेके जाएगी, उससे पूछताछ करेगी। लेकिन तभी एक स्कूल बस आकर के उसकी कार को टक्कर देती है। जहाँ तभी लोग देखते हैं कि जिस स्कूल बस ने इनको टक्कर मारी है वो हवा में अचानक से उड़ करके सीधा इनकी गाड़ी के ऊपर गिरने वाली है। लेकिन उतने में ऑफिसर अपने प्रोटैगनिस्ट की हथकड़ी खोलती है और ये दोनों ही बाहर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैन कॉन्डलाइक अपनी पावर की मदद से अपनी फैमिली मेंबर को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी अपना प्रोटैगनिस्ट दूर से एक फीमेल मैजिशियन को अपने पास आते हुए देखता है। वो तुरंत ही अपना कार्ड एक्टिवेट करता है, जिसको देखकर ऑफिसर हैरान थी कि क्या चीज है। और तभी मैजिशियन अपनी पावर की मदद से ऑफिसर का गला टाइटली पकड़ लेती है और प्रोटैगनिस्ट की वेपन का डायरेक्शन सीधा उसके मुंह पे करती है। हीरो को समझ नहीं आता कि अब उसको क्या करना चाहिए। जहाँ तभी मैजिशियन ये सारी चीजें रोकती है और ऑफिसर को कहती है कि आइंदा से हमारी फैमिली में कोई दखल अंदाजी मत करना। और प्रोटैगनिस्ट को वार्निंग देती है कि अगली बार मेरी तरफ कोई वेपन पॉइंट मत करना। और इन दोनों को वार्निंग देते हुए वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि कैप्टन अपने दोस्त बैन कॉन्डलाइक से मिलता है और उससे पूछता है कि आज से काफी टाइम पहले किंग जूलियस के पास जो कार्ड्स थे वो तुम्हारी फैमिली ने मिलकर चोरी कर लिए, जिस वजह से आजकल काफी सारे क्रिमिनल्स आ रहे हैं जिनके पास कार्ड मिल रहे हैं। क्योंकि दूसरा मास्टर तो मुझे बता नहीं रहा, तो सोचा तुमसे ही पूछ लूं। तभी ये कहता है कि तुमने एक्स ब्रांड का नाम सुना है, तुम नहीं चाहते कि फोलैंड आग की लपटों में जले। और जाने से पहले कहता है कि मास्टर पे भरोसा मत करना, हो सकता है तुम पे अटैक कर दे। आगे इधर ये लड़की बौखला जाती है, इसको समझ नहीं आता कि भाई ये इसने क्या देख लिया। फिन कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमसे दूर रहो। वो बताती है कि मैं रहना चाहती थी लेकिन मेरे अंदर ही जो क्यूरियोसिटी का कीड़ा है इसने मुझे रोक के रखा। लेकिन तभी वो देखती है कि अपना प्रोटैगनिस्ट उसको उसी हथकड़ी में बांध करके चला गया और उसने चाबी थोड़ा दूर रख दी। इधर अगली सुबह फिन देखता है कि यार अभी भी पुलिस वाले ये लड़की और इसका कैप्टन जो है इसके ऊपर निगरानी कर रहे हैं। वहीं ये लड़की अपने कैप्टन को बताती है कि कल रात उसने जो देखा उसको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। और फिर वो बड़बड़ाने लगती है कि कैसे बचपन में वो पुलिस बनने का सपना दिखती है, जो कि कैप्टन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और उसको चुप कराने के लिए कैप्टन कहता है कि तुमने जिस जॉन को भरोसा दिया था उसकी डेड बॉडी मिली है और थोड़ा संभल के रहना, हो सकता है अगला निशाना तुम बन जाओ। वेल आगे फिर हमें स्टोरी बताई जाती है कि बहुत टाइम पहले जब ये ट्रापला नाम की जगह 4 हिस्सों में बटी हुई थी, तब बाहर देश से काफी सारे सोल्जर्स आए जिन्होंने इस सारी जगह के रिसोर्सेज लूटे और यहाँ के लोगों को मारा। ये देख करके एक जादूगर अपने साथ एक बच्चा लेके आया था। माना जाता है कि जो जादूगर है यही इस जगह का असली राजा था और उन्होंने फैसला करा कि वो चारों जगह से एक एक वॉरियर चुनेंगे। और इस तरीके से 52 सोल्जर्स बनाए गए जिनको इस जादूगर ने एक एक कार्ड दिया था। लेकिन ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी सोल्जर्स जीत नहीं पाए, तो अपनी जमीन को बचाने की उनके अंदर जितनी भी आग थी वो सभी जादू के तौर पर उन कार्ड में डाल दी गई। और तभी इन सारे कार्ड्स को इस बच्चे ने इकट्ठा करा और अपनी पूरी पावर से इन सारे सोल्जर्स को मार गिराया। और इस तरह से ये लड़का फोलैंड का पहला राजा बना। और ये सारी कहानी एक होस्ट ऑक्शन इवेंट में सुना रहा था, जहाँ बताता है कि उस टाइम के जितने भी सोल्जर्स के पास हथियार और आर्मर थे वो सब ऑक्शन के लिए हैं। और साथ ही साथ एक यूनिक कार्ड भी है, तो आप में से जो ज्यादा बोली लगाएगा वो एक कार्ड हम उनको दे देंगे। इसका नाम नोमन किंगस्टा है, जो कि एक सीईओ भी है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। जहाँ रिपोर्टर के आते काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि ये कार्ड तो मुझे ही मिलेगा क्योंकि मैं ही असली किंग हूँ। आगे इस बंदे का पूरा भाषण अपनी पूरी टीम सुन रही होती है, जहाँ विजय कहता है कि कुछ तो रीजन है कि ये हमारे प्रेसिडेंट को अपना दुश्मन मानता है। आगे वेंडी
एलईडी टीवी पे इसकी सेक्रेटरीज को दिखा के बोलती है कि हमें इन दोनों से बच के रहना है और उनको इस बार मिशन मिला है कि जो कार्ड ऑक्शन में है इनको उस रियल कार्ड को लेकर के इस फेक कार्ड को वहाँ लगा देना है। आगे यहाँ पे लियो आता है और वो कहता है कि हमें अपना मिशन याद रखना है और वैसे भी हम कुछ गलत नहीं कर रहे, कार्ड मेरी फैमिली का था तो मेरे पास ही आएगा। अभी फिलहाल के लिए ये कार्ड जो है काफी सीक्रेटली रखा गया है। वहीं क्रिस बात करता है कि इससे पहले ट्रापला पैलेस में भी तो काफी सारे कार्ड रखे हुए थे जो सुनने में आ रहा है कि कॉर्नलाइक फैमिली ने चुरा दिए। लियो कहता है कि हाँ, इस बारे में अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और तभी फिन को देखता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। ये देखकर लियो सोचता है कि उसको मिशन से हटा देगा, लेकिन तभी क्रिस और बाकी टीम कहती है कि ये हमारा मेंबर है और हम इसके साथ ही मिशन पूरा करेंगे। आगे इधर हम लोग देखते हैं कि ट्रापला के उस टाइम के सोल्जर्स के जितने भी सामान थे उन सभी को ऑक्शन करा जाता है। वहीं दूसरा हम लोग फिन को देखते हैं जिसने सिक्योरिटी की ड्रेस पहनी थी और वो मेन गार्ड से उस एरिया की चाबी चुरा लेता है, लेकिन उसको उल्टी इतनी आती कि वो चाबी उसको सीधा विजय को देनी पड़ती है, जहाँ वो सीधा वेंडी को एज जूस के तौर पे चाबी देता है और वो सीधा बोट की नीचे वाली जगह पर चली जाती है। इधर यहाँ पे हाई सिक्योरिटी थी तो वो जानबूझ के कैबिन गार्ड से टकरा जाती है और माफी के तौर पे उसको अपने साथ लेकर जाती है और वहाँ जो की गिरती है वो क्रिस उठा के ले लेता है। वह इधर विजय किचन में जाकर के एक आलू पकड़ता है और उसकी पावर की मदद से भाई टहनिया सीधा वेंटिलेटर के थ्रू अंदर डालता है। ये टहनिया उसी रूम में जा रही थी जहाँ पे वेंडी मौजूद थी, तो वेंडी कैबिन सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए उसको कहती है कि आओ थोड़ा ड्रिंक करते हैं। जहाँ मौका मिलते ही वो उसका सिक्योरिटी कार्ड चुरा लेता है। आगे सबकी जानकारी वो लोग लियो को देते हैं। वहीं क्रिस जिस रूम के अंदर घुसने वाला था वहाँ पे दो गार्ड इसको चेक करके बोलते हैं कि तुम्हारा सिक्योरिटी कार्ड कहाँ है। जहाँ ऊपर चिमनी के रास्ते विजय उसको एक कार्ड दे देता है, जहाँ अंदर जाकर के कार्ड वाले कंटेनर को बाहर निकाल के कैमरा के साथ छेड़खानी कर देता है। वहीं इधर ये फिर कार्ड को चेंज करने वाला था। इधर लियो विजय से इस बारे में पूछता है तो विजय को अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी। इधर मेन कार्ड को रिवील करने से पहले ये खड़ा होता है और कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है तो अभी ऑक्शन को थोड़ा रोको। वहीं इधर हीरो जैसी कार्ड बदलने वाला था वहाँ पे लाइट चली जाती है और नॉर्मन का सेक्रेटरी क्रिस पे अटैक करके वो फेक कार्ड को जला देता है। इधर नॉर्मन की दूसरी सेक्रेटरी उसको इस बारे में बताती है तो वो बहुत खुश होता है। इधर फिर क्रिस की इससे फाइट होती है जहाँ में पता लगता है कि इस नॉर्मन के सेक्रेटरी के पास इलेक्ट्रिक मैजिक है जिस वजह से हमारे भाई का जो कम्युनिकेशन डिवाइस था वो खराब हो जाता है। इधर ये कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन तभी नॉर्मन वहाँ पे आके कहता है कि चलो अब ऑक्शन शुरू करा जाए और सबसे पहले उस महंगे वाले कार्ड का ही शुरू करते हैं। जहाँ पे लियो और नॉर्मन के बीच में फाइट शुरू हो जाती है कि कौन कितने ज्यादा पैसे देगा। इधर लाइट आ जाती है तभी वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे फिन आ चुका है, लेकिन फिन हालत में ठीक नहीं था तो तभी ये उसको पकड़ लेता है। इधर नॉर्मन और लियो ही करोड़ों की बेट लगा रहे होते हैं। वहीं नीचे इनकी फाइट चलती है जहाँ क्रिस अपनी हार मानता है, तुरंत ही उस केस पे इतना तेज लात मारता है कि वो सीधा आगे जाता है, वो सीधा ही मेन स्टेज में आ जाता है। इधर नॉर्मन ने 10 करोड़ की बेट लगाई थी और लियो जैसे कुछ बोलने वाला था फिन उसके ऊपर चढ़ जाता है जिस वजह से बोल नहीं पाता और वो बेट नॉर्मन जीत जाता है। तभी हम लोग यहाँ पे कॉर्नलाइक फैमिली की इसी मेंबर को देखते हैं जो कि अपने पावर से उस कार्ड कंटेनर को उठा लेती है और वो कार्ड अपने पास लेकर हेलीकॉप्टर के थ्रू वहाँ से चली जाती है। वहीं इधर ये लोग अपने ऑफिस आकर डिस्कस करते हैं कि यार ये प्लान हमारा फेल हो गया और तभी लोग नॉर्मन की हरकतों पे हंसने लगते हैं। इधर नॉर्मन को गुस्सा आता है कि बैन ने जो है सारी चीजें कराई है, तो सोच लेता है कि अगली बार वो इससे बदला जरूर लेगा। वेल कहानी में आगे हम एक लड़की को देखते हैं जो बताती है कि उसको काफी ज्यादा लल्लू लड़के परेशान करते हैं और फिर उसकी दोस्त उसको सबवे में बाय बोलकर चली जाती है। तभी अपना भाई क्रिस आकर के उस लड़की के साथ फ्लर्ट करना शुरू करता है। वो लड़की फिर क्रिस को बताती है कि उसको क्यूट और फनी लड़के पसंद है, उसको प्लेबॉय टाइप के लड़के बिल्कुल पसंद नहीं आते। और ये बोलकर के जैसे सबवे की तरफ जा ही रही थी कि तभी अपना भाई फिन आता है और गलती से उसको छू लेता है। ये देखते ही वो डायरेक्ट चिली पेपर स्प्रे उसके मुंह पे मारती है और फिर पीछे होकर के इन दोनों को कहती है कि मुझे पता है तुम दोनों इसी कार्ड के पीछे पड़े हो, और फिर वो इस कार्ड की पावर का इस्तेमाल करती है और फिर इन दोनों के ही हाथ आपस में चिपका देती है और ये करके वो वहाँ से भाग चुकी थी। क्रिस फिन को बोलता है कि मेरा हाथ छोड़, वहीं फिन भी क्रिस को सेम बात बोलता है, लेकिन बाद में दोनों को पता चलता है कि ये तो उसका मैजिक था। आगे दोनों रेस्टोरेंट में आते हैं और यही सोचते हैं कि अगर गलती से भी वेंडी और लियो को पता चल गया कि हमारी हालत ऐसी हो रखी है तो वो लोग भर भर के मजाक उड़ाएंगे। इधर ये भी आके कहता है कि रुको मैं तुम्हारे लिए 2 चम्मच ले आता हूँ। आगे दोनों ही फैसला कर लेते हैं कि उनको उस लड़की को ढूंढना होगा। वही विजय इंस्टाग्राम पे उस लड़की को ढूंढ लेता है, उनको पता चलता है कि उस लड़की का नाम चेल्सी है। बाय द वे मैं भी इंस्टाग्राम पे हूँ तो मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इधर ये दोनों ही फिर उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे इसने फोटो क्लिक करी। इधर चेल्सी अपनी फीमेल दोस्तों के साथ घूमते हुए डिसाइड करती है कि इसको कौन सा लड़का पसंद आएगा। तभी क्रिस और फिन वहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ तभी क्रिस उसको कहता है कि हमारा काम बस कार्ड कलेक्ट करना है, एक बार के लिए अपना जादू हटा दो। जहाँ चेल्सी गुस्से में फिर उनके ऊपर जूस गिरा के भाग जाती है। जहाँ फिर ये दोनों ही मिलकर के चेल्सी का पीछा करते हैं और दोनों एक साथ सेम स्पीड पे नहीं भागते जिस वजह से दोनों नीचे गिरते हैं और जैसे ही वो लोग उठते हैं कि तभी चेल्सी उनको टॉय की मदद से पूल में फेंकती है। ये सब देख करके भाई क्रिस डिसाइड कर लेता है कि वो अपने हाथ को अलग करेगा, लेकिन इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कहती कि ऐसी वो लोग स्टॉकर थे और तभी हम देखते हैं कि वो जिस रेस्टोरेंट में है उस रेस्टोरेंट में क्रिस और फिन आ चुके हैं। ये फिर उनको देखते ही उनसे बच के भागने लगती है। कभी दूसरी ड्रेस पहन के फिन और क्रिस के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो कभी अंडरग्राउंड मेट्रो में सबसे पहले जाकर के ट्रेन के अंदर छुपती है। कभी चेल्सी लोगों को खाना देती है तब ये वहाँ पहुँचते, तो कभी जब वो रिंग में होती है तब ये वहाँ पहुँचते। ये लोग फिर थक हार के बेंच पे बैठ के यही सोचते हैं कि यार पिछले 3 दिन से इन्होंने कोई नींद नहीं ली। आगे तभी फिन उससे पूछता है कि क्रिस तुमने अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया, तुम कहाँ रहते हो। क्रिस कहता है कि कल मुझे इंपॉर्टेंट काम पे जाना है तो अभी हमें चेल्सी से मिलना होगा। आगे तभी इन दोनों की तू मैं होती है कि तभी इनके सामने IT फर्म का कस्टमर आता है। वो इनको इस हालत में देख
देख के थोड़ा अजीब फील करता है कि तभी ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। आगे चेल्सी सुनसान सड़क पे जा रही होती है कि तभी ये दोनों आकर उसको रोक लेते हैं और उसको कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो उनको बताती है कि उसका कहीं पे भी घर नहीं है, वो अपने दोस्तों के काउच पे ही सोती है और इधर उधर घूमती रहती है ताकि उसको एक आइडियल पार्टनर मिल सके। तो उसने सोचा हुआ है कि अपने कार्ड की ताकत का इस्तेमाल करेगी ताकि उसको कोई पार्टनर मिल जाए। तभी क्रिस फ्लर्ट करते हुए कहता है कि तुम्हें कार्ड की पावर की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि अगर तुम हमें कार्ड दे दो तो तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा, तुम्हें जो खाना है मैं तुम्हें वो दूंगा। लेकिन उनकी इस बातों से उसको फर्क नहीं पड़ता। आगे चेल्सी फिर क्रिस को कहती है कि तुम्हें ही देख लो, तुम काफी झूठी स्माइल के साथ रहते हो, झूठी आंखों के साथ रहते हो, तुम्हारे अंदर एक खोखलापन है। क्रिस कहता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं खोखला और झूठा इंसान हूँ। चेल्सी जैसी इसको इग्नोर करके आगे जा रही होती है कि तभी क्रिस पीछे पड़ता है, जहाँ फिन उसको रोक के कहता है कि बस कर भाई, अब मुझे थोड़ा सोना भी है। वेल आगे दोनों ही साथ मिलकर कप नूडल खाते हैं और फिर लाइट बंद करके सो जाते हैं। इधर फिन को सपना आता है कि वो छोटा बच्चा है और एक बड़ा सा नाइट आकर उस पर अटैक करने वाला है। उसकी आंख खुलती है, वो देखता है कि वो चेयर पे ही सो बैठा था। तभी क्रिस की नींद खुलती है, वो उसको हैंकी देता है और कहता है कि तुम्हारे बिस्तर में मुझे नींद नहीं आ रही। आगे फिन कहता है कि मुझे ऐसा सपना बार बार आता है, मैंने डॉक्टर से पूछा तो उसने बोला कि तुम्हारे पहले का कोई एक्सीडेंट रहा होगा। और फिर फिन बताता है कि कैसे जब वो 7 साल का था वो अपने भाई को और मॉम एंड डैड को खो बैठा था। इधर क्रिस रात को समझ जाता है कि अब कुछ फायदा नहीं है, तो फिन के पास आके कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आज तुम जो भी देखोगे उसको किसी को भी मत बताना, हमारे साथ के मेंबर्स को भी नहीं। आगे इधर सुबह होती है, एक लड़की अपने क्रिस का इंतजार कर रही थी। क्रिस फिन के साथ आकर उससे माफी मांगता है। फिन को यही लगता है कि एक और डेट पे जा रहा है, लेकिन तभी उसको पता लगता है कि इस लड़की का नाम मिशेल है और ये क्रिस की बहन है। आगे उन दोनों को हाथ पकड़ के ऐसे चलते हुए देख करके मिशेल फिन को कहती है कि प्लीज मेरे भाई का अच्छे से ध्यान रखना। फिन जैसे ही इसके अगेंस्ट में कुछ बोलने वाला था कि तभी क्रिस इसका मुंह बंद कर देता है। आगे ये लोग साथ जगह जगह घूमते हैं, जहाँ पे मिशेल बताती है कि उसके भाई ने उसका बचपन से काफी ज्यादा ध्यान रखा है। वही क्रिस भी फिन के बारे में कहता है कि एक बहुत अच्छा पार्टनर है और ये हमारे साथ हर बार मदद करता है। आगे क्रिस की बहन वॉशरूम के लिए जाती है तो फिन और क्रिस बात करते हैं, जहाँ क्रिस बताता है कि उसने अपनी बहन को नहीं बताया कि वो हाई कार्ड्स के लिए काम करता है। तभी पीछे से चेल्सी आती है, उनको पता लगता है कि वो जिस बेकरी में आए हैं वहाँ पे पार्ट टाइम काम करती है। वो क्रिस से पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला, मैं तो इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट भी नहीं करा। आगे उनकी ये सारी की सारी बातें भाई इसकी बहन सुन लेती है। तभी उसकी बहन आके चेल्सी से पूछती है कि क्या तुम भी मेरे भाई की दोस्त हो। वो जब तक कुछ बोल पाती फिन और क्रिस कहते हैं कि हाँ ये भी हमारी दोस्त है। तभी क्रिस की बहन चेल्सी से कहती है क्या तुम नदी के किनारे हमारे साथ आना चाहोगी। और बस फिर होना क्या था, सभी लोग उस जगह पहुंच जाते हैं। आगे चेल्सी जानबूझ के क्रिस की बहन के सामने कहती है कि वैसे तुम मुझ पे लाइन मारते हो, आज क्यों नहीं मार रहे। क्रिस कहता है कि तुमने जोक बहुत बढ़िया मारा है, लेकिन तुम ही थी जिसने मुझे फिन से मिलाया। बेसिकली ये दोनों ऐसे ही लड़े जा रहे थे ताकि एक दूसरे को नीचे दिखा सके। वेल आगे फिर ये भी क्रिस की बहन के साथ मौज मस्ती करती है और ये भूल ही जाती है कि इसको क्रिस को एक्सपोज करना है। फिर वो उसकी बहन के साथ फोटो खिंचा के सोचती है कि ये काम बाद में करूंगी। आगे शाम हो चली थी, उसकी बहन कहती है कि अब हम एक आखिरी झूला और झूलते हैं। क्रिस कहता है कि नहीं किसी और दिन कर लेंगे। तभी फिन उसको कहता है कि यार झूलने देना। जब तक क्रिस कुछ बोल पाता वो देखता है कि उसकी बहन के मुंह से खून आ रहा था और बेहोश पड़ी थी, जिसको देखते ही क्रिस चेल्सी को कहता है कि हम दोनों को अभी अलग करो। उसके बाद क्रिस भागता हुआ अपनी बहन को हॉस्पिटल ले जाता है। आगे हमें पता चलता है कि उसकी मॉम को जो जेनेटिक डिसऑर्डर की बीमारी थी वही उसकी बहन को भी आ गई और वो नहीं चाहता कि जैसे उसने अपनी मॉम को खोया वैसे अपनी छोटी बहन को भी खो बैठे। इस वजह से वो बहुत ज्यादा रश कर रहा होता है कि तभी चेल्सी आकर के उसका हाथ पकड़ के उसको शांत करती है। आगे ये लोग इसके रूम में बैठे हुए थे कि तभी डॉक्टर अपने क्रिस को बाहर बुलाते हैं, जहाँ उसको पता लगता है कि इतने वक्त से अपनी कंडीशन के बारे में इसकी बहन ने क्रिस को झूठ बोला है। उसकी कंडीशन लगातार काफी ज्यादा खराब होती चली गई। आगे मिशेल को होश आता है, जहाँ से हमें पता चलता है कि क्रिस भी एक अनाथ बच्चा था। इधर तभी क्रिस रूम के अंदर आता है, वो फिर अपनी बहन को प्यार करता है। फिर बाहर आकर के फिन और चेल्सी को बताता है कि मेरी बहन एकदम ठीक है। तभी चेल्सी कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, प्लीज अपनी बहन के ऊपर तो झूठ मत बोलो। ये सुनकर क्रिस कहता है कि सच्चा झूठ कड़वे सच और बुरे वक्त को भुला देता है। चेल्सी कहती है क्यों, तुम्हें अंदर से बुरा नहीं लग रहा। वो कहता है कि मैं तो इमॉर्टल रहूंगा जिंदगी भर और मेरा तो काम है मुखोटे में मुखोटा लगाने का। तभी चेल्सी कहती है कि मैं तुम्हारे मुखोटे के पीछे का असली चेहरा देख पा रही हूँ। जहाँ तभी चेल्सी कहती है कि तुम मेरा कार्ड ले सकते हो, मुझे नहीं पता कब, लेकिन जब मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मैं तुम्हें लाके दे दूंगी। क्रिस कहता है कि शुक्रिया, आज तुमने मेरी बहन को कंपनी दी और जब भी तुम्हारा मन करे तो मैं तुमसे कार्ड लेने आ जाऊंगा। वेल कहानी में आगे हम देखते हैं कि फिन सपने में है, वो जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ नाइट्स हैं। उसके घर के चारों तरफ बस आग ही आग लगी पड़ी हुई है कि तभी उसकी आंख खुलती है, वो देखता है कि बस के अंदर ये सपना देख रहा है। वेल तभी ये वापस से इनका कस्टमर आता है। क्रिस उसको वेलकम करता है तो वो उससे बात नहीं करता। तभी क्रिस कहता है कि आपने हमें आखिरी बार जो देखा आपने गलत समझा है। तभी कस्टमर पूछता है कि तुम्हारा फिन के साथ क्या रिश्ता है। वो बताता है कि वो मेरा स्टूडेंट है, वो मेरा छोटा भाई है। तभी आईटी वाला बाहर निकल के कहता है कि जो भी हूँ मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। आगे फिन अपने ऑर्फनेज पहुंच जाता है और तभी देखता है कि एक बच्चे के हाथ से बुक गिर गई। बेसिकली यहाँ पे 2 बच्चे लड़ रहे होते हैं। उसको पता चलता है कि यहाँ पे सैम नाम का नया लड़का आया है। वह इधर हम बार को देखते हैं। वो कहता है कि अरे खाने की टेबल में पीछे वाला लड़का क्यों नहीं आया। ओ अच्छा मैं भूल गया, उसने परिवार को धोखा दिया था। मैं चाहता हूँ मेरी जितनी फैमिली बची है वो सब लोग मिले और मैं चाहता हूँ कि हम लोग ताकत के दम पे पूरे विश्व पे कब्जा करें। वह इधर फिन एक सुंदर सा गुलाब लेकर के सैम के पास आता है और उसको बताता है कि वो भी यहीं पे पला बड़ा है। सैम का ध्यान बुक में ही था और वो कहता है कि मेरे मॉम एंड डैड मुझे छोड़कर चले गए। तभी फिन अपनी कहानी बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही था, अनजान भटका हुआ खोया हुआ लड़का जो कि अपनी
याददाश्त भूल चुका था, लोग उसको काफी बुली करते थे। परिवार के नाम पे मेरे पास बस ये कार्ड और लिंसी था। लिंसी के साथ मैं काफी ज्यादा रहा, मैंने उसके साथ खाना बनाना सीखा, किताबें पढ़ना सीखा। आगे वो उसको यही समझाना चाहता था कि लिंसी ऐसे इसका डैड है और यहाँ के सारे बच्चे इसके भाई बहन है। और तभी प्रोटैगनिस्ट उसको कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ बढ़िया चीज दिखाता हूँ, किसी को मत बताना। इधर लिंसी के बर्थडे के लिए सारे बच्चों ने छोटा छोटा उसको कुछ ना कुछ दिया था। वहीं प्रोटैगनिस्ट भी आता है और कहता है कि ये मैंने अपने पैसों से खरीदा है आपके लिए। ये काफी बढ़िया सा एप्रन था जहाँ आके लिंसी और अपना फिन ये दोनों ही खाने की तैयारी करते हैं। आगे लिंसी फिन को कहता है कि यार अब तुझे पता ही है कि अगली स्प्रिंग से ये जगह बंद हो जाएगी, उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं जगह ढूंढनी ही पड़ेगी, तो प्लीज बच्चों के सामने कोई भी फॉल्स होप मत दियो। तभी फिर उसको अपना बैंक अकाउंट दिखाता है। वो हैरान हो जाता है जहाँ फिन बताता है कि मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ और आगे फिर मैं प्रॉपर्टी ले लूंगा जिससे हम लोग ये ऑर्फनेज कंटिन्यू करेंगे और मैं अपने मैनेजर लियो को भी बोल दूंगा जो मेरी ज्यादा मदद करेगा। तभी लिंसी उसको कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम पक्का कुछ गलत काम कर रहे हो। हीरो शर्माते हुए ना बोलता है तो लिंसी कहता है कि तुम ग्रेजुएशन के बाद भी आ रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अब यहाँ पे बार बार मत आओ। आगे दे सारे बच्चे लिंसी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं कि तभी वहाँ पे बॉबी आता है। वो भी कहता है कि मुझे तो तुमने इन्वाइट ही नहीं करा। वो यहाँ पे एज अ गिफ्ट के तौर पे कैंडीज लाता है और वो एप्रन भी देखता है जो फिन लिंसी के लिए लाया था। इधर लिंसी को लगता है कि ये फिन का दोस्त है, तो जैसे उसके पास आके हाथ मिलाने वाला था तभी फिन अपना कार्ड एक्टिवेट करके उस पर अटैक करता है और फिर वो मार्बल की मदद से उस पर शूट करता है। इतने कियोस्क के बीच में सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे आई क्यों हो। वो कहता है कि मैं पुराना बदला लेने आया हूँ ताकि मैं अपने बॉस को वापस खुश कर पाऊँ। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत भी डाउन हो गई और मेरा पोजीशन भी। और इसी लड़ाई के बीच में दोस्तों पूरे रूम में आग लगा देता है। इधर बाहर लिंसी सारे बच्चों को लेके आ चुका था। तभी इनको पता चलता है कि सैम तो अंदर ही रह गया। इधर चारों तरफ आग देख करके फिन को अपने बचपन के सपने याद आ रहे थे कि वो तभी देखता है कि सैम भी यहाँ पर मौजूद है। इधर सैम का पीछे करता है। वही सैम ने अपनी बुक को सीक्रेट जगह छुपा रखी थी जहाँ पे फिन ने उसको बोला था। आगे दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं भाई बॉबी उन पे मार्बल से अटैक करता है। ये देखते ही दोनों भागते हैं जिस वजह से उसकी बुक गिर जाती है। ये दोनों फिर ऊपर वाली चिमनी से बाहर निकलते हैं। वही ये सारी चीजें देख करके अपने फिन को बार बार वही सपने आ रहे थे। इधर तभी बॉबी वहाँ पे सैम की बुक लेकर पहुंच जाता है और फिर फिन सैम को कहता है कि तुम वहाँ से कूद जाओ और अपने परिवार पर भरोसा करो। सैम फाइनली कूद करके बच जाता है। अब इधर फिन के पास कोई चारा नहीं था। वो भागते बॉबी की ओर आता है। वही बॉबी भी उसके ऊपर लगातार मार्बल्स फेंकता है। इधर फिन को लिंसी की बात याद आती है जो उसने बचपन में उसको कही थी। उसने बोला था कि बार बार मार खाना ठीक है, ताकतवरों का काम होता है, लेकिन अगर कोई ज्यादा ही हद कर दे तो उसको सबक सिखाना जरूरी है। जहाँ फिर बॉबी को एक मुक्का मारता है और वो दूसरी तरफ गिरता है। लेकिन इधर तभी हम लोग देखते हैं कि इसके पास तो 2 कार्ड पड़े हुए हैं और इन दोनों कार्डों को एक्टिवेट करके वापस रीहील होता है और उसके बाद फाइट शुरू होती है। जहाँ इधर बॉबी कहता है कि उसको बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानव वापस पैदा हो गया, ये ताकत काफी बढ़िया है। उसने सोचा भी नहीं था कि एक्स हैंड इतना कमाल का होगा। अब इधर बॉबी के पास इतनी पावर आ चुकी थी कि उसको कहीं पे भी मार लो उसकी बॉडी खुद ब खुद हील हो रही थी। जब तभी अपने फिन को नीचे वाले रूम में छोड़ता है। वेल तभी बॉबी कहता है कि इधर आने से पहले मैंने तुम्हारे बारे में काफी रिसर्च करी, मुझे पता लगा कि तुम्हें जलता हुआ घर देख करके काफी डर लगता है और ऐसा ही होता। अपना प्रोटैगनिस्ट काफी कमजोर पड़ चुका था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर दूर से एक मिसाइल आती है और वो मिसाइल किसी ने अपने घर से फेंकी थी। वेल आगे हम देखते हैं कि कैपिटल की एक जगह पे ब्लास्ट हुआ है। क्रिस वहाँ जाता है जहाँ से सुनाई दिया था कि वहाँ पे टेरर अटैक हुआ है क्योंकि वहाँ पे 3 प्रिंस अपनी अपनी अपीयरेंस देने वाले थे। लियो क्रिस को बताता है कि पक्का ये किसी कार्ड होल्डर का काम है, तो तुम्हें उसको पकड़ करके उसका कार्ड लेना है। इधर एक प्रिंस अपनी कार में बैठता है कि तभी यहाँ पे यही लेडी आती है और ये उसको डिस्ट्रॉय करती है। आगे क्रिस कॉल पे बताता है कि मैंने 2 अनजान लोगों को देखा है। क्रिस जैसे ही उनसे मिलता है कि तभी उनमें से एक अपने कार्ड की पावर का इस्तेमाल करके ग्राउंड अटैक करता है और तभी वो देखता है कि वो लोग वहाँ से भाग गए। वेल आगे तभी न्यूज में इस बारे में जानकारी दी जाती है कि प्रिंस डायलन अब नहीं रहे। वहीं इधर ऑफिसर अपने कैप्टन से बात करती है कि हमें पता है ये सब किसी ना किसी कार्ड होल्डर वाले नहीं कर रहा है, तो हम इनके पीछे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते, क्यों हम हाथों पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। जिसके जवाब में कैप्टन कुछ नहीं कहता। इधर हम इनके किंग को देखते हैं जो कि किंग डायलन के यहाँ पे श्रद्धांजलि देने गया था, जहाँ वो मास्टर से बात करता है कि ये पक्का एस्ट कार्डिंग वालों ने किया है। इधर तभी वो देखता है कि बैन भी यहाँ पे मौजूद है। मास्टर पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। बैन कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ श्रद्धांजलि देने आया हूँ। वो पूछता है कि तुमने किंग डायलन को क्यों मारा। वो कहते हैं कि कार्ड खेलने के लिए बने होते हैं और उनसे मस्ती की जाती है। आगे मास्टर अपनी सेक्रेटरी को कहता है कि हाई कार्ड ग्रुप को अभी बुलाओ। इधर क्रिस अपनी बहन से मिलकर हॉस्पिटल से जैसे ही बाहर आता है तो उसको कॉल आता है कि उसको वहाँ पे असेंबल होना है। वो तभी फिन के बारे में पूछता है तो वो लोग बताते हैं कि 2 हफ्तों से फिन ने कॉल नहीं उठाया है। आगे सब लोग बैठे हुए थे। बटलर कहता है कि ऑर्डर सीधा मास्टर की तरफ से आया है और वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतने कार्ड कलेक्ट कर लिए जाएं। इसलिए उन्होंने सोचा है कि विजय और वेंडी ये दोनों ही सिल्फियम जाएंगे और मास्टर लियो जो है निवेल जाएंगे। हमारे ऊपर इमरजेंसी का खतरा आ चुका है और शायद यही रीजन है कि मास्टर ने सब चीज जल्दी करने को बोला है। आगे बात करते हैं कि उनकी तरफ क्लोनटिक्स फैमिली भी अटैक कर सकती है और कल के अटैक के पीछे उन्हीं का ही हाथ रहा है। आगे बटलर वेंडी को काट देता है तो उनको पता लगता है कि वेंडी और विजय को अगले 1 घंटे में यहाँ से निकलना है। लियो भी निकल जाता है जब बटलर फिर क्रिस को कहता है कि तुम्हें फिन के साथ मिलकर पोल स्टिक जाना है और आज ही ट्रेन है तो तुम्हें आज ही निकलना होगा। बटलर बताता है कि हाँ मुझे पता है जिस जगह को घर कहता है उसमें बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन वो तुम्हारा पार्टनर है, तुम्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्रिस जाते हुए कहता है कि मैं उसका मेंटर हूँ, कोई पार्टनर नहीं। इधर क्रिस फिर फिन के ऑर्फनेज जाता है और देखता है कि कितना जल पड़ा है। वहीं इधर अपने फिन को देखते हैं आलसी,
उदास, सैड, डिप्रेस्ड, एकदम मेरी तरह। उसको वही फ्लैशबैक आते हैं कि जब वो छोटा था लिंसी ने उससे बड़े प्यार से बात की थी, लेकिन अब जब वो बड़ा हुआ लिंसी बिल्कुल नहीं चाहता कि वो उसके पास भी घूमे। इधर तभी क्रिस उसके दरवाजे पर खटखटाता है तो फिन कहता है कि भाई मुझे अकेला छोड़ दो। क्रिस कहता है कि भाई हमें एक जॉब पे जाना है। क्रिस कहता है कि जॉब का क्या ही फायदा जब मैं अपनी जगह को नहीं बचा पाया, कोई मतलब नहीं बनता मुझे अब ये सब जॉब करने का। आगे क्रिस उसको समझाता है कि देखो यार तुम्हारे साथ जो भी हो गलत हुआ है, लोग हमारी जिंदगी में कभी आते हैं कभी जाते हैं, और याद रखो जो तुम्हारे साथ अभी साथ है तुम्हें उसी पे ध्यान देना है। अगर अभी तुम्हारे साथ मैं हूँ तो यानी कि तुम अकेले नहीं हो। फिन कहता है कि तुम नहीं समझोगे, मैंने लिंसी को परिवार की तरह माना और आज उसी ने मुझे अपने परिवार से अलग कर दिया। आगे क्रिस कहता है कि तुम्हें पता है इस बूढ़े ने बोला कि हम दोनों बेस्टीज हैं, हम दोनों बडीज हैं जो कि साथ में काम करते हैं। बाकी मैं नहीं चाहता कि तुम इस जगह पे खत्म हो जाओ। खैर मैं मिशन पे जा रहा हूँ, तुम्हें आना होगा तो आ जाना, बाकी टाइम से खाना खाते रहना। आगे इधर फिन दरवाजा खोलता है और उसने उसके लिए चॉकलेट रखी हुई थी। आगे इधर हम कॉर्नलाइक फैमिली के दो लोगों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा नफरत कर रहे थे अपनी फैमिली के कुछ लोगों से। वो लड़कियों के साथ थे कि तभी वो एक लड़की में से कार्ड निकालता है। वहीं इधर अपना क्रिस स्टेशन पर जाकर के खाना लेता है और जैसे अंदर घुसने वाला था कि तभी वो देखता है कि दूर से फिन भागता हुआ उसकी ओर आ रहा है। तो फाइनली अब दोनों मिलते हैं और उनका ट्रेन का सफर शुरू होता है। आगे इनको जितने से कार्ड लेने हैं ये उनकी जानकारी निकालते हैं, जिसमें पहला इस लड़की का नाम था, इसका नाम आया है, ये 48 की और इसकी पावर का नाम होमकमिंग है। तभी क्रिस फिन से पूछता है कि वैसे तुम यहाँ पे आए क्यों? वो कहता है क्योंकि तुमने मुझे बड़ी बोला। कह रहा मुझे अपना काम भी फोकस करना चाहिए क्योंकि मेरा अब कोई घर नहीं है। क्रिस कहता है कि क्यों, लिंसी तो तुम्हारा परिवार है। वो कहता है कि उसी ने मुझे बोला है कि मुझे वापस नहीं आना चाहिए, मैंने इतने पैसे सिर्फ उन्हीं के लिए कमाया जो अब किसी काम के नहीं रहे। क्रिस आखिर में कहता है कि तुम अपने रिश्ते को वक्त दो, हो सकता है कुछ ठीक हो जाए। इधर क्रिस फिन को उठाता है और आधी रात को ये अपने स्टेशन पे पहुंच चुके थे। दरवाजा खोलते ही इनकी मुलाकात कॉर्डलाइक फैमिली के एक मेंबर से होती है। आगे इधर ट्रेन चलती है, ये उनको ट्रेन के अंदर ही रखता है और कहता है कि तुम पक्का कार्ड लेने आए हो तो सबसे पहले अपने अपने कार्ड मुझे दे दो, और फिर उनको डराते हुए अपनी पावर के इस्तेमाल से मेटल स्पाइक्स बनाता है। क्रिस कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्यों इतनी ज्यादा कैलोरीज खाता हूँ। वो कहता है कि ठीक है ऐसी बात है तो मैं इस बच्चे को टारगेट करूंगा। आगे क्रिस उससे उसका नाम पूछता है और बताता है कि इसका नाम जेस्पर है। क्रिस उसको बताता है कि तुम्हारा बहुत बढ़िया प्लान था कि तुमने हमें हॉस्टेज कर लिया, लेकिन ये भी तो सोचो कि तुम भी हमारे साथ ही जा रहे हो। ये यही सोचता है कि अरे यार मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। और फिर क्रिस आराम से बैठता है और कहता है कि तुम्हारी जो भी गलती होगी तुम ही खत्म होगे तो मैं तुम्हारा कार्ड ले लूंगा। जेस्पर कहता है कि ठीक है फिर मैं इस बच्चे को पकड़ लूंगा। क्रिस कहता है उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम इसको पकड़ भी लोगे तब भी मेरे पास 2 कार्ड रहेंगे। वहीं इस तरह हम देखते हैं कि इसका दोस्त एलेक्स तैयार है कि ट्रेन के ऊपर पत्थर फेंकेगा। इधर जेस्पर फिर क्रिस को कहता है कि अभी भी वक्त है, अपना कार्ड देकर के मुझसे माफी मांग ले। वो कहता है तेरे पे अभी भी टाइम है, ट्रेन से कूद जा। इधर इसको फिर ना चाहते भी पूरी ट्रेन ऊपर से फाड़नी पड़ती है और वहीं फिर एलेक्स ऊपर से पत्थर फेंक देता है। इधर क्रिस मौका मिलती है फिन को ट्रेन से नीचे फेंकता है और फिर जेस्पर को पकड़ के उसको धक्का देता है। जेस्पर इतना घबरा जाता है कि अपनी मेटल पावर से पूरी ट्रैक वापस बनाता है। दूसरी ओर फिन नदी से तैरता हुआ बाहर आता है और उसको एक लेडी अपने डॉगी के साथ देख लेती है। वह इधर आगे अपने प्रोटैगनिस्ट की आंख खोलती है, वो देखता है कि तो वही है जिसके बारे में उसने पढ़ा था। इधर तभी फिन जो अपना कार्ड ढूंढता है, लेकिन वो उसको बताती है कि तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर इतना लो हो रखा है कि तुम्हें फिलहाल रेस्ट करना चाहिए। तभी उसके मास्टर का नाम लेते हुए कहती है कि तुम उसके लिए काम करते हो ना। तभी फिन कहता है कि तुम एक्चुअली में हो कौन। वो कहती है कि तुम्हें थोड़े मैनर्स सीखने की जरूरत है और अपनी जिंदगी को कम जोखिम में डाला करो। वेल आगे हम स्टोर का सीन देखते हैं जहाँ पे विजय, वेंडी और लियो ये तीनों के तीनों अपने अपने मिशन पूरे करके आ चुके हैं। जहाँ बटलर उनको फिन और क्रिस के बारे में बताता है और कहता है कि ये लोग अभी तक नहीं आए। ये देख करके वेंडी चाहती थी कि हम सभी लोग जाकर क्रिस और फिन को बचाएं, लेकिन लियो कहता है कि उनको रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। आगे इधर ये अपने प्रोटैगनिस्ट का सूट देखती है और कहती है कि तुमने विजमैन से बनाया ना ये, और फिर उसका कार्ड उसके सूट में वापस डाल के कहती है कि कितनी अजीब बात है, तुम मेरा कार्ड लेने आए थे और बीमार तुम खुद पड़ गए। आगे प्रोटैगनिस्ट उससे पूछता है कि हाई कार्ड क्या होता है। वो कहती है कि तुम नहीं समझोगे पौराणिक बातें। इधर फिन बताता है कि वो भी एक हाई कार्ड है और उससे पूछता है कि तुम्हें पता है उस ट्रेन का क्या हुआ जिसमें मैं था। जहाँ इधर ये आया इसको पूरी न्यूज दिखाती है। वो बताता है कि कैसे कॉर्नलाइक फैमिली ने इनके ऊपर अटैक किया था और क्रिस का अभी तक नामो निशान नहीं है। आया क्रिस का नाम लेकर के थोड़ा हैरान हो जाती है और ऐसा लगता है कि इसको क्रिस के बारे में कुछ पता है। वह इधर हम देखते हैं कि जेस्पर ने अपने क्रिस को ऊपर लटकाया हुआ है और उसका कार्ड ढूंढ रहा है जो कि उसको नहीं मिल रहा। वो तभी उससे गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारा कार्ड कहाँ पे है। क्रिस कहता है कि उसको नहीं पता। जहाँ फिर गुस्से में जेस्पर उसको रॉड से पीटता है। आगे इधर एलेक्स टॉप पे जाता है जहाँ उसको दूर से आया का घर दिखता है। जहाँ इधर ये अपने प्रोटैगनिस्ट के लिए गरम गरम सूप बनाती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे कपड़े धोकर सुखा दिए हैं, तुम्हें जहाँ जहाँ घाव लगे थे वहाँ तुम्हारी मरहम पट्टी भी कर दी है, क्योंकि मैं अब और लोगों को ऐसे मरता हुआ नहीं देखना चाहती। आगे वो इसके मुंह में चम्मच डाल के कहती है कि जल्दी सूप पियो ताकि तुम क्रिस को भी बचा पाओ। इधर प्रोटैगनिस्ट उससे पूछता है कि आपका इस लाइन का कहने का मतलब क्या था जब आपने बोला कि आप हमें मरता नहीं देख सकती। जहाँ बताती है कि वो भी आज से 25 साल पहले एक हाई कार्ड हुआ करती थी। वो भी काफी सारे दुश्मनों से लड़ती थी। उसके पास इतनी पावर थी कि उसको लगता था कि वो पूरी दुनिया कैप्चर कर लेगी। लेकिन एक दिन उन्हीं के मैसेंजर साथी को मार दिया जाता है। जहाँ उसका दोस्त कहते हैं कि तुम उसका कार्ड लेकर के चलो। उस वक्त से मेरा दिमाग काफी ज्यादा खराब हो गया था। मैं ये सोचती थी कि इनके अंदर दिल नहीं है क्या। 10 साल से ज्यादा मुझे भी हाई कार्ड में हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद एक खतरनाक चीज हुई। एक बिल्डिंग में आग लगी जहाँ पे क्रिस नाम का बच्चा बहुत बीमार हो गया। जहाँ पे उस टाइम आया के साथी ने यही सोचा कि अगर वो एक्स कार्ड का इस्तेमाल करेगा तो क्रिस को बचा सकता है, लेकिन मास्टर ने करने से मना कर दिया था क्योंकि ये चीज रूल्स के एकदम अगेंस्ट जाती है। और हमें पता लगा कि ये आदमी और कोई नहीं क्रिस का डैड है।
आगे इधर क्रिस का डैड लिटरली भाई इस बंदे के सामने भीख मांगता है, मास्टर को गिड़गिड़ाता है कि प्लीज मुझे यूज करने दो वरना मेरा बेटा नहीं बचेगा। मास्टर उसकी सुनता नहीं है और आया को कहता है कि इसका कार्ड ले लो। उसको अपने बेटे के लिए ऐसे गिड़गिड़ाता देख आया को बहुत तकलीफ होती है, तो वो चुपचाप इस रूम से बाहर निकल जाती है। तभी मास्टर अपना वेपन निकालता है, सोचता है कि उसको क्रिस का खेल खत्म करना ही पड़ेगा कि तभी आया उसको रोकती है। वहीं क्रिस का डैड अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, वो सारे कार्ड मिला के एक एक्स कार्ड बनाता है जिसकी मदद से क्रिस की जान बच जाती है। लेकिन एक जान बचाने के लिए दूसरी जान नहीं रहती, यानी कि दोस्तों वो कार्ड जो है क्रिस को बचा लेते हैं, लेकिन उसमें इतनी पावर लग जाती है कि उसके डैड वहीं खत्म हो जाते हैं। वेल उसी दिन के बाद से आया का बहुत दिमाग खराब हुआ, उसको मेंटल पीस की बहुत तलाश थी, वो जगह जगह भटकती रही, फिर फाइनली उसको एक जगह मिली और उसने सोच लिया था कि वो अपनी बाकी की जिंदगी अब यहीं बिताएगी। आगे वो बताती है कि एक्स हैंड जो होता है काफी पावरफुल होता है, अगर टाइलर उसको अपने बेटे के ऊपर यूज ना करता तो आज वो जिंदा रहता। वहीं लियो फिर मास्टर को सारी जानकारी देता है कि कैसे अभी एक कार्ड आना बाकी है और वो कार्ड क्रिस और फिन लेके आएंगे। इधर जेस्पर ने भाई क्रिस का मार मार के भरता बना दिया था, जहाँ फिर क्रिस पूछता है कि तुम्हारा दूसरा दोस्त एलेक्स कहाँ पर है। वो कहता है कि एलेक्स से तुम्हारे दोस्त को ढूंढने गया जो कि नदी के किनारे गिर गया था। इधर हम फिन को देखते हैं जो कि एकदम परफेक्टली रेडी हो चुका है, जहाँ आया बताती कि 10 साल से मैंने मास्टर से बात नहीं करी है, लेकिन अभी की हालात इतने ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं कि मुझे एक कार्ड अब देना ही होगा। जहाँ वो फिर फिन को कार्ड देने से पहले पूछती कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते। फिन कहता है कि उसने हाई कार्ड इसलिए ज्वाइन किया था ताकि अपने ऑफर होम को बचा सके, उसका काम बस पैसे कमाना और कार्ड कलेक्ट करना है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं बहुत मेहनत करता। वेल ये सुन के उसकी हंसी छूट जाती है और वो अपने प्रोटेनियस को उसका कार्ड दे ही देती है। इधर हीरो जैसे ही बाहर जाता है उसको एलेक्स मिलता है जो कि सीधा उसके ऊपर ग्राउंड अटैक करता है। ये चीज देख करके फिन वापस से आया को उसका कार्ड वापस देता है, जहाँ वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके फिन को बचाती है और फिर एलेक्स से फाइट करती है और फाइट करने के दौरान जितनी भी चीजें होती है वो उन सभी से उसको दबा देती है, लेकिन तब भी वो उन सारी चीजों को तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है। इधर फिन आया की मदद के लिए अपना वेपन निकालता है कि तभी एलेक्स उसको पत्थरों के बीच फंसा देता है और आया को वो फिर सीधा जमीन में गड्ढा करके अंदर डालता है। इधर तभी एलेक्स दूर से गाड़ी की आवाज सुनता है तो वो उस पर भी अटैक करता है। गाड़ी सीधा जंप खाती है, उसमें से एक आदमी बाहर आता है और फिर ये और आया मिल करके एलेक्स को हरा देते हैं और हमें पता चलता है कि ये तो अपना क्रिस है। फिन फिर क्रिस को देखते ही कहता है कि तुम्हारी जख्म क्यों नहीं भरे। इधर फिन फिर आया का कार्ड वापस कलेक्ट करता है, वहीं क्रिस एलेक्स का कार्ड ले लेता है। आगे गाइस तभी फिर क्रिस फिन को कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इस बारे में पता चले फिन, और डायरेक्ट उसको शूट कर देता है। आगे अपनी कार में ड्राइव करता आगे जाता है, वो चॉकलेट खाता है, उसके बाद भी उसके जख्म नहीं भरते। इधर हम फिर क्रिस की बचपन की स्टोरी देखते हैं, जहाँ वो अपने बहन और डैड के साथ मेला घूमने आया था। उसकी बहन ने उस चीज की काफी ज्यादा जिद करी थी, तो उसके डैड उसकी बहन को अपने साथ ले जाते हैं। उस वक्त क्रिस यही रियलाइज करता है कि मेरी बहन उस टाइम पे काफी स्ट्रॉन्ग थी, तो हम लोग एकदम परिवार की तरह रहते थे और कोशिश करते थे कि हम वो दर्द भुला पाएं। कभी कभी हमें घटिया ब्रेकफास्ट मिलता तो कभी कभी डैड हमारे साथ कार्ड गेम खेलते, लेकिन तभी अचानक एक ब्लास्ट हुआ। मेरी जब आंख खुली मैंने देखा कि मेरे डैड नहीं रहे और मैं और मेरी बहन इस पूरी दुनिया में अकेले बचे थे। तब से मैं मुखौटे पे मुखौटे पहनने लगा ताकि किसी को मेरे अंदर का दुख दर्द ना दिखे। एंड खुश तब होता था जब वो अपनी बहन से हॉस्पिटल में मिलता था, और उस वक्त जब डॉक्टर ने उससे बात की तो डॉक्टर ने बोला कि अब आपकी बहन कुछ पल की मेहमान है। तो यहीं से क्रिस ने अब सोच लिया है कि वो भी वही करेगा जो उसके डैड ने उसको बचाने के लिए किया था। और फिर वो फिन को याद करता है, सोचता है कि तुम मेरी वही पर्सनैलिटी हो जिसको मैं काफी टाइम पहले पीछे छोड़ आया हूँ। तुमसे झूठ बोलना मतलब खुद से झूठ बोलने के बराबर हो चुका था। खैर अब जो हो, मेरे पास वक्त नहीं बचा, मुझे आगे बढ़ना होगा। इधर आगे क्रिस की आंख खुलती है, वो अपने ऑफिस आ चुका था। तभी लियो भागते हुए उसके पास आके कहता है कि क्रिस कहाँ पर है, तुमने उसको देखा? वो कहता है कि उसके इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, और मैं बताया जाता है कि वो सारे कार्ड लेकर के गायब हो गया, जिस वजह से उसको इस कंपनी से भी निकाल दिया गया है। और अभी लियो भी फिलहाल क्रिस को नहीं ढूंढ सकता क्योंकि उसको विजय और वेंडी के साथ हाई पैलेस जाना है। और आगे लियो फिन को बताता है कि कॉर्पोरेशन ने तुम्हारा भी कार्ड ले लिया है और क्रिस पे अभी इंक्वायरी बैठेगी। इधर नाले के अंदर बान और उसकी पूरी आर्मी को देखते हैं, जहाँ वो उन सभी को अपनी बातों से काफी मोटिवेट करता है। तभी यह नाहट आती है। बैन उसको देख के कहता है कि तुम्हें वो चीज मिली? वो कहती है कि मैं तुम्हारे प्लान के साथ नहीं चलना चाहती। इधर हम चेल्सी को देखते हैं। क्रिस ने उसको बुलाया था और कहा था कि मुझे कुछ सामान देना। वो उसको सामान दी थी और पूछती कि क्या सच है मुझे बताओ, क्योंकि मैं जहाँ काम करती हूँ पुलिस आई थी और तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। आगे वो उसकी बात नहीं सुनता और वो अपने कपड़े वहीं बदलता है। जहाँ तभी चेल्सी देखती है कि इसकी बॉडी में तो काफी ज्यादा निशान पड़े हुए हैं, तो कहती है कि तुम आजकल कुछ ज्यादा खतरे वाला काम नहीं कर रहे। क्रिस उसको इग्नोर करता है, उसकी कोई बात का रिप्लाई नहीं करता। जहाँ तभी अपनी कार्ड का इस्तेमाल करके जैसे उसके पास आती है, क्रिस उसको रोक करके किस करता है और फिर उसको कहता है कि तुम जब कुछ नहीं बोलती तो तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। जहाँ चेल्सी फिर गुस्से में उसके मुंह पे एक चाटा मारती है। वेल जैसे ही आगे बढ़ता है चारों तरफ पुलिस उसको घेर लेती है, जहाँ काफी सारी बुलेट्स डॉज करता हुआ आगे भागता है। इधर तभी नाहट आती है जो कि सारे पुलिस वालों को गिराती है और उसको जाने का मौका देती है। इधर फिर ऐसी बैठा हुआ था कि तभी उसके ऑफिस में लिंसी आता है, जहाँ वो उसको एक लेटर दिखाता है जिसमें लिखा हुआ था कि ये पैसा उतना तो नहीं है कि तुम्हारा पूरा ऑर्फनेज बन जाए, लेकिन इस पैसे को ऑर्फनेज के काम के लिए ही लगाना। और साथ ही साथ 2 करोड़ का चेक भी होता है, जहाँ फिन समझ जाता है कि ये सारे काम क्रिस के हैं। आगे फिन सोचता है कि इसमें सारी गलती उसी की है, उसी की वजह से काफी सारी चीजें बिगड़ी हैं। लिंसी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम बचपन से ही अपने आप को दोष देते हुए आए हो। मैंने भी हाल ही में तुम्हें बहुत कुछ गलत बोला, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और आगे
आगे लिंसी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि एक दिन तुम हमारे साथ मिलना और हमारे साथ ही रहना। लिंसी की इन बातों से अपने प्रोटैगनिस्ट को क्रिस की बातें याद आती है, जब उसने उसको कहा था कि थोड़ा वक्त दो, रिश्ते और ठीक हो जाएंगे। आगे तभी प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये जगह भी काफी बेहतर है, यहाँ पे बटलर मुझे गरम गरम चाय देता है, यहाँ पे चीजें काफी अच्छी हैं। तभी लिंसी कहता है कि तुम्हारे दोस्त क्रिस ने इतना बड़ा अमाउंट दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी उसकी फैमिली हुए। वो कहता है कि अरे नहीं, उसके पास ऑलरेडी एक फैमिली पड़ी हुई है, उसकी बहन है। और तभी अपने प्रोटैगनिस्ट के डॉट कनेक्ट होना शुरू हो जाता है और उसको तब पता चलने लग जाता है कि उसने वो कार्ड क्यों लिए थे। वो फिर वहां से भागने लगता है। उसको रियलाइज होता है कि अभी तक जितने भी हमारे मिशन फेल हुए वो एक्चुअली में फेल नहीं थे, सारे के सारे कार्ड क्रिस के पास ही हैं। फिर चाहे ऑक्शन में से जो कार्ड हो या चाहे बैन की फैमिली में से मिला हुआ कार्ड ही क्यों ना हो। और इधर क्रिस ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी बहन को बचा के रहेगा। दूसरी ओर लियो यही सोचता है कि पता नहीं क्रिस का क्या हुआ होगा। और तभी वो लोग देखते हैं कि काफी सारे टेरर ग्रुप्स जो है अपने वेपन्स लेकर के वहाँ पे शूटिंग शुरू करते हैं। और ये देखते ये तीनों अपना कार्ड एक्टिवेट करते हैं। इधर ऑफिसर भी चेल्सी को लेकर के आगे जा ही रही थी कि तभी उसको भी मैसेज आता है कि रॉयल पैलेस में अटैक हुआ है। इधर फिन भी भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है, जहाँ वो देखता है कि क्रिस की बहन बेड पे नहीं है, लेकिन उधर एक पर्चा छूटा हुआ है जहाँ पे फोन नंबर है और ऊपर लिखा हुआ है कि मुझे कॉल करना। जहाँ तभी फिन क्रिस को कॉल करता है और क्रिस कॉल पर उसको सारी बातें बताता है कि अभी तक जो भी कुछ हो सबका सब उसी के प्लान का हिस्सा था, चाहे वो ऑक्शन में डमी कार्ड रखना हो या फिर ट्रेन में तुम्हारा गिरना हो। हर चीज उसने ऑलरेडी प्री प्लान करी हुई थी ताकि वो 4 कार्ड खरीद सके, जिससे वो एक्स कार्ड बना करके अपनी बहन को जिंदा कर पाए। आगे फिन कहता है कि तुम्हें बखूबी पता है ना कि कार्ड यूज करने के बाद क्या होगा। वो बताता है कि हाँ मुझे पता है कि कार्ड यूज करने के बाद क्या होगा। और फिर वो कहता है कि फिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे अपना बीता हुआ कल याद आता है। ऐसा लगता है कि मैंने कोई मुखौटा नहीं पहना हुआ, मैंने अपनी सारी कमाई जमा पूंजी तुम्हारे अनाथालय में दे दी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम उसको ठीक से और बढ़िया बनाओ। आगे तभी फिन कहता है कि क्या परिवार का मतलब खून का रिश्ता ही होता है? परिवार वो होता है जिनके साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। ये मत भूलो हम भी तुम्हारा परिवार ही है और तुम्हें अपने परिवार के पास आना होगा। ये सुनते क्रिस थोड़ा सहम सा जाता है, लेकिन तभी उसका फोन काटते कहता है कि मुझे अपनी बहन को बचाना है। आगे तभी क्रिस अपनी कार निकालता है। प्रोटैगनिस्ट हॉस्पिटल की खिड़की से उसको जाते हुए दिखता है कि तभी साइड में से स्नाइपर आकर के उस पर फायर करता है। क्रिस इमॉर्टल है इसलिए उसको कुछ नहीं होता। वही स्नाइपर फिन को कहता है कि तुमने मास्टर के रूल्स को तोड़ा है और क्रिस से कांटेक्ट करा, जिस वजह से तुम्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जाता है। वहीं इधर रॉयल पैलेस मानो जंग का मैदान बन चुका था। यहाँ पे लगातार शूटिंग हो रही थी, कभी विजय उनको रोकता तो कभी वेंडी रोकती और अपना लियो तो बस उसको तो मौका चाहिए तोप चलाने का। तभी लियो को उसके डैड का मैसेज आता है। वो कहते हैं कि चाहे कुछ हो जाए कोई भी वीआईपी रूम के अंदर तक नहीं घुसना चाहिए। वहीं इधर फिन गुस्से में उसको कहता है कि तुमने उसको शूट क्यों करा। वो कहता है कि इसको ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। इधर फिन जाता है, उसको कहता है कि अब तुम मुझे फॉलो मत करना क्योंकि मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं हूँ। लेकिन तभी सामने से 2 बॉडीगार्ड आते हैं, जिनमें से एक फिन का सर दीवार पे मारता है और एक स्नाइपर कहते हैं कि भले तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं हो लेकिन तुम्हें हमारे रास्ते में भी नहीं आना है। इधर क्रिस आगे जा ही रहा होता है कि तभी पुलिस का बैरिकेड देख करके यू टर्न लेता है। वहीं दूसरी ओर ऑफिसर और चेल्सी देखते हैं कि अपने प्रोटैगनिस्ट को पकड़ लिया गया है। ऑफिसर भागती भी जाती है और उनसे बोलती है कि तुम इसको क्यों लेके जा रहे हो। वो कहते हैं कि हम लोग पिनोशे ऑर्गेनाइजेशन से हैं तो हम आपसे बात नहीं कर सकते। ऑफिसर कहती है कि पिनोशे वो एक काम करो, मैं एक ऑफिसर हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वेल तभी फिर उसके पास गिरता है और हथकड़ी खोल के भागने लगता है, जहाँ फिर ऑफिसर की गाड़ी की चाबी लेता है और सीधा गाड़ी आगे भगाता है। ये देख करके गार्ड्स वहाँ पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। तभी ऑफिसर उन्हीं गार्ड्स की चाबी लेकर के उनकी कार लेकर के आगे भाग जाती है। इधर हम देखते हैं कि क्रिस अपनी आईडी प्रूफ ऑफिसर को दिखाता है और अपनी फ्लर्टिंग स्किल से जैसे बच के जाने वाला था एक पुलिस वाला उसको रोक लेता है। तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और हम देखते हैं कि बैन यहाँ पे आ चुका है। वो उसको कहता है कि तुमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को धोखा भी दिया, तुमने हमारे कार्ड्स भी चुराए, खैर तुम जो कर रहे हो संभल के करना और अपने दिल की सुनना। लेकिन वो उसको नजरअंदाज करता हुआ गाड़ी आगे ले जाता है। इधर अपना प्रोटैगनिस्ट चेल्सी को सारी बात बताता है कि कैसे अपनी बहन को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करेगा। और तभी वो दोनों दिमाग लगा के सोचते हैं कि वो लोग कहाँ जा सकते हैं। और उनके दिमाग में वही एक जगह आ रही थी जहाँ पे उसकी बहन ने बोला था कि वो वहाँ पे बड़ी राइड लेगी, लेकिन उसने मना किया था। इधर बटलर भी कार स्क्रीन में आकर के अपने प्रोटैगनिस्ट की थोड़ी मदद करता है और इतने वक्त से उसको फिन की लोकेशन इसलिए पता थी क्योंकि उसने फिन के सूट के नीचे ट्रैकर लगाया हुआ था। आगे बटलर फिन से पूछता है कि जो तुम कर रहे हो क्या वो सही है? याद रखना अगर तुम क्रिस को बचाओगे तो तुम भी उतने ही दोषी माने जाओगे। फिन काफी सोचता है और कहता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ सही है, मैं अपने बड़ी को बचा रहा हूँ और मुझे पक्का यकीन है कि अगर वो मेरी जगह होता तो वो भी ऐसा ही करता। तभी उसके रास्ते में नाहट आती है और सीधा उसकी गाड़ी डिस्ट्रॉय करती है। वो जैसे अपने प्रोटैगनिस्ट के ऊपर अटैक करने वाली थी कि तभी चेल्सी अपने मैजिक से उसको अपने साथ ले जाती है, लेकिन बेचारी को थोड़ी बहुत चोट लग चुकी थी। इधर भाई लियो पैलेस के अंदर बजूका से अटैक करता है। बटलर लियो को बताता है कि फिन ने क्रिस की लोकेशन ढूंढ ली है। आगे लियो अपने डैड से पूछता है कि अगर वो इस पैलेस को बचा ले तो क्या वो फिन और क्रिस को ढूंढने जा सकता है। उसके डैड मना करते और कहते कि तुम्हें जो काम बोला गया तुम्हें सिर्फ वही करना है और याद रखो तुम कौन हो और तुम क्या कर सकते हो। ये सुनते ही पता नहीं लियो को क्या होता है, अपनी पावर की मदद से काफी सारी मिसाइल्स निकालता है और लगातार अटैक करके चारों तरफ तबाही ले आता है। आगे जैसी रूम का दरवाजा खोलता है उसको लगता है कि उसके डैड यहाँ मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं होता। उसके डैड कहते हैं कि हमें इनफ टाइम मिल चुका था कि हम वहाँ से निकल जाएं, बाकी अगले ऑर्डर्स तक के लिए वहीं खड़े रहो। ये देखते ही लियो सीधा विजय और वेंडी को कहता है कि ये काम होते ही हम लोग सीधा फिन और क्रिस को ढूंढने जाएंगे। इधर क्रिस अपनी बहन मिशेल को अम्यूजमेंट पार्क ले आया था, वही अपना भाई इस नाहट से बचते बुझाते आगे भागता है। तभी फिन को पकड़ के कहती है कि
मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मेरे परिवार में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। और जैसे ही बड़ा सा ट्रक उसके ऊपर गिराने वाली थी कि तभी उसके ट्रक के 2 हिस्से हो जाते हैं और वेंडी अपने अल्टीमेट मूड में यहाँ आ जाती है। तभी बटलर यहाँ पे कार लेके आता है, फिन को कहता है कि यही मौका है, अंदर बैठ जाओ। और फिर होना क्या था, आगे इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। आगे ऑफिसर सोचती है कि किसको शूट करेगी, तभी उसका कैप्टन आगे कहता है कि जो देखे उस पर हमला कर दो। इधर देखते कि नाहट की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। वहीं क्रिस अपनी बहन को लेकर के टॉप वाले झूले में पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी बहन का सपना था कि बड़े वाले झूले में जाकर के पूरा एरिया देखे। और उसके बाद फिर वो अपने एक्स कार्ड का रिचुअल शुरू करता है। दूर से उसकी रोशनी देखकर बटलर समझ चुका था कि उसने एक्स कार्ड शुरू कर दिया है। वहीं तभी ट्रक से विजय और लियो इनको ज्वाइन करते हैं, जहाँ तभी लियो अपने कार्ड पावर की मदद से एकदम अलग ही रास्ता बनाता है, जो कि डायरेक्टली स्ट्रेट सीधा जाता है आसमान की ओर से। और वहीं इधर बटलर अपने प्रोटैगनिस्ट को उसका कार्ड वापस देता है और सीधा बटलर वहां से कार जंप कराता है जैसे मानो जीटीए चल रही हो। उधर से अपना प्रोटैगनिस्ट कूदता है और वो सोचता है कि उसका जो कार्ड है सबसे कमजोर कार्ड है और उसके पास एक ही रास्ता है कि वो बिना स्कोप के भाई बुलेट से वहां पे शूट करेगा। ये खुद को डायनेमो और मॉडल समझ रहा था और दोस्तों ऐसा ही होता है, सीधा कार्ड के स्कोर पे मारता है। पूरी प्रोसेस वहां पे टूट चुकी थी। क्रिस की बहन उठ जाती है लेकिन क्रिस वहीं बेहोश हो जाता है। आगे लियो और विजय दूर से देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। इधर क्रिस की आंख खुलती है जहाँ उसके सामने फिन एप्पल काट रहा था, जहाँ उसको बताता है कि वो 3 दिन से सो रहा था। वो उठ के तभी अपने बहन के बारे में पूछता है तो हम लोग देखते हैं कि उसकी बहन उसके साइड में ही है। तो क्रिस ने जब कार्ड रिचुअल अपनी बहन को बचाने के लिए परफॉर्म करा, वो आधा पूरा हो चुका था, जिस वजह से उसकी बहन की जान बच गई। और आधा पूरा होने से पहले ही अपने हीरो ने उधर फायर कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो इन दोनों में से किसी एक को भी खो दे। तो इसलिए उसने सोचा कि वो एप्पल की तरह दोनों को हाफ हाफ करेगा। वेल, इस हादसे के बाद हमें बताया जाता है कि पूरे शहर में जो मार्शल लॉ लगा था वो हटा दिया गया है। चेल्सी अब इसी रेस्टोरेंट में काम करती है और बैन का अभी भी एक बड़ा मूव खेलने का टाइम बचा हुआ है। मिशेल की हालत भी अब उतनी क्रिटिकल नहीं रही जितनी पहले थी और क्रिस के बचने के पीछे उसके कार्ड की पावर इमॉर्टैलिटी भी हो सकती है और उसके ऑर्गेनाइजेशन के रूल तोड़ने की वजह से उसको ये सजा मिलती है कि आज से फिन का जूनियर बन के रहेगा। वहीं आखिर की सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो वॉरियर प्रोटैगनिस्ट के सपने में आता था वही आकर के नाहेट को मार देता है। आगे इधर ऑफिस में कॉल आता है, बटलर उठाता है तो उसको एक जरूरी काम दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग एक मिलिट्री प्लेन देखते हैं जिसके अंदर ये चारों ही लोग अपने मिशन के लिए तैयार हैं और इनका मेन टारगेट है कि जैक ऑफ हार्ट स्काई डांसर के प्लेयर जेसन को हराएं, क्योंकि उसकी ताकत बहुत बढ़ चुकी है। वो हवा में बास से भी तेज उड़ रहा है तो हमें उसको हवा में ही पकड़ना होगा। फिर ये सुनते ही काफी जोश में था और सोच लेता है कि आज तो मैं ही मिशन पूरा करूंगा। तभी क्रिस उससे पूछता है कि क्या तुमने स्काई ड्राइविंग की ट्रेनिंग ली? वो कहता है कि करना क्या है, बस पंखी तो फड़फड़ाने। क्रिस कहता है कि तुझे स्काई ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी, क्योंकि अगर इस हाइट से तू कूदा तो शायद तेरी लाश भी ना मिले। वहीं तभी बटलर की अनाउंसमेंट आती है और अब इनको कूदना था। वेंडी, विजय और लियो तो कूद जाते हैं लेकिन फिन थोड़ा घबरा रहा होता है तो क्रिस उसको धक्का दे देता है। इधर आगे अपने प्रोटैगनिस्ट अपने कैफे में जाकर के हॉट डॉग खाता हुआ आगे बढ़ता है कि तभी क्रिस उसका गाड़ी में इंतजार करता है। गाड़ी में क्रिस कहता है कि आपने मुझे झाड़ू पोछा करना सिखा दिया है तो आप अब मुझे लड़की पढ़ाना कब सिखाएंगे? फिन कहता है कि यार तेरे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लग रही। और वो बेसिकली इसको इसलिए चिढ़ा रहा था क्योंकि पनिशमेंट के तौर पे ये आज से फिन का जूनियर है। तभी वो लोग आगे सिक्योरिटी चेक करा के आगे जाते हैं तो फिन कहता है कि यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी क्यों है? क्रिस बताता है कि आज प्रिंस डायलन का फ्यूनरल है, जहाँ हम देखते हैं कि चारों तरफ न्यूज में उन्हीं की बात चल रही होती है। बैन ये सब देख करके आराम से अंगूर खाता है और अब सबको ये इंतजार है कि प्रिंस डायन के बाद कौन उनकी लेगेसी संभालेगा। आगे क्रिस यहाँ पे झाड़ू लगा ला के थक गया था तो फिन को देता है और फिन गुस्से में कहते हैं कि आज से तुम्हारा काम है। फिर उन दोनों की बहस हो जाती है और इधर ये लोग यही सोच रहे होते हैं कि बटलर कहाँ गया। वेंडी बताती है कि शायद वो प्रेसिडेंट के पास गए होंगे। आगे इधर हम रॉयल पैलेस के मेन नोबल को देखते हैं, उनके पास प्रेसिडेंट और स्नाइपर आते हैं। नोबल कहता है कि कार्ड्स जब बिखरे, कार्ड्स ने अपने अपने कार्ड होल्डर्स को चुना लेकिन चारों तरफ बस तबाही ही मची, क्राइम जितना ज्यादा हो सके उतना बढ़ गया। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन पिनोशे का बस यही काम होना चाहिए कि जितने ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा और जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारे के सारे कार्ड इकट्ठा करके रॉयल फैमिली के पास पहुंचाओ। और ये सब काम तुम्हें जनवरी से पहले करना है क्योंकि जनवरी में अगला राजा चुना जाएगा। ये सुनने के बाद जैसे वो लोग बाहर जाते हैं लियो उनके पास आता है। स्नाइपर कहता है कि तुम मुझे थमा दो जो तुम्हें थमाना है। तभी लियो प्रेसिडेंट को कहता है कि अगर आप हमसे नाराज है तो साफ बोल दो ना। प्रेसिडेंट इनसे नाराज थे क्योंकि ये काफी स्लो कार्ड लेके आ रहे हैं। तभी स्नाइपर कहता है कि ये बक्सा मुझे दे दो, मुझे कार्ड संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं इनके सामने से 3 प्रिंस गुजरते हैं, इन तीनों में से कोई एक राजा बनेगा। आगे प्रेसिडेंट फिर कहता है कि तुम्हें बाकी का काम बटलर समझाएगा। आगे हम देखते हैं कि काफी सारी पुलिस फोर्स एक घर के अंदर जाती है। हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग कैप्टन और ऑफिसर के कमांड पे यहाँ पहुंचे हैं और जिसको पकड़ने आए थे वो यहाँ से चला गया। इधर ऑफिसर कहती है कि किंग के असैसिनेशन में बैन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है तो हम उसको क्यों नहीं पकड़ सकते। कैप्टन उसको कहता है कि कड़वा सच यही है कि अगर किसी भी चीज में कार्ड इन्वॉल्व हो गया तो हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। और तभी वहाँ पे जो एक तेज ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट से कैप्टन बेहोश हो चुका था तो ऑफिसर उसको लेके जैसी आगे बढ़ती है उसके सामने एक लड़की दिखती है और वो तभी बेहोश हो जाती है। इधर इस ऑर्फनेज को वापस से बनाया जा रहा था और ये बनता देखकर फिन को वो दिन याद आता है जब इसमें आग लगी थी। तभी लिंसी उससे मिलने आता है। वो बताते कि सैम और बाकी बच्चे अभी काफी खुश हैं। फिन कहते हैं कि अभी टेम्पररी जगह के बाद जब ये जगह पूरी बन जाएगी तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। आगे लिंसी कहता है कि हमारी न्यूज सुनकर एक एंटरप्रेन्योर ने सोचा कि वो हमारी हेल्प करेगा तो उसने जमींदार से वो जमीन ले ली। फिन कहता है कि अरे यार ये तो मैं करने वाला था। वो हंसते हुए कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अपनी ऑर्फनेज का नाम सन
फील्ड से हटा के एप्पल फील्ड कर दूं, जहाँ फिन को बताता है कि आईटी कंपनी के फाउंडर ने हमारी हेल्प करी है। ये सुनते फिन काफी खुश होता है क्योंकि उसका पहला कस्टमर वही था और उसको पहली गाड़ी उसी ने दी थी। आगे लिंसी यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि फिन ने पूछा था कि उसको अपनी फैमिली के बारे में जानना है। तो लिंसी बताता है कि आज से काफी टाइम पहले एक बूढ़े आदमी की मौत की खबर काफी चर्चा में थी। उसी दौरान काफी वेल्दी अमीर फैमिली अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करती है कि तभी अचानक से वहाँ पे ब्लास्ट होता है, चारों तरफ आग आ जाती है। फायर फाइटर्स आग बुझाते हैं और अंदर लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको कोई नहीं मिलता। ऐसा माना गया था कि रूम के अंदर बस पेरेंट्स और एक बच्चा ही था। इधर तभी एक फायर फाइटर को दूर से तुम खड़े हुए मिले। उसके बाद तुम फिर यहाँ पे ऑर्फनेज आ गए। मुझे लगा कि तुम काफी शौक में रहोगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमको अपने साथ ही रखूंगा और जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं सच तुम्हें बताऊंगा। और आज तक वो आरोपी पकड़े नहीं गए जिन्होंने वहाँ पे ब्लास्ट किया था और वो केस यहीं ठंडा हो गया। ये सुन के फिन काफी खुश होता है। उसके बाद ये अपनी बस में बैठा हुआ यही सोचता है कि पक्का इसका एक्स कार्ड से कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। वेल तब इसको क्रिस की कॉल आती है और कहता है कि माफ करना मैंने तुम्हारी छुट्टी खराब करी, लेकिन जहाँ पे तुम्हारा ऑर्फनेज है उसकी थोड़ी दूरी पर ही एक हॉपकिंस नाम का गार्डन है जहाँ पे एक मॉन्स्टर आया है। लोग कह रहे हैं कि वो येती बिगफुट की जैसा है। जहाँ तभी वहाँ पे भी ब्लास्ट होता है। क्रिस देखता है कि येती नहीं, ये तो एक बड़ा सा गोरिल्ला है। इसके पास 6 ऑफ हार्ट्स था और इसकी पावर है कि ये किसी भी एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तभी फिन कैब रेंट करता है, क्रिस के पास आता है। इधर क्रिस जंगल में ढूंढ रहा था कि वो कहाँ गया कि तभी भेड़िया बन के उस पर अटैक करता है। उसने उसको चोट पहुंचा दी थी और जैसी भेड़िया उसको मारने वाला था उतने में फिन आ जाता है और तभी फिन उसका पीछा करते हुए आगे वैली के अंदर पहुंचता है। तो वो देखता है एक नाइट ने उसको वही खत्म कर दिया, उसका कार्ड भी ले लिया। और ये नाइट वही है जिसने फिन की पूरी फैमिली को तबाह करा और यही फिन के सपने में भी आता है। उसको देख करके फिन काफी घबरा रहा था कि तभी क्रिस उसके पास आता है। वो क्रिस को बताता है कि यही वो नाइट है जो मेरे सपने में आता है। जहाँ नाइट इनको देख करके अपनी हल्की ब्लेड के घुमाता है, भाई आधी जमीन हिल जाती है और ये देखकर क्रिस और फिन वहाँ से भाग जाते हैं। इधर तभी एक अनजान लड़का आता है। वो नाइट को कहता है कि तुम रुक जाओ, तुम बस एक दुखी आत्मा हो जो कि हर किसी को परेशान करता है, तबाही लाता है। नाइट के पीछे भी एक और लड़की आ जाती है और ये देख करके नाइट काफी तेज आवाज निकालता है। आगे सभी लोग कैफे में बैठे हुए थे जहाँ क्रिस उन सभी को बताता है कि आज मैं उस नाइट से मिला जो कि फिन के सपने में आता है। ये सभी लोग बात करते हैं कि इस बारे में तो उन्होंने कभी सुना नहीं। इधर तभी चेल्सी आती है। वो सभी को उनके हिस्से का खाना देती है और तभी उनसे पूछती कि फिन कहाँ पर है। जहाँ अपने फिन की फट चुकी थी और वो कोने में दुबक के अपने कार्ड को घूरता है। वहीं इधर बैन कॉल पे किसी से बात करता है और वो कहता है कि ज़ेनोन तुम्हें पता है कि दुनिया बदलने वाली है। जहाँ ज़ेनोन कहता है कि अब हमें मजा आएगा। वेल अगली सुबह एक बच्ची फूल का गुलदस्ता लेकर आगे बढ़ती है कि तभी वैन वाला दिखता है कि वो बच्ची उसकी कार के सामने आ गई। वो घबरा करके कार पलटने वाला था कि तभी एक लड़का फ्लैश की स्पीड से आकर के लड़की को बचा लेता है। वैन वाला उसकी इस बहादुरी को देख के काफी हैरान था और हमें पता चलता है कि उसने उस जगह वैन चलाई जहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट अलाउड नहीं है। बच्ची को बचाता देख आसपास के लोग उस लड़की की तारीफ करते हैं और हमें पता चलता है कि सुपर हीरो का नाम सोनिक मूव है। वेल आगे इधर क्रिस मिशेल से बात करता है। मिशेल बताती है कि हाल ही में चेल्सी ने अपने इंस्टाग्राम पे बताया है कि एक नई जगह खुली है, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग उस दुकान पे चलेंगे। क्रिस कहता है कि उधर एक और दुकान खुली है और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे ठीक होने के बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मिशेल काफी खुश होकर के उसके भाई का शुक्रिया करती है क्योंकि उसी की बदौलत आज जो जिंदा है। जहाँ क्रिस कहता है कि अभी फिलहाल तुम आराम करो क्योंकि मुझे स्लीपियम जाना है। वही इधर हम फिन को देखते हैं जो कि अभी भी उस नाइट के सदमे से उभरा नहीं है। तभी यहाँ पे क्रिस आता है, उसको बताता है कि हमारा अगला मिशन है कि हम क्वीन ऑफ हार्ट को पकड़े। जहाँ क्रिस बताता है कि ये कार्ड डैनी वेल्सी नाम के एक आदमी के पास है जिसको सब लोग सोनिक मूव कहते हैं और इसकी पावर्स हैं कि ये काफी तेज भागता है। इधर फिन ये देख के हैरान थे कि कार्ड होने के बावजूद भी इसने कोई क्राइम नहीं करा, उल्टा मासूमों को बचा रहा है और बुरे लोगों को पीट रहा है। और आगे क्रिस कहता है कि हमें तब भी इसको पकड़ना पड़ेगा और ये लोग अब एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। वेल आगे ऑफिसर नाहट के ऊपर काफी सारी रिसर्च करती है। उसने क्लॉन्डिक फैमिली के काफी सारे डॉक्यूमेंट्स ढूंढ के निकाले लेकिन उसका आता पता उसको कहीं नहीं मिलता। वेल आगे इसको याद आता है कि उसको अपने कैप्टन से भी मिलने जाना है जो कि पिछले हादसे से अभी तक नहीं उभरा। वह इधर थोड़ा और छानबीन करती है तो उसको एक फाइल मिलती है। उसको आयरिस नाम की जानी पहचानी लड़की दिखती है जिसके बारे में लिखा था कि वो 13 साल की है और 1 साल पहले वो एक बम धमाके में चल बसी। वह इधर क्रिस और फिर फाइनली इस जगह पे पहुंच चुके थे। क्रिस उसको बताता है कि कैसे इसी जगह पे 52 कार्ड्स बिखरे थे। ये जगह सभी के लिए काफी धार्मिक स्थल जैसा है और इसीलिए इस जगह का नाम मैजिक रोज रखा गया है। फिन कहता है कि ये तो अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है ना कार्ड, हम इससे क्यों छीने। क्रिस कहता है कि भाई वो आखिर में अपने पर्सनल काम के लिए ही तो इस्तेमाल कर रहा है और हमें रॉयल फैमिली की तरफ से ऑर्डर मिले हुए हैं कि तुम्हें कार्ड लेकर आना है। इधर तभी वो लोग देखती हैं कि एक हट्टा कट्टा बंदा एक मासूम लड़की को परेशान करता है। तो फिन क्रिस को कहता है कि रुक जा भाई, पहले मैं जाऊंगा वरना तो उस लड़की को भी मार देगा। क्रिस कहता है कि ऐसे कैसे भाई, मैं करता हूँ ना। इन दोनों की बहस चलती है और ये दोनों दूर से देख रहे होते हैं कि तभी ये रुकते नहीं है और ये आदमी फिर इसको अपने साथ ले जाता है। लेकिन तभी फ्लैश की स्पीड में सोनिक मूव आकर के इस बंदी की मम्मी बनाकर के इस लड़की को इम्प्रेस कर लेता है। ये देखकर वापस से उसकी तरफ भीड़ इकट्ठी होती है, लोग इसको काफी प्रेस करते हैं। ये देखकर फिन और क्रिस सोचते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है ये। तभी दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों अलग अलग होकर के उसको पकड़ेंगे। वह इधर इनके ऑफिस के नीचे मास्टर और स्नाइपर को देखते हैं जिनके पास 52 में से बस 19 ही कार्ड है। वेल इधर फिन भाई चारों ओर जगह जगह जाकर के चेक करता है, उसको सोनिक मूव नहीं मिलता। क्रिस भी चेक करता है तो मूर्ति के पास आकर सोचता है कि इसको लियो के साथ मिलकर के कुछ प्लान बनाना पड़ेगा, लेकिन तभी भाई वो खांसने लग जाता है और फिर वो देखता है कि उसकी मदद करने के लिए सोनिक आ चुका है। इधर फिन मेन सिटी जाने का रास्ता खो चुका था तो वो एक जादूगर के पीछे ही जाता है। इधर क्रिस कहता है कि भगवान का शुक्रिया है कि तू खुद मेरे पास चला आया, चलो जल्दी से काम कर, तेरे पास जो कार्ड है ना मुझे चुपचाप दे दे। ये कहता है कौन सा कार्ड, मैं तो जानता भी नहीं।
ये सुनते ही क्रिस जैसी फिन को कॉल मिलाने वाला होता है कि तभी इसका फोन लेकर के अपने साथ सेल्फी खींच लेता है। क्रिस समझ चुका था कि अब इसका बहुत हो गया, तो अपने कार्ड की पावर्स का यूज करता है, जिसे देख करके भाई ये हैरान हो जाता है और कहते हैं कि यस चलो अब हमारी सोसाइटी में 2 नए सुपर हीरोज होंगे। वेल आगे फिन उससे पूछता है कि तुम इस तरह के कपड़े क्या जादूगर की याद में पहनते हो जो कि राजा के पास आया था, उसने राजा की मदद की थी। ये सुनते ही लड़का फिन को कहते हैं कि तुमने जो कहानी सुनी है परियों की कहानी है, असल सच कुछ और ही था। जहाँ लड़का बताता है कि एक्स कार्ड का इस्तेमाल करके घुसपैठियों को भगाने वाला राजा नहीं था, वो असल में 52 सोल्जर्स थे। और फिर ओफिंग को सारी सच्चाई बताता है कि असल में जादूगर ने ही ये एक्स कार्ड बनाया था जिसके अंदर राजा की पावर्स और एबिलिटीज डाली गई थी। ये सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों को भगाने के लिए बनाया गया था और नाइट्स और सोल्जर्स से कसम दिलवाई गई थी कि इस कार्ड का इस्तेमाल ये लोग सिर्फ घुसपैठियों को भगाने के लिए करेंगे। लेकिन तुम लोगों ने जो कहानी सुनी है उसमें ये बताया गया कि किंग ने जो है इस कार्ड का इस्तेमाल ट्रापला एम्पायर को बचाने के लिए किया। वेल आगे और अंदर जाता है और उसके पीछे पीछे जैसी फिन जाता है, लेकिन बाहर निकलती वो देखता है कि वो लड़का गायब हो चुका है, वो सिटी के मेन सेंटर आ चुका है और उसके सामने वेंडी, विजय और लियो आते हैं। लियो उससे पूछता है कि क्रिस कहाँ पर है। तभी विजय कहता है कि कार्थेडल में एक हादसा हुआ है, शायद वो वहाँ पर होगा। वहीं इधर ये सोनिक अपने क्रिस को काफी ज्यादा परेशान करता है। वो इधर उधर घूमा जा रहा था, उसके सामने पूरी मैगडी की मील खाता है जहाँ पे क्रिस इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और तभी कहता है कि ये पावर मुझे उस जादूगर लाला ने दी है जो तुम नहीं छीन सकते। ये मुझे तोहफे की तरह मिला है, तो इसीलिए मैं समाज की सेवा में इसको लगाऊंगा। ये देखते क्रिस जैसी गन निकालने वाला होता है, ये सीधा उसकी गन पकड़ लेता है। तभी लोग देखते हैं कि कैथेड्रल में वहाँ पे एक हादसा हुआ है। इधर सोनिक स्पीड की आगे भागता है, वो एक फॉलोअर से पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। वो उसको बस इतना ही बताता है कि अंदर और भी लोग मौजूद हैं। आगे तभी सोनिक और क्रिस दोनों ही आकर के लोगों को बचाते हैं। जहाँ क्रिस सोनिक से कहता है कि नीचे वाले फ्लोर में भी अभी लोग हैं। तभी सोनिक क्रिस को कहता है कि संभल के जाना, तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। क्रिस काफी स्टाइलिश अंदाज में कहता है कि भले तुम स्पीड में तेज होगे लेकिन मैं अमर हूँ। और फिर ये दोनों ही अपनी बहादुरी से भाई एक एक करते हुए उस जगह के सारे प्रीस्ट लोगों को निकालते हैं और वहाँ के लोगों को एक एक करके एम्बुलेंस के अंदर डालते हैं। और वहीं इधर ही देखता है कि क्रिस ने एक बिल्ली भी बचा ली है, जिससे खुश होकर सोनिक कहता है कि तुमने भाई पहला टेस्ट पास कर लिया है, आज से तुम मेरे साथ ही हो। इधर तभी नीचे से जमीन खिसकती है। सोनिक क्रिस को बचाने आता है, जहाँ बिल्ली को फेंक देता है ताकि बिल्ली की जान पहले बच सके। इधर बाहर विजय सबको बताता है कि क्रिस के सिग्नल आना बंद हो गए। आगे तभी फिन और उसके साथी भागते हुए क्रिस के पास आते हैं। वो लोग देखते हैं कि इसकी बॉडी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है और वो अभी भी हील हो रही है, लेकिन इसका कार्ड इतना स्लो है कि उसकी पावर्स खत्म हो जाती हैं। ये देखते ही फिन चिल्ला करके सोनिक को याद करता है। ये देखते ही भाई सोनिक आता है, अपने क्रिस को पकड़ के सीधा स्पीड की हॉस्पिटल ले आता है। जब तक लियो पूछ पाता है कि सोनिक कौन है, तब तक ये आकर के बताता है कि तुम्हारे दोस्त को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। तभी विजय अपनी टहनी की मदद से उसको बांध देता है और लियो कहता है कि थोड़ा खून दे करके अपना मिशन मत भूलो। इधर हम स्टेल्ट नाम की लड़की को देखते हैं जो काफी ज्यादा हाफ रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। बेसिकली ये बैन का कोई साथी है जो कि बैन की एक्सपेक्टेशन पूरी करना चाहता है और ये लोग डरे हुए थे कि ज़ेनॉन देश में वापस आ गया। और वहीं हम देखते हैं कि इन लोगों ने ब्लैक नाइट को पकड़ के रखा है। इधर काफी सारे डॉक्टर्स अपने क्रिस के ऊपर लग जाते हैं और क्रिस यही सोचता है कि अभी तक हील क्यों नहीं हुआ और उसको रियलाइज होता है कि कहीं एक्स कार्ड यूज करने का नतीजा तो नहीं। आगे बटलर बताता है कि क्रिस की आंख खुल चुकी है, वो फिलहाल खतरे से बाहर है, अभी भी उसको थोड़ा बहुत ठीक होना बाकी है, तो उसको अपने पास के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन हमें पता चला है कि उसकी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसी सिम्टम्स और बीमारियां हैं जो उसकी बहन की बॉडी में थी। और सुन के सब लोग समझ जाते हैं कि एक्स कार्ड यूज करने का शायद नुकसान यही होता है। अपनी बहन को बचाने के लिए उसने एक्स कार्ड का इस्तेमाल करा, उसकी बहन तो बच गई, लेकिन कार्ड की पावर की मदद से उसकी जो अमर होने की पावर्स थी वो खत्म हो गई। इधर फिन क्रिस से मिलने जाता है, जहाँ क्रिस उससे माफी मांगता है और अपना कार्ड देते हुए कहता है कि मैं अब और नहीं कर सकता। इधर विजय और वेंडी बात करते हैं कि इसके एक्स कार्ड के इस्तेमाल से जो इसकी बहन के अंदर सिम्टम्स थे वो इसके अंदर चले गए, इसकी पावर्स भी थोड़ी कमजोर हो गई। वेल आगे इधर कमरे में लियो आता है और वो कहता है कि प्रेसिडेंट ने मुझे मिलने बुलाया है। इधर वो बहुत टाइम लगा रहा था, तो वेंडी कहती कि मेरा काम हो गया, मैं जा रही हूँ। वही फिन भी क्रिस की कार की चाबी लेकर के निकल पड़ता है और उसने सोच लिया था कि कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि क्रिस को बचा सके। इधर अंदर आते ही लियो प्रेसिडेंट से मिलता है। स्नाइपर क्रिस की जानकारी देता है कि उसको काफी सारे फ्रैक्चर्स आ रखे हैं, काफी सारी चोटें आ रखी हैं और उसकी हीलिंग पावर काफी कम हो चुकी है और उसके अंदर भी वही सिम्टम्स हैं जो उसकी बहन के अंदर थे। क्या बेवकूफ बंदा है। उसकी ये बात सुन के लियो उस पर भड़क जाता है और कहता है कि उसने जो भी करा अपने परिवार के लिए करा है। और फिर वो प्रेसिडेंट यानी कि इसके डैड से पूछता है कि आप ऐसा डैड होने के नाते बताओ कि उसने गलत किया था। प्रेसिडेंट कहते हैं कि सबसे पहले तुम अपनी तमीज सीखो, इधर यहाँ पे चिल्लाओ मत, उसको जो करना था वो उसने कर दिया है और हम ना चाहते भी मुझे बोलना पड़ रहा है कि क्रिस को अपनी कंपनी से निकाल दिया जाएगा और वो अब सीधा रिटायर हो जाएगा। ये सुनते लियो कहता है कि बस मुझे पता था आप लोग यही बोलोगे। प्रेसिडेंट कहते हैं कि यही नतीजा होता है जब आप लोग एक्स कार्ड को बिना परमिशन के अपने पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल करो। तभी लियो कहते हैं कि मैं ये डिसीजन नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरे हिसाब से उसने जो करा वो सही करा है। वहीं इधर बैन ज़ेनॉन के साथ ग्रेवयार्ड में जाता है। वो फूलों का गुलदस्ता देकर के एक आदमी को श्रद्धांजलि देता है और ज़ेनॉन को कहता है कि यही एक आदमी था जो कि लोगों की मदद करना चाहता था। इन सरकार को इसकी बातें पसंद नहीं आई तो सरकार ने इसको अपने रास्ते से हटा दिया। वेल इधर फिन आ गया था कि प्रेसिडेंट से मिलेगा, तो वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाके कहता है कि मैं फिन हूँ और मैं ओल्ड मिड पिनोशर कार कंपनी से हूँ। वो कहती है कि रुको मैं आपका अपॉइंटमेंट चेक करती हूँ। फिन कहता है कि मुझे अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे प्रेसिडेंट के बेटे का दोस्त हूँ। वो उसको मना करती है, कहती कि बिना अपॉइंटमेंट के आप अंदर नहीं जा सकते। इधर तब यहाँ पे ज़ेनॉन आता है और वो कहता है कि मैं ज़ेनॉन हूँ और मुझे तुम्हारे प्रेसिडेंट को एक बात बोलनी है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि ठीक है मैं आपकी बात उन तक पहुंचा दूंगी। ज़ेनॉन कहता है कि तुम्हारे प्रेसिडेंट का खात्मा होगा और तभी वो वहाँ पे धमाका करता है। लोगों की भगदड़ शुरू हो जाती है जिसे देख करके
करके फिर अपने कार्ड की पावर्स यूज करता है और देखता है कि इसी भगदड़ के बीच में से जेनॉन बच करके ऑफिस की ओर जा रहा है। इधर ऑफिस में बात फैल जाती है। बटलर वेंडी को कॉल करता है और विजय हेडक्वार्टर्स चला गया था। इधर ऊपर स्नाइपर प्रेसिडेंट को बताता है कि कॉर्नलाइक फैमिली का जेनॉन आपसे मिलना चाहता है। आगे जैसे ही बाहर जाते हैं उनको दूर से जेनॉन दिखता है और जैसे खंबे में खरोच मारता है आसपास की पूरी चीजें गिरने लगती हैं और इसी के बीच अपना स्नाइपर नीचे गिर जाता है। इधर फिर भागते यही सोचते हैं कि यार बॉस का ऑफिस टॉप पे क्यों है, सेकंड फ्लोर पे क्यों नहीं है। इधर प्रेसिडेंट नीचे जाकर के स्नाइपर को बचाते हैं और कहते हैं कि इसके पास आउट ऑफ 5 है और इसके पास साउंड पावर्स हैं। इधर तो प्रेसिडेंट उसको कहता है कि अब खतरा कुछ ज्यादा बढ़ चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि हम पे जितने भी कार्ड है वो सब अब मेरे पास सेफ रहेंगे। स्नाइपर कहता है कि लेकिन क्यों, हमारे पास पावर्स हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बात उसकी नहीं है कि तुम पे पावर है या नहीं है, बात उसकी नहीं है कि मैं तुम्हें भरोसा नहीं करता, लेकिन अभी हालात को समझो। और ये सुन के अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके मेन गेट खोल देता है। इधर बाहर पूरी भगदड़ मची पड़ी थी। विजय देख के हैरान था कि भाई यहाँ पे क्या हो गया। आगे स्नाइपर बताता है कि इस जगह को रेड लाइब्रेंट कहते हैं, ये दूसरे डायमेंशन में है, इसके दरवाजे देश के हर कोने में है और यहाँ पे हमारे अलावा कोई भी आत्मा नहीं घुस सकती। वो बेसिकली प्रेसिडेंट को इम्प्रेस कर रहा था कि उसने कितनी टाइट सिक्योरिटी में कार्ड रखे हैं और जैसे वहां जाकर के ब्रीफ केस खोलता है जिसमें काफी सारे कार्ड्स होते हैं कि तभी प्रेसिडेंट स्नाइपर पर अटैक करता है। हमें पता लगता है कि प्रेसिडेंट नहीं, ये तो जेनॉन था। इधर हम मेन प्रेसिडेंट को देखते हैं जिसके सर से खून आ रहा था कि तभी बैन उसके पास आ जाता है। वो इधर अपना भाई फिन भी यहाँ आ चुका था। यहाँ की तबाही देख के थोड़ा हैरान होता है और तभी देखता है कि लियो पत्थरों के बीच में ऐसा फंसा पड़ा है कि खुद की मदद भी नहीं कर सकता। यहीं इधर विजय फिर लिफ्ट से ऊपर आता है। वो देखता है कि ये दोनों आपस में बैठ करके एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, तो ये अपने पौधों की मदद से इनका इल्यूजन तोड़ता है और बताता है कि जेनॉन ने अपने साउंड की मदद से तुम्हारे आसपास एक इल्यूजन क्रिएट करा। आगे बताता है कि अभी कुछ ही देर में वेंडी भी आने वाली होगी। जब वेंडी लिफ्ट में होती है, विजय उसको कहता है कि संभल कर, आसपास बॉम्ब लगे होंगे। और जैसी लिफ्ट खुलती है इसके सामने जेनॉन आता है, तो फिर वेंडी जेनॉन के पीछे भागने लगती है और फिर ये अपनी साउंड की मदद से कैसा इल्यूजन क्रिएट करता है जिसमें इसके सारे दोस्तों की डेड बॉडीज शो होती है। ये देख करके गुस्से में अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक शुरू करती है, जहाँ उसके इतने डेंजरस मूव्स को देखकर थोड़ा घबरा जाता है और ये भाग के आगे भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पे आकर के इसको रोक लेती है। इधर बचते बुझाते बिल्डिंग के टॉप पे जाते इसको यहाँ तीनों मिलते हैं। विजय कहता है कि इस बिल्डिंग से निकलने के दो ही रास्ते हैं, एक तो नीचे जो कि बंद है और एक छत पे। लेकिन तभी यहाँ पे वेंडी आती है। वेंडी आकर के अपने ही दोस्तों के ऊपर अटैक करती है, जिसे देख करके जेनॉन काफी खुश होता है क्योंकि उसका हेलीकॉप्टर भी यहाँ आ चुका था। वो जैसे खुश होकर हेलीकॉप्टर के पास जाता है कि तभी वेंडी आकर के हेलीकॉप्टर पे अटैक करती है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर एकदम घूम के क्रैश हो जाता है। ये देख करके जेनॉन अब थोड़ा घबराने लगा था, तभी वेंडी उस पर अटैक करके उसकी टोपी काट देती है। इधर ये काफी ज्यादा एक्सीडेंट हो चुकी थी, तो चारों तरफ बस तबाही मचाने लगती है और तभी जैसे ही धुआं आ चुका था, इसको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। तभी हम देखते हैं कि बटलर यहाँ आ चुका है। वो आते ही अपना कार्ड निकालता है, इसे देख करके भाई सब लोग शॉक हो जाते हैं और उसके पास एक शील्ड आ जाती है। ये देखकर वेंडी काफी एक्साइटेड होती है और वो इसी खुशी में बटलर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन शील्ड काफी पावरफुल थी, वो सारे अटैक झेलती है और लास्ट में वेंडी के पेट में एक मुक्का मार के उसको बेहोश करता है। ये देखकर ये लोग शॉक थे, फिर रियलाइज कर देंगे चलो सब लोग सेफ हैं, लेकिन इनको याद आता है कि प्रेसिडेंट को भी सेफ करना बाकी है। वहीं ऊपर से लोग देखते हैं कि प्रेस और मीडिया का हेलीकॉप्टर यहाँ आ चुका है। वेल आगे हमें फिन का अनाथालय दिखता है जो कि अभी बन ही रहा है, जहाँ लिंसी और ये IT एंटरप्रेन्योर मिल करके एक बीज डालते हैं ताकि जब तक बच्चे यहाँ पे आ पाए तो उनको हरे भरे पौधे दिखे। इधर फिन काफी शांत और उदास है। वो बताता है कि कैसे जो फुटेज हेलीकॉप्टर से ली गई थी उसको दबा दिया गया। अभी भी रिपोर्टर्स काफी सारे सवाल पूछ रहे हैं। प्रेसिडेंट का अभी तक कोई अता पता नहीं है, हमारी टीम अलग अलग हो चुकी है और मेरे पास अब करने को फिलहाल कुछ नहीं बचा। आगे तो लिंसी फिन को बताता है कि क्रिस ने जो डोनेशन दिया था उसके नाम का हमने छोटा सा गार्डन बना दिया और इधर ये IT ओनर जैसी जाने वाला था, फिर उससे पूछता है कि आपने इतना डोनेशन क्यों दिया। वो बताते हैं क्योंकि तुम मुझे काफी सीधे और अच्छे लगे। वो इधर हम स्टिल्ट को देखते हैं जिसको किसी ने कॉल किया था और कहा था कि तुम लेट हो गए। हमें पता लगता है कि जेनॉन का कॉल था और अब वो सारे कार्ड लगा करके अपने अल्टीमेट मूव की तैयारी कर रहा है। वह इधर हम इस ऑफिसर को देखते हैं, काफी ज्यादा रिसर्च कर रही होती है। ये तभी यहाँ कैप्टन को देखती है। कैप्टन कहता है कि घबराओ मत, मैं आ चुका हूँ। इधर फिन अपने ऑफिस जाता है जहाँ बटलर उससे मिलकर के उसको चाय पिलाता है और कहता है कि मास्टर लियो अपने स्कूल में है, वेंडी और विजय फिलहाल घर पर हैं, तो तुम ही यहाँ पर हो। वो जैसी चाय पीने वाला था तभी लग्जरी गाड़ी वहाँ पे आती है और तभी नोमैन ऑफिस घुसता है। इधर ऑफिसर बताती है कि इतनी रिसर्च के बाद मुझे एक फोटो मिली है जिसमें आप, बैंड कॉर्नलाइक और हेडक्वार्टर्स का मालिक तीनों एक साथ हैं। कैप्टन कहते हैं कि तुमने काफी पुरानी फोटो निकाली, किस्मत कहीं और ले गई। इधर नोमन किंग यहाँ पे आता है। हमें पता लगता है कि ये प्रेसिडेंट का बचपन का दोस्त है। ऑल्दो ये प्रेसिडेंट को अपने दिमाग में एज अ एनिमी और राइवल समझता है। ये बताता है कि कॉलेज के दिनों से ही ये हमेशा उसके साथ रहा है, लेकिन एक दिन बैन कॉर्नलाइक आया और सब बदल गया। इधर तभी नोमन बटलर से पूछता है कि बैन ने पक्का कुछ ऐसा करा है जिस वजह से प्रेसिडेंट गायब है। इधर फिन उठ के कहते हैं कि तुम्हारी बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं। तो बटलर सोचता है कि वो उसको अब बातें समझाएगा। वह इधर हम देखते हैं कि बैन ने ही प्रेसिडेंट को पकड़ा हुआ है और हमें दिखाया जाता है कि बैन के जो डैड थे एक बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने एक इवेंट रखा था जहाँ कैप्टन सिक्योरिटी का काम करते थे। वहीं प्रेसिडेंट अपना आराम से भूख पड़ रहा था। हम दूर से देखते हैं कि बैन जो एक लड़की को कहता है कि तुम अगर मेरे साथ आज रात को घूमोगी तो मैं तुम्हें वो जमीन दिलाने में मदद करूंगा जो तुम्हारे पापा की है। ये लड़की एक्चुअली में उस टाइम की प्रेसिडेंट की बेटी थी, तो ये थोड़ा सा नाराज होकर यहाँ से भाग जाती है और तभी बैन अपने प्रेसिडेंट को देख के कहता है कि ए लड़की तू तो मेरी क्लास में है ना। वो कहता है कि जो मेरे लिए इंटरेस्टेड नहीं होता मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं। आगे बैन अपने प्रेसिडेंट को बताता है कि मुझे इस पार्टी का कोई शौक नहीं है, मैं बस उस दिन का
इंतजार कर रहा हूँ जब मुझे मेरे डैड का पैसा और पावर मिलेगा। ये सुनते ही प्रेसिडेंट कहता है कि पैसे और पावर को लिमिट में ही इस्तेमाल करना चाहिए और ये उठ के जैसे वहां से जाने वाला था कि तब इनको चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इधर नोमन सबको शांत होने के लिए कहता है कि तभी अपना प्रेसिडेंट भागते हुए अंदर जाता है। वो देखता है कि एक चोर ने प्रेसिडेंट की बेटी को पकड़ लिया है और अपना वाला प्रेसिडेंट समझ जाता है कि ये पक्का वही है जिसके पास 7 ऑफ हार्ट्स और इसके पास गिरगिट की पावर है। तभी यहाँ पे पुलिस आकर के इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेती है, जहाँ चोर एक पुलिस वाले को शूट कर देता है। ये देखते ही तभी प्रेसिडेंट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसकी मेन लोकेशन पता करता है और कैप्टन यंग को उस बुलेट से बचाता है। वहाँ और भी बुलेट्स फायर होती है जिसको देख करके अपना प्रेसिडेंट और कैप्टन यंग छुप जाते हैं। तभी प्रेसिडेंट कैप्टन यंग को कहते हैं कि अपनी गन पकड़ो और मैं जहाँ जहाँ बोलूँ वहाँ फायर करना। फिर होना क्या था, इन दोनों के एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेशन से भाई 2 गोली चोर को लगती है और लगते ही भाई इस चोर की पावर नॉर्मल हो चुकी थी। तभी प्रेसिडेंट की बेटी की तरफ अपनी गन की डायरेक्शन करके कहता है कि अगर तुमने एक अटैक और करा तो ये नहीं बचेगी। तभी प्रेसिडेंट कैप्टन यंग को कहता है कि तुम बस फायर करो, मुझे नहीं पता, मिशन पूरा हो जाना चाहिए। तभी यहाँ पे बैन आता है और कहता है कि ऐसे कैसे, मेरी नजर उस लड़की पर है। जहाँ सीधा आते ही कारपेट को छूता है और कारपेट फिर गोल गोल घूमने लग जाता है। ये देखते ही प्रेसिडेंट समझ जाता है कि इसके पास किंग ऑफ डायमंड है, जिसकी पावर्स ये है कि अगर किसी भी चीज को छुएगा तो वो उस चीज को घुमा देगा। और बस होता क्या है, इजीली चोर को वहाँ पे रोक लिया जाता है। कि तभी प्रेसिडेंट अपने बैन के पास आके कहता है कि अपना कार्ड मुझे दो। बैन कहता है कि तुम कौन होते हो मुझे ऑर्डर्स देने वाले, जा नहीं दे रहा मैं तुझे अपना कार्ड। इनकी लड़ाई होने वाली होती कि तभी हम यहाँ पे अपना जवान बटलर देखते हैं जो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, एक काम करते हैं कि क्या आप भी हमारी टीम में शामिल होना चाहोगे ताकि हम लोग कार्ड्स को पकड़ पाए। ये आइडिया बैन को काफी अच्छा लगता है, लेकिन प्रेसिडेंट थोड़ा हैरान था। जहाँ बटलर प्रेसिडेंट को बताता है कि ये आइडिया आपके डैड नहीं दिया है। डील एक्सेप्ट करते बैन प्रेसिडेंट के पास आके उसको चिढ़ाता है और कहता है कि चलो अब मेरे कार्ड कंट्रोल मेरे पास ही रहेगा। आगे फिर होता क्या था, ये दोनों ही एक साथ मिलकर के जगह जगह लोगों से कार्ड कलेक्ट करते थे और उस हादसे के बाद से भाई कैप्टन यंग की जो है इनके ऊपर काफी ज्यादा नजर थी। एक दिन ये सब करते हुए भाई ये दोनों ही उसको पकड़ लेते हैं और तब से लोग सोच लेते हैं कि कैप्टन यंग जो है बाकी कार्ड्स वाले प्लेयर की इन्फॉर्मेशन लाके देगा और बदले में ये उसकी इन्वेस्टिगेशन में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमें दिखाया जाता है कि लोग ऑफिस में बैठकर तीनों साथ पार्टी करते थे। वही नोमैन ऑफिस के बाहर से इनकी सारी बातें सुना करता था। प्रेसिडेंट और बैन ये दोनों ही ऐसे थे जैसे तेल और पानी, जिनकी जोड़ी काफी अच्छी जमती थी। वही कैप्टन यंग ये सेम कहानी ऑफिसर को भी सुनाता है। इधर हम देखते हैं कि बैन ने प्रेसिडेंट को पकड़ा हुआ है और कहता है कि मुझे आज भी दिन याद है जब तुमने वो गलत काम किया। वही इधर बटलर फिन को बताता है कि हमें कभी पता नहीं चल पाया कि इन दोनों के बीच लड़ाई क्यों हुई। आगे तभी किंग खड़ा होता है और कहता है कि चलो मेरा काम है मैं अब जा रहा हूँ। वही इधर बटलर कहता है कि इसी ऑफिस में बैन और प्रेसिडेंट ये दोनों ही साथ बातें करते थे जैसे आज तुम और क्रिस करते हो। ये सुनते फिन खड़ा होता है और कहता है कि अब मैं भी जा रहा हूँ और हाँ मैं वापस जरूर आऊंगा। वही इधर ऑफिसर पुलिस वाले से कहती है कि आप मुझे बात क्यों बता रहे हो। ऑफिसर कहता है कि मेरे टाइम पे मुझसे बड़े ऑफिशियल्स ने मुझसे एक डॉक्यूमेंट साइन कराया था और मुझे बोला था कि मुझे इस कार्ड चीज के बारे में कभी भी कोई बात नहीं करनी एंड मैंने सोच लिया था कि मैं रिटायरमेंट तक इस बारे में कभी कुछ नहीं बोलूंगा। इधर फिन अपने क्रिस से मिलने हॉस्पिटल आता है। वो उससे बात करता है कि कैसे आज वो ऑफिस गया और बटलर ने उसको चाय पिलाई और फिर उसको कार्ड देते हुए कहता है कि आज तुम्हारे नाम का हमने बीज उगाया है, तुम्हारा गार्डन जल्दी तैयार हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से रिकवर होकर के साथ चलो। और वेल बस ये बोल के फिर वहां से चला जाता है। वह इधर बैन प्रेसिडेंट से कहता है कि तुमने काफी टाइम पहले किंग ऑफ स्पेड का कार्ड लिया था, वो ऐसा कार्ड है जिसमें भगवानों की ताकत है, लेकिन मुझे पक्का पता है कि जोकर उसको आसानी से हरा देगा। ये सुनते ही प्रेसिडेंट कहता है कि तुम्हें जोकर के बारे में कैसे पता। बैन कहता है कि मुझे पता है जब राजा चुना जाएगा तभी लोग जोकर वाले कार्ड को सील कर देंगे, जिस वजह से सारे के सारे कार्ड्स की पावर यूजलेस हो जाएगी। लेकिन क्यों ना ऐसा हो कि अगर मैं जोकर कार्ड को पकड़ के अपने पास ही रख लूं या उसको जैसे तैसे करके डिस्ट्रॉय कर दूं तो हर कोई अपना कार्ड फ्रीली यूज कर पाएगा। प्रेसिडेंट कहता है कि तुम्हें बदला मुझसे लेना है फिर रॉयल फैमिली से लेना है। वो कहता है कि मुझे तुमसे बदला लेना है। वहीं इधर हम देखते हैं कि अपना लियो अपने बोर्डिंग स्कूल पहुंच चुका है। हर कोई इसको देख करके उसको गुड मॉर्निंग बोलता है। दूसरी ओर एक लड़का चुपके से उसकी फोटो लेना चाहता था। आगे लियो बताता है कि हाई कार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है, ऑफिस भी बंद है और मुझे वापस अपने बोर्डिंग स्कूल आना पड़ रहा है। टीचर्स हो चाहे बच्चों इन सभी को पता है कि मेरे साथ क्या बीत रही है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे डैड अब नहीं रहे और मैं मालिक बन चुका हूँ और ये लोग बस मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। लेकिन खैर जो भी, मैं बदलूंगा नहीं, मैं जैसे पहला था आज भी वैसे ही रहूंगा। और फिर इधर अपना भाई अपना गाना सुनते सुनते सैंडविच खाता है। तभी यही लड़का आकर के इसकी फोटो खींच लेता है। लियो कहता है कि मेरी फोटो मत खींचो, ये फिल्म कैमरा है और काफी महंगा भी है। आगे तब ये लियो की बेंच पे आके बैठता है और कहता है कि मेरा नाम फ्रांसिस है, मैं यहाँ पे ट्रांसफर होकर आया हूँ, मेरी क्लास तुमसे बगल में ही है। ये लड़का अपने लियो को काफी इरिटेट करता है तो लियो अपना फोन पकड़ के आगे चला जाता है, जहाँ ये बस अब दिन गिन रहा था कि कब ये इस जगह से बाहर निकलेगा। आगे लियो जहाँ पे भी जाता फ्रांसिस उसके पीछे अपना कैमरा लेके आता। जब अभी फ्रांसिस इसको अपने रूम में ले जाता है और हम देखते हैं कि इसने लियो की काफी सारी फोटोज ली है, जिनमें से कुछ काफी बेहतर है और लियो को पसंद भी आई। आगे फ्रांसिस इसको और फोटो दिखाता है। ये वाली फोटोज इसको पसंद नहीं आती क्योंकि इसमें गुस्से में था और तभी इसको काफी ज्यादा छींके आती है। ये डॉक्टर के पास जाता है तो वो लोग कहते हैं कि कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है, बस तुम आजकल नींद थोड़ी कम ले रहे हो। इधर लियो सपना देखता है क्योंकि ऐसे छोटा बच्चा था और उसके डैड उसको छोड़ के चले जाते हैं। ये होते ही लियो सीधा डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको कुछ दवाइयां रेकमेंड करना चाहता था लेकिन वो मना कर देता है। आगे चल के वो देखता है कि कुछ लड़के फ्रांसिस को परेशान कर रहे हैं तो लियो के वहाँ पहुंचते वो लड़के घबराकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे दोनों बेंच पे बैठते हैं। फ्रांसिस कहते हैं कि यहाँ पे सारे अमीर घर के बच्चे हैं। लियो कहता है कि इन पे ज्यादा ध्यान मत दो, ये लोग
बेवकूफ लोग हैं। वेल फिर उसके बाद होना क्या था, ये लोग कुछ वक्त साथ बिताते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, मूवीज देखते हैं, सारी हवाबाजी करते हैं। लेकिन लियो को नींद नहीं आती, उसको बार बार यही सपना आता है कि कैसे उसके डैड उसको छोड़ के चले गए, क्योंकि वो वीक था और वो डेली ट्रेनिंग करता था ताकि वो और स्मार्टर बन सके। इधर फिर ऐसी बातें करते हुए अपना भाई बेंच पे सो जाता है। यहाँ तभी उसकी आंख खुलती है तो फ्रांसिस उसके लिए पट्टियां लगाता है। लियो पूछता है कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। फ्रांसिस कहता है कि मेरे डैड एक फोटोग्राफर है, वो जगह जगह जाते हैं, अच्छी अच्छी सुंदर तस्वीरें लेते हैं, लेकिन फोटोग्राफर होने के कारण वो खुद को काफी अकेला पाते हैं। एंड मैं भी उनकी तरह ही हूँ, मैं जब यहाँ पे आया मैंने खुद को काफी अकेला पाया, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा मुझे रियलाइज हुआ कि हम दोनों काफी सेम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं। लियो कहते हैं कि मैं कभी अकेला नहीं होता हूँ, लोग मुझे अक्सर छोड़कर चले जाते हैं, इसी वजह से मैं लोगों से ज्यादा अटैच नहीं होता। वेल तभी वो लोग न्यूज देखते हैं जहाँ बताया जाता है कि प्रिंस लुइस को अब अगला प्रिंस बनाया गया है और सारी सेरेमनी जनवरी में होगी। आगे पैटर्न ऐसी चलता है, लियो थक के सुबह उठता है, क्लासेस में सोता है, फिर डॉक्टर से मिलने के बाद चुपचाप आगे जाता है। तभी एक लड़का आके कहता है कि फ्रांसिस से बच के रहना, वो तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा पूछ रहा है। ये सुनते लियो सोचता है कि वो जिसको भी थोड़ा सा क्लोज मानता है वो सभी लोग एक करके उसको छोड़ जाते हैं। और तभी उसकी आंख बेड पे खुलती है, वो देखता है कि लियो उसके पास आया है, जहाँ फिर ये गुस्से में उसका कैमरा नीचे फेंक देता है। और तभी गुस्से में कहता है कि तुम लोगों से मेरे बारे में क्यों पूछ रहे थे, मुझे पता है तुम्हें या तो मेरा पैसा चाहिए, या तो मेरा कार्ड चाहिए, या तो मेरा फेम चाहिए, या तुम मुझे मारना चाहते हो। और जब तक फ्रांसिस कुछ बोल पाता है, लियो उसको धक्का देकर के वहां से चला जाता है। जहाँ अपना भाई फिर इस ठंड में यहाँ पे बेंच पे बैठकर यही सोचता है कि जब वो छोटा था इसी ठंड के टाइम पे अपने डैड से बात करता था, उसके डैड कभी उसकी कोई बात नहीं सुनते थे, लेकिन जब उसने कार्ड के ऊपर बात करना शुरू करी तो उसके डैड सुनने लगे, जिस वजह से उसने कार्ड्स में काफी इंटरेस्ट लिया। और तभी उसके डैड की कार आ जाती है और वहां से चले जाते हैं। बेसिकली लियो यही सोचता था कि कोई भी उसके साथ नहीं है, वो अकेला है, उसको जो अकेलापन है उसके डैड से मिला है। वेल तभी यहाँ पे डॉक्टर आता है, हम देखते हैं कि लियो की आंख चेक करता है, उसको पता लगता है कि अब लियो काफी कमजोर पड़ चुका है। और हमें बताया जाता है कि असल में डॉक्टर एक कॉर्न लाइक फैमिली का प्लेयर है जिसको यहाँ भेजा गया है ताकि लियो को खत्म कर सके, और इसने अपने 13 स्टेयर्स पावर का इस्तेमाल करा है, जहाँ ये हर दिन में 13 बार लियो को देखता था, जिस वजह से ये लियो की पूरी आत्मा को खाने लगा और बार बार उसके दिमाग में उसके नेगेटिव बुरे थॉट्स को डालने लगा। और फिर हंसते सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये बेवकूफ इतना कमजोर होगा, खैर आज 13वां दिन है तो मैं आज इजीली इसको खत्म कर लूंगा। लेकिन तभी विजय आता है जो अपनी पावर से उसको उठा के नीचे पटकता है, जहाँ तभी विजय लियो को एक ब्लैंकेट देता है। वहीं इधर फिर विजय इसके लिए गरम गरम चाय लाया था, जिसे पी करके इसको काफी खुशी होती है। और इसको वो वक्त याद आता है जब लियो छोटा था और विजय ने पहली बार इसको चाय पिलाई, और बंदा भी चाय की चुस्की लेने के बाद ही बेहोश हो जाता है। खैर आगे इधर हम एक छोटी बच्ची को भागते हुए देखते हैं जो कि चेल्सी के कैफे में आकर सो जाती है। आगे इधर वेंडी की नींद खुलती है, वो अपनी पानी की बोतल पी के यही सोचती है कि उसको और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तभी देखती है कि दरवाजे पे चेल्सी की लड़की को लेकर आई है। चेल्सी बताती है कि इस बच्ची के पीछे पुलिस पड़ी है और बस तुम ही इसकी मदद कर सकती हो। वह आगे इस लड़की से मिलती है तो चेल्सी कहती है कि चलो फिर कहीं बाहर चलते हैं। वेंडी कहती है कि नहीं, उस हादसे के बाद से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन सब में मेरी गलती थी। चेल्सी कहती है कि देखो तुम डिप्रेस लड़की की तरह एक्ट मत करो। वेंडी कहती है कि चलो तुम मेरी गाड़ी लेके जा सकती हो। इधर हम देखते हैं कि अपना सामान पैक करके उसको अपने साथ ले जाती है। वेल इन तीनों का भी प्लान ये था कि ये लोग किसी ऐसी दूर जगह जाएंगे जहाँ पे इनको काफी शांति मिले। तभी इनके रास्ते में पुलिस खड़ी हुई थी। जैसी पुलिस इनसे बात करती है, पुलिस को याद आता है कि ये लड़की तो वैसी है जो कल गायब हुई थी। एंड ये देखकर के चेल्सी अपने मैजिक से इन दोनों के हाथ चिपका देती है और फिर ये गाड़ी भगा के दूर कहीं पे ले जाते हैं। आगे ये लोग एक छोटे रेस्टोरेंट में गाड़ी रोक के बर्गर खाते हैं, जहाँ छोटी बच्ची मना कर दी थी क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे। ये लोग उसको समझाते कि तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, कि तभी वो पानी लेने के लिए जाती है। उससे गिलास गिर जाता है तो एक बड़ा आदमी आकर उसको डांटने लगता है। चेल्सी इसका सपोर्ट लेकर के इस आदमी को समझाती है। फिर ये बंदा वेंडी पे अटैक करने वाला था कि तभी वेंडी उसको घुमा के बैक फ्लिप देती है, जहाँ फिर ये झाड़ू से इसकी इतनी पिटाई करती है कि यहीं बेहोश हो जाता है। वहीं इधर हम लोग देखते हैं किंग की सेरेमनी शुरू हो चुकी है, जहाँ पे नया प्रिंस लुइस अपनी शपथ ले रहा है। दूसरी गॉड लाइक का बंदा काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मार के आगे बढ़ता है और अपनी पावर की मदद से गेट खोलने की कोशिश करता है, जो उससे खुलता नहीं है। जहाँ तभी कैप्टन यंग अपने बाकी पुलिस वालों के साथ यहाँ आ जाते हैं। तभी इसके मुंह से उल्टी आती है और ये कुछ बोल नहीं पाता। जब कैप्टन आके देखता है तो इसने लड़की का भेष बना लिया था, यह लड़की था, पता नहीं भाई इस बारे में मुझे। पुलिस इसको पकड़ के लेके जाती है कि तभी कैप्टन उससे पूछता है कि मुझे एक बात बताना, रॉयल फैमिली ऐसा क्या छुपा रही है जो उस गेट के पीछे है। आगे इस बारे में बात नहीं करती तो पुलिस वाले इसको ले आते हैं। वहीं इधर ही तीनों ही लड़कियां सो रही होती हैं और इस लड़की को वही डरावने सपने आते हैं जब इसको टॉर्चर किया गया था, तो ये घबरा करके बाहर बैठ जाती है। वेल तभी देखकर वेंडी उसके पास आकर बैठ जाती है। या तभी बच्ची कहती है कि आप तो बहुत स्ट्रांग हो। वेंडी बताती कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं आज भी अपने कार्ड को कंट्रोल नहीं कर सकती। तभी बच्ची बताती है कि मैं भी अपने कार्ड को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मैंने अपने हाथों से अपने डैड को मारा है। मेरे अंदर एक बार बार आवाज है जो कहती रहती है कि जाओ इनको मारो, जाओ इनको मारो, इस वजह से मैं किसी को भी नहीं छूती हूँ। ये बोल करके वहाँ पे रोने लगती है। ऊपर से चेल्सी इसको देख लेती है और चेल्सी को वो टाइम याद आता है जब चेल्सी ने इसको पकड़ा था और इसके हाथ में निशान था। आगे दोनों ही आपस में बात करते हैं, जहाँ वेंडी इसको कहती है कि तुम्हें खुद से स्ट्रांग होना पड़ेगा तभी चीजें ठीक हो पाएंगी। और फिर ये बच्ची वेंडी से प्रॉमिस करती है कि वो स्ट्रांग बन के रहेगी। आगे लोग गाड़ी से और आगे निकल जाते हैं और ये लोग एक फैशन रूम घुसते हैं और इस लड़की को न्यू ड्रेस दिलाते हैं, जिससे इस लड़की का पहनावा ही पूरा बदल जाता है। ये एक डिप्रेस लोनली गर्ल से फ्रेंडली अट्रैक्टिव लड़की बन जाती है और सफर आगे बढ़ता है तो ये लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल फिल करते हैं। तभी वेंडी कुछ अलग फील होता है तो उसके सामने एक गाव नाम की लड़की आती है। वो बताती है कि उसका कार्ड 8 ऑफ क्लब है और उसके पास पावर है कि वो परछाई
छाया में छुप सकती है। कल तभी होना क्या है, इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और तभी जैसे ये वेंडी को डिस्ट्रॉय करने वाली थी उतने में चेल्सी आकर मिरर लाइट इसके ऊपर फेंकती है, जहाँ फिर चेल्सी को भी उठा के फेंकती है। वेंडी को भी इसने पकड़ लिया था। वेल ये सब देख करके बच्ची घबराने लगती है कि तभी इसको याद आती है कि इसने वेंडी से प्रॉमिस किया कि स्ट्रॉन्ग बनेगी। जहाँ भागते हुए सीधा वेंडी को बचाती है, उसका कार्ड निकल जाता है और तभी गाँव आकर उसको लात मारती है और फिर वो उसको अपनी शैडो में और अंदर डुबोती है। इधर वेंडी को ऐसा लग रहा था कि डूबती चली जा रही है, जहाँ तभी उसकी पावर उसकी स्वॉर्ड उसका साथ देती है, जहाँ वो उसकी सारी शैडोज काट कर सैमुराई मोड में आ जाती है और फिर एक एक करके हमला करके आसपास की चीजों को ऐसे डिस्ट्रॉय करती है कि चारों तरफ आग ही लग जाती है और फिर उसका हाथ काट करके उसका कार्ड ले लेती है और फिर बच्ची से प्यार से बात करके वेंडी को उसकी बॉडी वापस कर देती है। वेल इधर ये लोग दूर से पुलिस को आता हुआ देख लेते हैं तो वेंडी चेल्सी लड़की को कहती है कि तुम गाड़ी में बैठकर आगे निकल जाओ। पुलिस आगे इसको घेरती है तो हमें पता चलता है कि ऑफिसर भी यहाँ पर है, जो उसको कहती है कि अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। आगे हम एक ओल्ड पुराना मिलिट्री बेस देखते हैं जहाँ काफी सारे कार्ड होल्डर्स को पकड़ के रखा है। बहुत सारे ऑफिसर्स लगातार काम कर रहे हैं और ये देख करके अपनी ऑफिसर को काफी खुशी होती है। वही दूसरी ओर कैप्टन यंग ऑफिसर की इस बारे में तारीफ करते हैं। इधर फिन कहते हैं कि क्या बकवास हरकत है, हमें बिना कुछ बोले पकड़ लिया गया और हमारे कार्ड भी ले लिए। उम्मीद नहीं थी कभी पुलिस वाले ये हरकत करेंगे। जहाँ हम देख सकते हैं कि क्रिस के अलावा सबको पकड़ लिया गया है। तभी फिन वेंडी को चिढ़ाता है कि तुम थोड़ी मोटी हो गई हो और वो लियो को कहता है कि और तेरा स्कूल कैसा रहा, कोई गर्लफ्रेंड पटाई? वो कहता है कि मेरा ऑल बॉय स्कूल है और फिर वो लोग यही बात करते हैं क्रिस के अलावा सारे कार्ड होल्डर्स को पकड़ा हुआ है। खैर क्रिस हमारी कॉर्पोरेशन का है भी नहीं तो वो कुछ कर भी नहीं सकते। वही द टिल्ट सैनोन को बताता है कि उन्होंने बर्स्ट को भी पकड़ लिया। वही जेरॉन बताता है कि मुझे पता है कि पुलिस वाले उन सभी कार्ड्स के पीछे पड़े हैं जो बर्स्ट ने पकड़े थे और हमारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है, उसके बाद फिर नया राजा पद संभाल लेगा। इधर ये लोग सोचते हैं कि पुलिस हमें पकड़ेगी अब क्या करेगी, जहाँ लियो कहता है कि इनके बस की कुछ नहीं है और हम लोग बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। बाहर गेट से ऑफिसर उसकी बात सुन लेती है और वो कहती है कि तुम्हारा भी प्रेसिडेंट गायब है तो भूल जाना कि तुम लोग अभी बाहर निकलोगे। वहीं तक कैप्टन यंग रॉयल पैलेस में थे जहाँ पे प्रिंस लुइस उनकी बहुत तारीफ करते हैं। बहुत जल्द ही उनको सम्मान से नवाजा जाएगा, लेकिन उससे पहले वो चाहते थे कि वो अपना कार्ड किंग जूलियस को दे दे। किंग जूलियस जैसी केस खोलते हैं वो केस खाली निकलता है तो कैप्टन कहते हैं कि आप लोगों की वजह से काफी ज्यादा क्राइम बढ़े हैं। आप लोगों के पास एक ऐसा गेट है जिसको खोलने के लिए सारे क्रिमिनल्स मरे जा रहे हैं। आप लोगों ने पुलिस को इस बारे में कभी बताया नहीं, ना इस बारे में कभी जानकारी दी, इसलिए मैंने सोचा कि अब सारे कार्ड की जिम्मेदारी पिनोशे कंपनी नहीं हम लेंगे। अभी भी वक्त है, आप मुझे बता दीजिए कि इस गेट के पीछे क्या है। ये सुनते प्रिंस कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम एक मामूली ऑफिसर हो, तुम्हें हम सारे राज नहीं बता सकते। और फिर लोग गुस्से में अपने गार्ड्स को बुलाते हैं। तभी कैप्टन कहते हैं कि ठीक है आप मुझे पकड़वा सकते हो, लेकिन ये याद रखना कि आपको फिर कार्ड्स कभी नहीं मिलेंगे। और हम देखते हैं कि उसकी टाई में एक छोटा कैमरा लगा हुआ है और वहाँ का सारा इंसिडेंट ये ऑफिसर अपने लैपटॉप से देख पा रही है। तभी किंग कहता है कि ठीक है मैं तुमसे अकेले बात करना चाहता हूँ। आगे लोग साथ बैठते हैं जहाँ ऑफिसर अपना कैमरा बंद करता है और किंग को बताता है कि आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन आपके पैलेस के अंदर ही कुछ लोग हैं जो कि कॉर्न लाइक फैमिली का सपोर्ट कर रहे हैं। ये सुनते किंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और तो कैप्टन कहता है कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे गेट के बारे में सारी बातें बताएं। इधर किंग कहता है कि मैं एक राजा हूँ, मैं सबके लिए भला चाहता हूँ, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे राज्य के साथ कुछ गलत हो। इधर हम ऑफिसर को देखते हैं जो कि बस से बात करते कहती है कि तुम मुझे बैन कॉर्न लाइक की लोकेशन बताओ और इस लड़की का तुम्हारे साथ क्या कनेक्शन है। मुझे पक्का पता है कि पुलिस में तुम्हारे लोग मिले हुए हैं क्योंकि लड़की हमारे डॉक्यूमेंट्स में 1.5 साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। और रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि एक छोटी सी जगह में रहती है जहाँ मैं इससे मिलने गई तो उसने बताया कि एक लड़की ने इसको धमकी दी जिससे घबराकर बेचारी को ना चाहते भी अपना कार्ड उसको देना पड़ा। अब मुझे पता है वो लड़की तुम ही थी। और बाकी यही है ना वो कार्ड एस ऑफ हार्ट का जिससे तुम्हें पावर मिलती है कि तुम किसी का भी रूप ले सकती हो। जहाँ तुमने आयरिस का रूप लेकर के अपनी पावर से पुलिस पर अटैक किया, उसके बाद तुमने फिर 8 ऑफ स्पेड ऑल काबूम यूज करा जिससे तुम कहीं पे भी धमाका कर सकती हो। तो अब मुझे बताओ कि तुम्हारा मकसद क्या है इस कार्ड को रखने का और कितने वक्त तुम इस कार्ड को रख पाओगी। क्या तुम्हें अभी नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन याद रखना हमारे पास बहुत जल्दी कॉर्ड लाइक पिरोशी और बाकी कार्ड के बारे में जानकारी होगी और तब तुम्हारा सच पूरी दुनिया वालों को पता चलेगा। वहीं इधर हम जेरॉन और टिल्ट को देखते हैं जो कि उसी मिलिट्री एरिया में आ चुके हैं। एंट्रेंस पे आते हुए 2 पुलिस वालों को ढेर करते हैं और अंदर जाती बाकी ऑफिशियल्स को भी। तभी ऑफिसर को आवाज आती है कि क्या हो रहा है, जहाँ तभी बस टेबल को लात मार के उसके ऊपर चढ़ के उसको बेहोश करती है और उसको पता लगता है कि उसके पास काफी सारे कार्ड्स थे। ये आवाज सुन के बटलर कहता है कि अब हमारा वक्त आ चुका है, जहाँ वो अपने जूते में से एक छोटा सा बम निकाल के गेट पे चिपकाता है। वहीं दूसरी ये लड़की भाग रही होती है, इसको ऊपर से टिल्ट दिखता है। वो तभी उससे कार्ड्स के बारे में पूछता है, वो उससे इस बारे में ज्यादा बात नहीं करती है और आगे जाती है और तभी वो देखती है उसके मुंह से खून आने लग रहा है और वो देखती है कि उसके सामने से छोटा सा धमाका हो गया जहाँ से पिनोशे स्टाफ आता है। आगे टिल्ट भी वहाँ आ जाता है लेकिन तभी उसके दिमाग में नाइट की आवाज आने लगती है कि सारे कार्ड्स वापस ले लो। वो इतनी डरावनी आवाज थी कि वो अपने टिल्ट को चुभने लगती है। जब तभी काफी सारे कार्ड्स हवा में उड़ते हैं और उनमें से एक कार्ड आकर के टिल्ट की बॉडी में आता है और हम देखते हैं कि वो भाई उसी नाइट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये देख करके फिन काफी घबरा जाता है। बस्ट उसको रोकने की कोशिश करती है जहाँ जिस वजह से बेचारी को एक्स कार्ड यूज करना पड़ता है। वैसे इसका कुछ असर नहीं पड़ता लेकिन इसके मुंह से खून जरूर आ जाता है और नाइट जैसी बस्ट के ऊपर हमला करने वाला था फिन आकर के उसको बचा लेता है। आगे फिर कार का डब्बा भी लेता है और नाइट जैसी फिन को मारने वाला था भाई उतने में गाड़ी आकर के उसको क्रैश करती है और पता लगता है कि ये तो अपना क्रिस है। क्रिस आगे सबको कहता है कि मुझे माफ करना लेकिन याद रखो हीरो की एंट्री सबसे आखिर में होती है। वही गुस्से में क्रिस अपने कार्ड का यूज करके नाइट के पास जाके कहता है कि तुमने मेरी फैमिली को क्यों मारा और लगातार उस पर फायरिंग शुरू कर देता है। ये
देख करके नाइट जैसे इसके ऊपर अटैक करने वाला था कि तभी क्रिस इसको बचाते पीछे लेके आता है, जहाँ नाइट एक और अटैक करता है और दोनों ही दूर जाके गिरते हैं। और तभी क्रिस नाइट को दिखाता है कि उसके पास सारे कार्ड्स का डब्बा है, उसको आना है तो ले सकता है। इधर नाइट बार बार क्रिस की बॉडी में अटैक करता है। हम देखते हैं कि क्रिस की पावर्स अभी भी रिकवर हो रही है और क्रिस यही सोचता है कि मेरी टीम ने मुझे इतना बचाने में मदद करी है और आज मेरी बारी है कि मैं उनको बचाऊंगा। जब तभी नाइट क्रिस को पकड़ लेता है और उसको जैसी मारने वाला था उतने में वहाँ का टाइम रुक सा जाता है। फिन देखता है कि ये तो वही लड़का है जिससे वो मिला था, इसका नाम लाला है। जहाँ तभी फिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम भी कार्ड यूजर हो? वो उसको कहता है कि जरा देखो इन्होंने आज तक कभी कार्ड इस्तेमाल करना नहीं सीखा। और फिर वो फिन को एक अलग ही टोम में ले जाता है, जहाँ बारिश में फिन लेटा हुआ था कि जैसे ही उठता है एक नाइट इसके ऊपर अटैक करता है कि तभी टाइम रुक जाता है और वो वहीं गायब हो जाता है। वो बताता है कि वही जगह जहाँ पे सोल्जर्स की यादें दफन है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों के सामने से सच्ची कहानी देखो। जहाँ वो उसको बताता है कि तुम्हारे पैदा होने से पहले यहाँ पे 4 मैन लैंड था। स्टापला आइलैंड में 4 कंट्री थी जो कि आपस में लड़ा करती थी कि कौन किसको कंट्रोल करेगा। इनकी लड़ाई के बीच में बाहर से लोग आए, उन्होंने आकर के ट्रापला के लोगों पे अटैक करके उनके सामान चोरी करे, लेकिन तब भी इन 4 देशों के लोगों ने कुछ नहीं करा और ये लोग आपस में ही लड़ते रहे। उन्हीं के बीच में से एक लड़का था जिसकी फैमिली को नाइट्स ने मार दिया था और वो बस डेली एक शांति और अमन की जिंदगी जीने के लिए प्रार्थना किया करता। उसका दिल बहुत साफ था। जहाँ मैंने उससे बात करी और हम लोग फिर वेस्टलैंड गए थे, जहाँ पर चारों तरफ लाशें लाशें पड़ी हुई थी। फिन कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये कहानी मैंने सुनी हुई है, क्या ये लड़का पहला किंग था? आगे चल के उस लड़के ने 52 कार्ड्स बनाए और उन सभी सोल्जर्स को बोला कि अगर तुम इस देश को बचाओगे, इस जगह को बचाओगे, तभी मैं तुम्हें इन कार्ड्स की पावर्स दूंगा। जब उनमें से एक सोल्जर भागते हुए आकर के उसके ऊपर अटैक करता है और हमें बताया जाता है कि वो पहला ब्लैक नाइट था। वही पहला था जिसने किंग की पावर को देख करके सरेंडर करा। उसका नाम सेंग गैलानो था और उसी के ऊपर एस ऑफ स्पेड पड़ा। उसकी पावर्स देख करके बाकी नाइट्स भी फिर किंग की पावर के सामने झुकते हैं और इन्हीं ताकत की बदौलत इन सभी सोल्जर्स और नाइट्स ने जो भी घुसपैठी इनके देश के अंदर घुस रहे थे उन सभी को बाहर फेंका। और फिर बाद में बताया गया कि वो सारे सोल्जर्स फिर वक्त के साथ साथ खत्म होते चले गए। इतिहास को पता नहीं ऐसा क्यों लिखा गया, लेकिन अब जो तुम देखने वाले हो वो एकदम सच्ची घटना होगी जो कि एक्चुअली में उस वक्त आइलैंड में हुई थी। वक्त के साथ साथ चीजें आगे बढ़ती चली गई, आसपास शांति और अमन फैलते चला गया। इवान फोरलैंड नाम के एक लड़के को यहाँ का पहला किंग घोषित करा गया, लेकिन लोगों ने कुछ ऐसा करा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि सोल्जर्स ने ही घुसपैठी को बाहर फेंका तो उनके पास अधिकार होना चाहिए इस जगह को रूल करने का। तभी पहले नाइट सैन गलानो के साथ मिलकर बाकी सोल्जर्स ने डिसाइड करा कि वो लोग रॉयल फैमिली पे अटैक करेंगे। जहाँ इन्होंने पहले मुझे मारा उसके बाद फिर इवान को भी पकड़ लिया। तुम्हारे सामने मैं तो बस एक आत्मा हूँ, मेरी बॉडी आज भी वहीं पड़ी है। और जैसे पहला नाइट किंग को मारने वाला था कि अचानक से एक सोल्जर आकर के उसको एक फाइट के लिए चैलेंज करता है। वो उस पर लगातार अटैक्स करता है, लेकिन आखिर में वो सोल्जर को मार ही देता है। ये देख करके उसके आसपास के जो भी कमजोर नाइट थे यही सोचते हैं कि उनका पहला मिशन यही था कि वो लोग अपने आइलैंड को बचाएंगे। जहाँ राजा बाकी सोल्जर्स को माफ कर देता है, लेकिन सैंग गलानो को वहीं खत्म करता है। इसी वजह से सैंग गलानो का जो कार्ड है वो परमानेंटली सील कर दिया जाता है। उसके बाद पूरी एरिया में शांति बरकरार रहती है। वहाँ के लोग मुझे भगवान की तरह पूजने लगते हैं और जो सोल्जर्स बचे हुए थे एक एक करके जब भी खत्म होते उनकी आत्मा कार्ड्स में चली जाती। और फिर जो राजा था वो वक्त के साथ साथ बूढ़ा होता चला गया। और मैं दिखाया था कि उस वक्त जब राजा बूढ़ा था तो लाला उससे मिलने आता है। राजा बहुत खुश था कि काफी टाइम बाद लाला उससे मिला है और उससे माफी मांगता है कि अगर राजा और स्ट्रांग होता तो लाला की ये नौबत नहीं आती। लाला फिर उसको कहता है कि उसकी एक ही इच्छा है, वो चाहता है कि किंग उसको अपने हाथों से मारे। उसने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि कंट्री अब काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, उनको कार्ड्स की जरूरत नहीं है। लाला ने जिस इंसान की पहली इच्छा पूरी करी थी वो चाहता था कि वही उसको मारे, जिससे कार्ड्स सारे के सारे तबाह हो जाए और उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए। राजा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अभी भी हमारी सेना काफी कमजोर है, हो सकता है कल को हम पे अटैक हो। फिर तभी लाला अपनी बॉडी से क्रिस्टलाइज बॉल निकालता है और किंग उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम 53rd कार्ड बनो और रॉयल फैमिली पूरे कार्ड्स की इंचार्ज होगी। और यही राजा की आखिरी इच्छा थी जो कि ये मान लेता है। और तब द 53rd कार्ड निकलता है जो कि था जोकर का। इस कार्ड में ऐसी पावर थी जिससे किसी भी कार्ड की पावर्स खत्म हो सकती है और इसलिए बनाया गया था कि कल को ये जो कार्ड यूजर्स है राजा के खिलाफ बगावत शुरू न कर दे। जहाँ उस टाइम पे बिनोशे फैमिली ही रॉयल फैमिली की सबसे क्लोजेस्ट और भरोसेमंद फैमिली थी, तो उन्होंने उनको ड्यूटी सौंपी कि तुम लोग इस कार्ड को बचाओगे और जगह जगह जो भी कार्ड फैले हैं तुम उनको कलेक्ट करके रॉयल पैलेस में दोगे। एंड फिर आगे चल के कुछ लोगों ने फिर अपनी झूठी कहानी बनाई और ऐसा बोला कि राजा ने ही ये कार्ड्स बनाए और 52 कार्ड्स ही एग्जिस्ट करते हैं और ये सच फिर अंदर ही दफन हो गया। और आगे चल के जोकर के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट कार्ड थे उन सभी को वहीं दफना दिया गया और उन्होंने आज तक कभी रोशनी नहीं देखी। तभी फिर पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो आज भी ये कार्ड का सिलसिला क्यों चल रहा है। लाला बताता है कि जब पहला ब्लैक नाइट सैंग गलानो मरा था उसके अंदर राजा बनने की इच्छा थी, जिस वजह से उसकी कार्ड की पावर इतनी ज्यादा थी कि सेंचुरीज तक सारे राजाओं को उसकी आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से उनको नींद नहीं आती। और तभी एक रात ऐसा हुआ कि सैंग गलानो आजाद हुआ और उसने आसपास इतनी ज्यादा तबाही मचाई, इतने ज्यादा लोगों को मारा कि बाकी सारे कार्ड्स आइलैंड की चारों ओर फैल गए और वहां से फिर एक्स ब्लाइंड की भी शुरुआत हुई। और आगे चल के जगह जगह आइलैंड के नए नए कार्ड होल्डर्स आने लगे और होना क्या था कि आगे चल के नाइट एक एक करके उन सभी को मारता चला गया और उनकी पावर्स अपने में एब्जॉर्ब करी। सारे कार्ड्स को मारने के बाद उसका एक ही मिशन था कि जोकर कार्ड को डिस्ट्रॉय करेगा और जैसे उसने मौका मिलते जोकर कार्ड डिस्ट्रॉय करा एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे रॉयल फैमिली का कैपिटलिस्ट लेक पैदा हुआ जो कि वहां का चांसलर बना। लेकिन नाइट ने इतने सारे कार्ड एब्जॉर्ब मारे हुए थे कि उसके पास पावर नहीं बची कि वो जोकर को हरा सके और उस वक्त भी ये नाइट कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन अब के टाइम पे जितने कार्ड होल्डर्स हैं सब
सबके पास पावर्स है कि वो जोकर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई इंसान अपनी औकात से ज्यादा पावर्स गेन करता है तो वो हमेशा गलत फैसले लिया करता है। कुछ लोग अपने स्टेटस को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, तो कुछ लोग पावर का गलत इस्तेमाल करके जंग कराते हैं, और कुछ लोग अपना ही खून बहाते हैं। मेरी नजरों से देखोगे तो ये सभी बेवकूफ हैं। मैंने कार्ड बनाए इसलिए थे ताकि चारों ओर शांति और खुशहाली आए, लेकिन तब भी इंसानों ने इन कार्ड्स का गलत इस्तेमाल करा। ये वो दुनिया नहीं है जिसका सपना एवन ने देखा था, लेकिन मुझे आज भी किंगडम और उसके लोगों पे भरोसा है। और तुम्हारा केस तो काफी ज्यादा खतरनाक है फिन। मैं तुमसे एक ही फेवर चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे मार सकते हो, क्योंकि अगर तुमने मुझे मारा तो एक्स कार्ड भी गायब हो जाएंगे। तो अगर तुम्हें आइलैंड बचाना है, तुम्हें अपने दोस्त क्रिस को ब्लैक नाइट के हाथों मरने से बचाना है, तो तुम्हें करना ही होगा। और मैं उन लोगों को भी बचा पाऊंगा जिसको इस नाइट ने पहले भी मारा है। मैंने अपने बनाए हुए कार्ड से काफी तबाही देख ली है, मैं अंदर से काफी दुखी हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक ही बार में जिंदगी भर के दुख से आजाद कर दो। और तभी उसके सामने यही क्रिस्टल की बॉल निकालता है। फिन पहले सोचता है कि उसको क्या करना चाहिए, जहाँ तभी सीधा उसके ऊपर शूट कर देता है। और तभी लाला का कॉलर पकड़े कहता है कि तुम बदकिस्मत और बेवकूफ किसको कह रहे हो, मेरी फैमिली नहीं थी, ये कार्ड ही मेरे साथ था, जिस वजह से भले मेरे आसपास के लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन इसी कार्ड की बदौलत में आगे बढ़ पाया और मुझे नए दोस्त मिले। मुझे अगर इस कार्ड को बचाने के लिए थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ी तो मैं झेल लूंगा। हाँ जानता हूँ कुछ लोग कार्ड मिलने के बाद काफी बदकिस्मत बनते हैं, लेकिन इस दुनिया में मेरे जैसे भी बहुत है जिनको कार्ड्स बचाते हैं। हाँ तो तुम जो भी होगे जादूगर, तुम्हारे पास अधिकार नहीं कि कौन खुश रहेगा कौन दुखी रहेगा। तुम भगवान नहीं हो तो चुपचाप इस गोले को अपने पास वापस रखो। हाँ मुझे पता है कार्ड के आने वाले मिशन को पूरा करके भी हम उसकी तबाही को नहीं रोक सकते, लेकिन तब भी हमें करना होगा और इसमें तुम मेरा साथ दोगे। ये सुनते लाला कहता है कि मुझे लगा कि तुम पे इतनी ताकत होगी कि तुम वो कर सको। फिर कहते हैं कि मैं ही क्यों, मेरे पास तो सबसे कमजोर कार्ड है। लाला कहते हैं कि मेरी कहानी में भी जो पहले नाइट के अगेंस्ट खड़ा हुआ था वो भी कमजोरी था और उसके पास भी वही कार्ड था जो आज तुम्हारे पास है। मेरी कहानी में इवान जो है हीरो था और प्रोटैगनिस्ट भी था, और तुम अपनी स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट हो जो कि इस कहानी को खत्म कर सकता है। और आखिर में कहते हैं कि मैं ऐसे कहानी खत्म नहीं होने दूंगा। इधर बुक बंद होती है, ये दोनों गायब होते हैं और प्रेजेंट सीन में जैसी नाइट केस को मारने वाला था भाई फिन आके इसको बचा लेता है। नाइट उसकी ये हरकत देखता है तो उसको वही सोल्जर याद आता है जो कि पहली बार उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ था। इधर फिन जाता है और भागते हुए नाइट को नीचे गिराता है, और जैसे ही वो क्रिस से हाथ मिलाता है ये देख के नाइट काफी गुस्से में आता है। जैसे दोनों बाहर आते हैं इनके सामने जेरोन आता है जो कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उस नाइट से बच जाओगे। जैसे जेरोन भागते क्रिस के पास आता है, फिन को कहता है कि अगर तुमने हिलने की कोशिश करी तो मैं इसको मार दूंगा। फिर अपना हथियार नीचे रखता है। जेरोन काफी खुश होता है कि इस बार उसको दो कार्ड मिलेंगे। जैसे फिन को मारने वाला था उतने में नाइट आकर के उसका हाथ काट देता है और उसके बाद नाइट गायब हो जाता है, टिल्ट अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इधर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे स्नाइपर ओवन भी आ चुका है, जहाँ जेरोन को अपने रेड डायमेंशन में फेंकता है और फिर वो टिल्ट के बाल पकड़ता है, उसको खींचता हुआ उधर ही फेंकता है। तभी यहाँ पे बर्स्ट आती है जिसको देख करके भाई ये सीधा उसके पेट में मुक्का मार के उसको नीचे गिराता है। ओवन काफी गुस्से में था क्योंकि इन लोगों की बदौलत ही प्रेसिडेंट गायब है। वो काफी ब्रूटली उसको मार के जैसे में डायमेंशन फेंकने वाला था उतने में फिन उसको रोक लेता है। ये देख कर फिन के ऊपर भी बंदूक तान देता है। आगे बाकी लोग भी यहाँ आ जाते हैं तो ये कहता है कि मैं कॉर्न लाइक के हर एक मेंबर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी लियो कहता है कि रुक जाओ, हमें इसे इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। ओवन कहते हैं कि तू अपना मुंह बंद रख, तू मास्टर नहीं है, और फिर वो बर्स्ट की बॉडी उठा के अपने डायमेंशन में फेंक देता है। वो बर्स्ट को पकड़ता है और विजय की टहनी से बाहर आता है। जहाँ इधर वेंडी ओवन को मार के बेहोश करती है और बटलर कहता है कि चलो अब ऑफिस जाने का वक्त आ गया है। इधर बाहर ऑफिसर बैठी हुई थी जब उसका कैप्टन आता है और उनको रोते हुए बताती है कि सभी लोग यहाँ से चले गए, मेरे पास बस ये 5 ही कार्ड बचे। कैप्टन उसको कहते हैं कि चलो एटलीस्ट तुम जिंदा तो हो, अब बाहर कुछ खाने चलते हैं। आगे इधर हम देखते हैं कि डायमेंशन के अंदर जेनोन और टिल्ट बात करते हैं कि जब तक ओवन नहीं चाहता हम लोग तब तक यहाँ पे फंसे पड़े रहेंगे। इधर टिल्ट कहते हैं कि जिंदगी भर मैं यहाँ पे फंसा नहीं रहना चाहता, मुझे इस नाइट को पावर्स देनी ही होगी, ये भी एक तरह का श्राप ही है। अब जेनोन कहता है कि कार्ड श्राप नहीं गिफ्ट होते हैं और अपनी थोड़ी पावर की मदद से उसको और टॉर्चर करता है और फिर वो सपना याद आने लगता है जहाँ उसने फिन की फैमिली को डिस्ट्रॉय किया था। आगे फिन क्रिस की मरहम पट्टी करता है और क्रिस कहता है कि तुम अब बदला लोगे। वो कहता है नहीं, मैं अब जस्टिस लूंगा। तभी क्रिस कहता है कि मुझे तुम्हारी वो बात अच्छी लगी जो तुमने कहा कि मैं कार्ड से होने वाली सारी गलत चीजों को मिटाऊंगा, एकदम तुम्हारे अंदर से हीरो वाली वाइब आ रही थी। तभी फिन कहते हैं कि उस लड़की का क्या हुआ जिसको हमने पकड़ा है। क्रिस कहते हैं कि लियो ने इसको पकड़ा हुआ है और वो टिल्ट नाम के लड़के से प्यार करती है। आगे वेंडिया के दोनों कहती है कि आ जाओ, बर्स्ट उठ गई। आगे इन्होंने ओवन को पकड़ा हुआ था जहाँ बताता है कि टिल्ट अभी भी जिंदा है लेकिन वो मेरे डायमेंशन में ज्यादा वक्त जिंदा नहीं रहेगा। ये सुनते लियो बर्स्ट को कहता है कि देखो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम हमें सारी बातें बता दो, बदले में हम तुम्हारा टिल्ट तुम्हें वापस करेंगे। जहाँ तभी लियो ओवन को कहता है कि एक काम करो, उसको छोड़ देना। ओवन गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम पागल हो, मैं कौन लाइक के लोगों को छोड़ दूं। लियो कहते हैं कि जिद्दी मत बनो, हमारा काम ये नहीं है कि हम कार्ड पकड़े, हमारा काम ये है कि कार्डों से होने वाले नुकसानों को कम करे और लोगों की जाने भी बचाए। वजह डायमेंशन में हम लोग जेरोन को देखते हैं जो कि बार बार अपनी पावर की मदद से इसको बार बार गलत गलत सपने दिखाता है, इससे वो चीज सही नहीं जाती और जेरोन उसका मजाक बना रहा था कि तभी ब्लैक नाइट इसके ऊपर हावी हो जाता है, ये तभी इसमें ट्रांसफॉर्म होता है और जेरोन को वही मार देता है और इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि वो रेड लाइब्लेंड के डायमेंशन को तोड़ के भी वहां से चला जाता है और उनको इस बारे में भनक पड़ जाती है क्योंकि उसका डायमेंशन वहाँ टूट चुका है। वहीं इधर ये लड़की बताती है कि टिल्ट अपनी लिमिट में पहुंच चुका है, हमें जल्द ही जल्द नाइट को रोकना पड़ेगा उससे पहले कि वो जोकर को खत्म कर दे। लोगों को समझ नहीं आता कि क्या बोल रही है। फिन कहता है कि मुझे तुम पे भरोसा है। आगे रॉयल फैमिली के 2 प्रिंस अपने डैड से लड़ रहे होते हैं और कहते हैं कि हमारी सीक्रेट सरकार के लोगों को पता नहीं चलने चाहिए। उसके डैड कहते हैं कि हाई बात सच है कि हमें हाई कार्ड्स को एकदम सीक्रेट रखना पड़ेगा, इसी की बदौलत नेशन शांति से चल पाएगा। और रही बात कार्ड की तो पुलिस ऑफिसर के पास सारे कार्ड्स पड़े हुए हैं और उसने बोला है कि रॉयल फैमिली की सीक्रेट के बदले कार्ड्स हमें वापस करेगा और उसने बताया कि हमारे पैलेस में कोई है जो हमें धोखा दे रहा है। मैं अभी बूढ़ा हो रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मरने से पहले काम करके जाऊँ। आगे फिर उनको अपनी
अपनी सारी कहानी सुनाता है जो लाला ने उसको बताई थी। आधे लोगों को समझ नहीं आती, वही लियो उसकी बातें भरोसा नहीं करता कि पहले किंग ने जोकर बनाया था। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन एक चीज मैं ये भी सोचता हूँ कि तुम जैसे भोंदू के पास इतना दिमाग नहीं कि वो इतना सब कुछ सोच पाया। तो हाँ, मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा है। लियो की बात में सब लोगों को पॉइंट लगता है, जहाँ बर्स्ट बताती कि जोकर को मारने के लिए नाइट सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करेगा और अगर ऐसा हुआ तो पागल हो जाएगा, फिर तुम्हें पता ही है कि दुनिया का क्या होगा। तभी ओन कहते हैं कि यकीन नहीं होता तुम इसकी बात पे भरोसा कर रहे हो। बर्स्ट कहती है कि अभी भी तुम्हारे मास्टर जिंदा हैं। तभी कहते हैं कि तुम क्या सच में कॉर्नलाइक फैमिली की लड़की पे भरोसा करोगे। तभी कहती है कि टिल्टी मिले सब कुछ है तो मैं भला झूठ क्यों बोलूं। ये सुनते लियो विजय से टहनी खोलने को बोलता है। ओन गुस्से में मना करता है। लियो कहती है कि हमारी डील हुई थी तो मुझे करना ही पड़ेगा और मैं डैड को ढूंढने के लिए मुझे ओन तुम्हारी भी जरूरत पड़ेगी और ये ऑर्डर नहीं एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद करो। इधर टिल्ट फिर कॉल पे बैन को बताता है कि सारे कार्ड पिनोशियो कंपनी के पास है और जेनोन खत्म हो चुका है। और वहीं इधर भाई इनके यहाँ पे न्यू ईयर बन चुका है। इनके यहाँ पे न्यू ईयर तब बनता है जब ऐसा बोला गया था कि लाला पहली बार इनकी धरती पे आया था। वहीं इधर ऑफिसर कैप्टन के साथ बैठ के कॉफी पीते हुए काफी उदास थी। तो कैप्टन कहते कि नाराज मत हो, चलो मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। वो उसको एक ओल्ड मैन फैमिली केस सुनाता है जहाँ पे बताता है कि एक बार एक बूढ़े के घर पे आग लग गई थी। वहाँ पे फैमिली भी रहती थी, उधर कोई नहीं बचा सिवाय एक छोटे बच्चे के। और ये फिन की कहानी सुना रहा है जहाँ बताता है कि जिसने सब किया था वो एक प्लेयर था और मुझे पक्का पता है कि कौन है, लेकिन उस केस को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि उसमें कार्ड्स इन्वॉल्व थे। खैर लेकिन जब मैंने तुम्हें इस चीज के ऊपर इंटरेस्ट जताते हुए देखा, मेरे अंदर भी मोटिवेशन आ गई और मुझे ऐसा लगा कि हमारा देश अब सही दिशा में है और ये सब तुम्हारी बदौलत है, तो तुम अपने पे भरोसा रखो। जहाँ उसकी बातों से काफी इमोशनल होकर वहाँ से बाहर चली आती है। वहीं इधर ये सभी लोग अपने फॉर्म में आ चुके थे जहाँ बटलर इन सभी को कहता है कि तुम्हें सारे कार्ड्स ट्रापला पैलेस में देने होंगे, जहाँ लियो फिन और ओन के साथ मिलकर के प्रेसिडेंट को बचाएगा और क्रिस और मैं मिलकर यही बर्स्ट को देखेंगे। और तभी उनके सामने नोमन किंग आता है, वो उनको न्यू ईयर विश करता है। इधर तभी पुलिस वाले के सामने एक अननोन बंदा आकर के उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि ये है रॉयल फैमिली का जवाब। इधर इसने कैप्टन के लेटर लिखा हुआ था, ये सोचती कि कैप्टन अभी तक क्यों नहीं आए। वेल ये लोग फिर इसी बिल्डिंग पहुंच जाते हैं जहाँ इनको पता लग चुका था कि यही पर इनके प्रेसिडेंट हैं और इस बार नोमान किंग भी इनके साथ है। वहीं इधर ऑफिसर देखती है कि कैप्टन नहीं रहे और इसने सोच लिया था कि कैप्टन ने जिस चीज के ऊपर इस पे भरोसा करा है वो इसको पूरा करेगी। इधर वेंडी और विजय कार्ड लेकर के किंग के सामने आते हैं और कहते हैं कि हम फिलहाल के लिए आपको कार्ड नहीं दे सकते, हमें ये डर है कि कहीं स्पेड नाइट आपसे चुरा ना ले। ये देखती किंग गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी ऐसे सोचने की, हमारी फैमिली ने सालों साल तक कार्ड को बचा के रखा है। इनफैक्ट तुम्हारे प्रेसिडेंट ने भी हम पे भरोसा करा और तुम बस उनके कुत्ते हो। और तभी हमें पता चलता है कि जो दूसरा प्रिंस है वो बैन कॉर्नलाइक के साथ मिला हुआ था और कासल में अटैक इन सभी के पीछे उसका हाथ था। वो उसको सुना था कि कैसे तुम्हारे डम साथी को मैंने जोकर कार्ड की लोकेशन भी दी, उनके बस की कुछ नहीं हुई, उल्टा पकड़े और गए और इस चक्कर में मुझे उस पुलिस वाले को भी मरवाना पड़ा। तुम बेवकूफों के चक्कर में कहीं मेरा राजा बनने का सपना सपना ही ना रह जाए। फिर बैन उसको लालची लड़का बोल करके फोन काट देता है। इधर लियो फिन और ओन इस जगह पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि कुर्सी पे तो प्रेसिडेंट है ही नहीं। ओन कुर्सी छूता और कहता है कि ये तो अभी भी गर्म है और तभी उनके ऊपर अटैक होते हैं। इधर लियो की आंख खुलती है तो फूलों के गार्डन में बंद पड़ा था, उसके सामने उसके डैड होते हैं। उसके डैड उसको कहते हैं कि तुमने लॉजिकली चीज क्यों नहीं करी, तुम इमोशन में क्यों बह गए, उधर देखो तुम्हारे दोस्त वो भी पड़े हुए हैं। इधर बैन कॉर्नलाइक आके लियो को कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें वैसी कहानी सुनाऊंगा जो तुमने कभी नहीं सुनी। जहाँ बताते हैं कि इसके डैड एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, उन्होंने अपने यहाँ पे एक पार्टी रखी थी, लेकिन तभी कुछ सोल्जर्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिए। उनको बचाने के लिए तुम्हारे डैड ने एक रूल तोड़ा था, वो पहली बार कार्ड का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने वाले थे ताकि अपने डैड को बचा सके, लेकिन जब तक हम वहाँ पहुंचे वहाँ पे एक धमाका हो चुका था। लियो का डैड अपनी पावर्स को देख के बताता है कि बैन तुम्हारे डैड अब नहीं रहे। यही सुनते वो सोचता है कि वो एक्स कार्ड की मदद से टाइम को रिवर्स करके अपने डैड को बचाएगा और जैसे ही वो एक्स कार्ड का यूज करने वाला था तभी तुम्हारे डैड ने मुझे गोली मार दी। उस कार्ड को यूज करने की कीमत ये थी कि मैं अपनी लेफ्ट आई खो बैठा और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली मैं सड़कों पे पाया हुआ मिला, रॉयल फैमिली ने मेरे डैड से जुड़ी हुई हर चीजें गायब कर दी, उनका पैसा, नाम, शोहरत, इज्जत, हर चीज ऐसे गायब कर दी जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करा। उसी दिन से मैंने कसम खा ली कि मैं इन सबसे बदला लेके रहूंगा। और एकदम देखते हैं कि टिल्ट उसके पास जोकर का कार्ड लेके आ चुका है। तभी टिल्ट उससे पूछता है कि तुमने मुझसे काम क्यों करवाया। बैन कहते हैं कि मुझे जोकर की पावर से इस घटिया दुनिया को तबाह करना है और उसके लिए मुझे तुम्हारी पावर्स भी चाहिए होंगी। जहाँ तभी बता दें कि उस रात जब मैंने धमाका किया था मुझे तुम मिले और मैं समझ गया कि तुम स्पेड नाइट की पावर्स को संभाल पाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें टिल्ट नाम दिया। ये तभी गुस्से में बैन पे अटैक करने वाला था कि तभी उसको उठा के दूर फेंकता है। लियो बैन को धक्का मारते कहता है कि डैड आप भागिए यहाँ से, और उसके बाद फिर बैन इसकी पिटाई करता है, जहाँ ये फिर भाई इसका मार मार के भरता बना देता है। और तभी बैन प्रेसिडेंट को कहते हैं कि जरा तुम भी तो देखो कि अपने को खोना कैसा लगता है। और अपनी पूरी पावर से जैसे लियो पे अटैक करने वाला था कि तभी प्रेसिडेंट सामने आ जाता है, जिस वजह से उसकी आंखें कट जाती हैं। तो धीमे धीमे बैन के पास आकर के अपने एक्स कार्ड का यूज करता है और तभी बैन पीछे दूर जाके गिरता है। प्रेसिडेंट भागते हुए उसके पास आता है तो बैन लगातार उस पर गोलियां चलाता है, जहाँ तभी प्रेसिडेंट अपनी पावर से इसको मार गिराता है। तभी प्रेसिडेंट उठ के कहते हैं कि तुमने अब एक्स कार्ड क्यों यूज करा, अपने बेटे को बचाने के लिए तुमने इसकी पावर यूज कर ली, लेकिन जब मुझे अपने डैड को बचाना था तो तुमने मना कर दिया। प्रेसिडेंट जब तक कुछ बोलने वाला था उतने में टिल्ट अपनी ब्लेड से उस पर हमला करके उसको साइड करते हुए बैन को कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा। और जैसे ही बैन को मारने वाला था उतने प्रेसिडेंट उठ करके उसको दूर फेंकता है और प्रेसिडेंट मरने से पहले कहता है कि उस दिन मैं तुम्हारे डैड को नहीं तुम्हें बचाना चाहता था। लियो अपने डैड की बॉडी के पास आकर रोने लगता है, जहाँ तभी बैन ये सारे कार्ड लेके कहता है कि चलो मुझे तुम पे एहसान करना ही होगा, और वो तभी वहीं पर ही एक्स कार्ड का यूज कर लेता है। इधर लियो की आंख वापस से उसी जगह खुलती है। वो जैसे अपने डैड से मिलता है उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, और तभी उसके डैड को रियलाइज होता है कि सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं। और हम देखते हैं कि बैन ने एक्स कार्ड का यूज करके अपने प्रेसिडेंट को बचा
आया और खुद को कुर्बान कर दिया। तभी यहाँ पे टिल्ट आता है, वो देखता है कि बेन कॉर्नलेगम नहीं रहा, तो वो उसके मुंह पे एक लात मारता है और फिन को देखती ट्रांसफॉर्म होता है और उसको सीधा अपने अंदर ले लेता है। इधर हम देखते हैं कि पैलेस के अंदर अपना फिन अपने बड़े भाई का इंतजार कर रहा है। इधर बटलर क्रिस को बताते हैं कि फाइनली प्रेसिडेंट को बचा लिया गया है, लेकिन फिन के साथ कुछ गड़बड़ हो गई। इधर फिर प्रेसिडेंट सीधा रॉयल पैलेस पहुंचता है और वेंडी नोमान किंग से पूछती है कि फिन कहाँ पर है। इधर प्रेसिडेंट किंग के पास जाके कहता है कि आप अपनी सेरेमनी रोक दो, क्योंकि नाइट जो बहुत जल्दी जोकर को भी खा जाएगा। किंग उसकी बात नहीं मानता, वो कहता है कि सेरेमनी तो होके रहेगी, तुम्हारा काम है कि तुम इन लोगों को रोकोगे। और तभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट वहीं बेहोश हो जाता है। इधर ये सुनते बर्स्ट फैसला करती है कि वो टिल्ट और फिन के पास जाएगी। ये देख के क्रिस भी जाने की कोशिश करता है, तो बटलर उसको रोक लेता है। वो उसको समझाता है कि तुम्हारी कंडीशन अब इतनी ठीक नहीं है कि तुम नाइट से लड़ पाओ और उस जान की कदर करो जो तुम्हारे डैड ने दी। क्रिस कहता है कि पहले मेरे डैड ने मेरी जान बचाई, उसके बाद फिन ने, तो वक्त आ गया कि मेरा फेवर उनको देना पड़ेगा। इधर ये लोग प्रेसिडेंट को बेड रेस्ट देते हैं। तभी लियो को बटलर का कॉल आता है कि फिन जिंदा है और क्रिस और बर्स्ट उनको बचाने निकल गए हैं। ये सुनते लियो सोच लेता है कि उसकी पूरी गैंग जो उनको बचाने जाएगी, कि तभी रॉयल पैलेस के गार्ड आकर उनको रोक लेते हैं और कहते हैं कि ये मैजेस्टी का ऑर्डर है। इधर क्रिस इसके साथ कार में चल रहा होता है, जब तभी हम देखते हैं कि बर्स्ट की नाक से खून आने लग रहा है और फिर वो बताती है कि ये एक्स कार्ड यूज करने की कीमत है जिसको चुकानी पड़ रही है। आगे तभी इनके सामने पुलिस की कार आती है और ऑफिसर क्रिस को कहती है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। इधर प्रिंस लुइस अपने डैड से पूछता है कि क्या हमें सेरेमनी करानी चाहिए। इसके डैड कहते हैं कि हाँ, इसको करा के रहेंगे, मैं जोकर कार्ड का यूज करूंगा और तुम अगले किंग बनोगे। दूसरी तरफ इसका दूसरा भाई एकदम पागल हो चुका था और वो कुछ गलत काम करने वाला है। इधर ऑफिसर क्रिस को वीडियो दिखाती है इसमें कैप्टन यंग को मारा गया, तो क्रिस उसको अपने बाकी बच्चों को कार्ड देती है और कहती है कि इसके बदले में तुम मुझे रॉयल पैलेस लेके जाओ। आगे में दिखाया दी कैसे फिन जब 7 साल का था तो उसका बर्थडे मनाया जा रहा था। वो इंतजार करता है कि उसका भाई कब आएगा। कुछ वक्त बाद ही उसका भाई आता है। उसके भाई को उसके माँ बाप बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो उसका भाई गिफ्ट में उसके लिए 2 कार्ड लेके आया था, एक अपने लिए और एक उसके लिए, जहाँ उसके डैड कहते हैं कि तुमने एक कार्ड चोरी करा है। इधर तभी खटखटाने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि इनके रूम के पास बैन कॉर्नलेग और जेनोन आ चुके थे, जहाँ दोनों मिलकर के इनके मॉम एंड डैड को मार देते हैं। और फिर इसके बड़े भाई फ्लैंक के पास आता है और कहता है कि कार्ड मुझे दे दो। इस डर के गुस्से में इसकी नाइट कार्ड की पावर एक्टिवेट होती है और चारों तरफ तबाही ला देता है। इधर फिन जब छोटा था वो देखता है कि भाई इसके मॉम एंड डैड नहीं रहे, उसके रूम के चारों तरफ बस आग ही लगी है। और तभी फिन की आंख खुलती है और देखता है कि वो एक अननोन जगह में टिल्ट के साथ है, जहाँ टिल्ट बताते हैं कि ये जो सपने हैं मुझे भी आते हैं। ये तभी टिल्ट कहता है कि तुम अब पिनोशे के लिए काम मत करो, तुम्हारी अपनी फैमिली है, आज से ये हमारा नया घर है। फिन को उसकी बात समझ नहीं आती कि क्या बोलना चाह रहा है। तभी ये कहता है कि एक्चुअली में मुझे भी लगा था कि मैंने अपने मॉम एंड डैड को मारा, लेकिन रियलिटी ये थी कि जेनोन ने हमारे मॉम एंड डैड को मारा है और हकीकत ये है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। जेनोन ने हम दोनों की याददाश्त में हेरा बदली करी और ये सब बोलती हुई कहता है कि कल तुम्हारा बर्थडे तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। फिर सुनते चिल्ला उठता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो उससे गले मिलकर कहता है कि ये सब सच है। वो फिर जगह जगह रूम में जाता है, उसको रियलाइज होता है कि ये तो रूम एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे मेरा पहला रूम था। तभी फिन एक ऐसी दीवार पे आता है जहाँ फिन की काफी सारी फोटो थी। उसका भाई बताता है कि बॉबी बॉल और नाहट ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश करी तो मैंने इन लोगों को मार दिया, और जो आईटी का बंदा तुम्हारा पहला कस्टमर बना वो एक्चुअली में मैं ही था। आगे तभी यहाँ पे क्रिस और बाकी लोग भी आते हैं और ये देख करके सीधा अपनी पावर से क्रिस पर अटैक करता है और कहता है कि मुझे तुमसे शुरुआत से चिढ़ है। उसकी आवाज सुन के समझ चुका था कि आईटी बंदे ने भी यही कहा था। इधर फिर अपने भाई से कहता है कि तुम गलत आदमी हो, मेरी असली फैमिली क्रिस और बाकी लोग हैं। तभी टिल्ट कहता है कि नहीं, तुम और मैं ही एक फैमिली है। फिन बर्स्ट आकर किसको रोकने की कोशिश करती है, कहती है कि नहीं, हम दोनों फैमिली हैं। वो गुस्से में कहता है कि बाहर के लोग फैमिली में दखलंदाजी ना करें, और तभी उसकी बॉडी को नाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। जहाँ तभी अपनी स्वॉर्ड लेता है और कहता है कि मुझे जोकर को मारना ही होगा। आगे इधर क्रिस उसको कहता है कि लगता है दोस्त हमारा सफर यहीं तक था। क्रिस का कार्ड निकल जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तभी ये लड़की आके कहती है कि मैं इसकी जान बचा सकती हूँ। नाइट ने मुझे मारने की कोशिश करी लेकिन टिल्ट मुझे हमेशा बचाता था। मुझे पता है टिल्ट आज भी उसके अंदर कहीं पे जिंदा है। जहाँ पहले अपनी पावर की मदद से क्रिस बनती है, इधर क्रिस की आंख खुलती है, वहीं ऑफिसर बताती है कि बस्ट अब नहीं रही। इधर हम तभी नाइट को देखते हैं जो कि रॉयल पैलेस के पास पहुंच जाता है। सारे मिलिटेंट इसके ऊपर अटैक करते हैं। वहीं में दिखाया था कि आज किंग की सेरेमनी है, चारों तरफ बस सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी है। इधर वेंडी नाइट को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ये भी नाइट का कुछ नहीं कर पाती। जैसे नाइट इसको मारने वाला था कि तभी फिन इसको शूट करता है। क्रिस आकर गाड़ी सीधा नाइट पे ठोकता है और वेंडी हैरान थी कि क्रिस अभी तक जिंदा है। इधर नाइट गुस्से में पूरी गाड़ी पलट देता है। इधर वेंडी को ना चाहते हुए भी अपनी दूसरी पावर्स यूज करनी पड़ती है। फिन भी क्रिस को लेकर के पुलिस की गाड़ी में आगे बढ़ता है। इधर लियोन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं आता और सामने से ओन प्रेसिडेंट को लेकर उसके पास आता है। इधर कार से चलते क्रिस और फिन ये दोनों प्लान करते हैं कि अगर उनका प्लान अकॉर्डिंगली नहीं चला तो हमें ना चाहते भी नाइट और टिल्ट दोनों को मारना होगा। इधर वेंडी बार बार नाइट से लड़के उसको परेशान करती है और लड़ते दौरान ये लोग देखते हैं कि उनके ऊपर मिसाइल तानी जा रही है। मिलिट्री इसके ऊपर मिसाइल से अटैक करते हैं लेकिन धुआं हटते नाइट इनका एक जेट उड़ा देता है। इधर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट और लियो ये दोनों ही किंग के पास आके कहते हैं कि आपको सेरेमनी अभी रोकनी पड़ेगी वरना नाइट आकर के पूरी जगह तबाह कर देगा। किंग उसकी बात नहीं मानता और लियो किंग से काफी इरिटेट हो चुका था। लियो अपनी मशीन का निकाल के कहते हैं कि हमारी बात मानो वरना मैं तुम्हें नाइट से पहले मार दूंगा। वहीं इधर ये बूढ़ा नीचे जोकर कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था। इधर नाइट रॉयल पैलेस के अंदर घुस करके सारे सोल्जर्स को मारता है और तभी उसके रास्ते में क्रिस गाड़ी रोक लेता है। फिर उसको अपना कार्ड दिखा कहता है कि याद है आपने मुझे इस कार्ड को बर्थडे में दिया था, आप ही मेरे इकलौते भाई, मैं चाहता हूँ कि आप रुक जाओ। बर्स्ट अब नहीं रही, वो चाहती थी कि आप एक अच्छा इंसान बनो। नाइट रुक जाता है कि तभी मिलिटेंट उसके ऊपर एक तोप चलाता है और सारे लोग आसपास उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। जहाँ नाइट फिर एक ही अटैक में सारे सोल्जर्स को मार के आगे बढ़ता है। इधर ऑफिसर भी काफी स्लोली चलते हुए इधर आ चुकी थी और दूर से देखती है कि जो किंग बना हुआ है उसका भाई उसको मारने वाला है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि नाइट उनके डैड को मार देगा और फिर वो अपने बड़े भाई को मार करके यहाँ पे किंग बन जाएगा और फिर वो इसका इल्जाम भी इस नाइट पे डाल देगा। और तभी ऑफिसर
ऑफिसर उसको शूट करते हुए कहते हैं कि पुलिस अपना हाथ नीचे रखो। फिर वो भागते उसके पास आते, उसको रियलाइज होता है कि यही है जिसने कैप्टन को मारा था। उसको मारने वाली होती है लेकिन खुद को कंट्रोल करके उसको अरेस्ट कर लेती है। इधर नाइट आकर के सीधा उस बूढ़े पर अटैक करने वाला था कि तभी जोकर का कार्ड यूज करके बच जाता है। इधर क्रिस और फिन भी कूद के वहाँ पे आ जाते हैं। फिन आकर के बूढ़े को कहते हैं कि चलो अब यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना हमें मार देगा। बूढ़ा कहता है कि नहीं, सेरेमनी को पूरा होने दो। और तब होता क्या, बूढ़े का जादू काम नहीं करता। फिन जोकर का कार्ड उठा के उसको कहता है कि मुझे भी अपने देश को बचाना है। और नाइट जैसे उसके पास आता है, क्रिस उसको धक्का देता है और फिर उसको जोकर का कार्ड वापस करके कहता है कि आप जाइए। इधर क्रिस उसकी तारीफ करता है। वहीं हम देखते हैं कि उसने नकली कार्ड दिया है और फिर ये लोग अपना नया प्लान शुरू करते हैं जहाँ इनको नाइट को मारना है। जहाँ इधर क्रिस और फिन ये दोनों ही अपने साथ आपस में मिलकर के बच बुचा करके इधर उधर छुप करके नाइट को मारते हैं और फिर ये लोग नाइट को नीचे गिराते हैं। नाइट तभी जो है एक कार्ड को उठा के अपने अंदर एब्सॉर्ब करता है और एक बहुत तेज की पर्पल लेजर बीम उधर फेंकता है और फिन को बचाते हुए क्रिस का एक हाथ कट जाता है। तभी नाइट गुस्से में फिन को पकड़ लेता है। ये देख क्रिस कहते हैं कि तुम अपने आखिरी फैमिली अपने भाई को मारना चाहोगे। नाइट उसकी बात नहीं सुनता तो क्रिस इसको कार्ड दिखाता है और नाइट कार्ड के साथ क्रिस को भी अंदर ले लेता है। जहाँ इधर क्रिस अंदर घुसते ही जो है स्पेड कार्ड को लेकर के बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि नाइट का सूट वहीं टूट गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टिल्ट अपनी आंखों की मदद से उस कार्ड को एब्सॉर्ब करके वापस नाइट की पावर्स लेता है। या तभी फिन अपने भाई के पास आकर के उसको शूट कर देता है, जिस वजह से एक तेज धमाका होता है। उसको अपने भाई के साथ बिताई हुई सारी मेमोरीज याद आती है और फिर वो जाने से पहले फिन को कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे मेरे छोटे भाई। इधर फिर फिन की आंख खुलती है, उसके दोस्त उसके साथ थे और क्रिस का हाथ भी रिकवर हो चुका था। वो कहता है कि रात के 12 बज चुके हैं और आज तुम्हारा बर्थडे है। ये देखते हुए देखते हैं कि इसके पास अपना कार्ड, अपने भाई का कार्ड आ चुका है और हम बताया जाता है कि फिन के भाई की बॉडी कभी नहीं मिली। कासल के ऊपर अटैक के लिए बेन कॉन्डलाइक को जिम्मेदार ठहराया जाता है और ये भी बताया जाता है कि प्रिंस भी उसके साथ शामिल था। पिनोशी को नई गाइडलाइन बनानी थी जब बटलर को नया चेयरमैन घोषित किया जाता है। वेंडी और विजय रेस्टोरेंट में जूस पी रहे होते हैं। वे चेल्सी और ये लड़की भी अब यहाँ पे काम करती है। इधर क्रिस भी अपनी बहन मिशेल को लेकर के फिन के ऑफनेज आता है और इस छोटे से गार्डन को दिखाता है जो कि उसके नाम पे बनाया गया है। इधर फिन भी अपनी भाई की कबर पे फूल रखता है और तभी इसको कॉल आता है, बताया जाता है कि एक और नया मिशन आया है और फिर हमने नए मिशन के लिए तैयार था। एंड तो या गाइस, इसी के साथ ही सीरीज यही कंप्लीट होती है। इस सीरीज में हमें सीरीज के सीजन 1 और सीजन 2 देखने को मिले। सीजन 3 की अभी तक अनाउंसमेंट कोई है नहीं, लेकिन हो सकता है 2026 को हमें देखने को मिले। बाकी वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर सकते अपने दोस्तों के साथ। तुम सभी का थैंक यू कि हमने मिलकर के 90,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर दिए हैं। अब बस यहाँ से दोस्तों रोड टू 1 लाख सब्सक्राइबर शुरू हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भर भर के सपोर्ट दिखाओ ताकि ईयर एंड तक मैं 1 लाख सब्सक्राइबर भी क्रॉस कर दूं। रिसेंटली मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया जहाँ हम एनिमे से जुड़ी बातें और चिट चैट कर सकते हैं। उसका लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तुम वहां से जाकर के भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो फिर मैं मिलता हूं तुम सभी से एक और नई वीडियो में एक और नए एनिमे एक्सप्लेन के साथ। तब तक के लिए इट्स न्यू हिंदी साइनिंग ऑफ। नमस्ते।